आर के नारायण की एक शॉर्ट स्टोरी एंड एस्ट्रोलॉजर स्टोरी। वैसे दोस्तों आर के नारायण की सारी स्टोरीज बहुत कमाल की होती है, बहुत अच्छी होती है, सिंपल होती है, लेकिन ये वाली शॉर्ट स्टोरी जो है ये मुझे बहुत बेस्ट लगती है। किसी कहानी कुछ इस तरह से है, मैं आपको बता दूं 1947 में इसको पब्लिश करवाया गया था और ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये अर्ली इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का हिस्सा है दोस्तों। इसकी सेटिंग रखी गई है इंडिया का कोई अननेम्ड विलेज और ये कहानी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। इसको एंड तक देखना वीडियो को, मैं आपको सजेस्ट करता हूं। आगे से शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। वैसे आर के नारायण की सारी स्टोरीज बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन दोस्तों एन एस्ट्रोलॉजर स्टोरी ये आर के नारायण की वो स्टोरी है जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। अगर आप इसे सुनोगे तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। इस कहानी की शुरुआत होती है इंडिया के एक बेनाम गांव से। इस कहानी में सबसे पहले आर के नारायण इस कहानी के टाइटल कैरेक्टर एस्ट्रोलॉजर जो कि इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट भी है, उसके बारे में लोगों को बताते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स होते कैसे हैं। आपने देखे होंगे एस्ट्रोलॉजर्स जो लोगों का फ्यूचर वगैरह देखकर बताते हैं, किस्मत वगैरह, वो अपने सारे सामान को एडजस्ट करते हैं। उनके सामान में बहुत सारी चीजें होती है जैसे कॉरी शेल्स, एक चार्ट, एक नोटबुक और दूसरे सामान वगैरह। आर के नारायण यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देते हैं कि एक इंडियन एस्ट्रोलॉजर कैसा होता है। इन लोगों का कोई पर्पस नहीं होता, बस ये इल्यूजन्स को और मिस्ट्रीज को बढ़ावा देते हैं। और एक इंडियन एस्ट्रोलॉजर का जो माथा होता है फॉरहेड, उस पर पवित्र राख लगी रहती है, सर पर पगड़ी पहनी होती है, टर्बन, और अपने सामान के साथ ये एक बड़े से पेड़ के नीचे अक्सर बैठा करते हैं कि वहां की हवा इनको पावर देती है कि वो लोगों का कल बता सके, आज कल बता सके। आर के नारायण क्विकली ये सब डिस्क्रिप्शन देने के बाद में ये जो क्वालिटीज उन्होंने अभी गिनवाई एक एस्ट्रोलॉजर की, बोलते हैं कि आमतौर पर यूजुअली एक नॉर्मल इंसान में ये सब करने के बाद में ये क्वालिटी नहीं आ सकती कि वो लोगों का फ्यूचर देख करके बता सके। तो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है एक एस्ट्रोलॉजर जो अपनी एक छोटी सी शॉप सेट करके एक बिजी मार्केट में बैठता है लोगों के बीच में। वहां पर सस्ते खाने की चीजें मिलती है, बहुत सारी वैरायटी है सस्ते खाने की जो दिखने में बड़ी डिलीशियस लगती है। लेकिन हमारा ये प्रोटैगनिस्ट एस्ट्रोलॉजर एक फ्रॉड है और ये यहाँ पर दूसरे फ्रॉड्स के साथ बैठकर अपना बिजनेस चला रहा है। और इसके पास में कुछ डॉक्टर्स हैं जो अपना सामान बेच रहे हैं। पूरे मार्केट में जितनी भी शॉप्स हैं सब पर लाइटें लग रही है, चमक रही है, लेकिन इस एस्ट्रोलॉजर के पास में कोई भी लाइट नहीं है। ये लाइट भी दूसरे व्यापारी से बारो करता है, उनकी लाइट इस पर गिरती है। अब इस एस्ट्रोलॉजर का कभी भी एस्ट्रोलॉजर बनने का इंटेंशन नहीं था। इसका पास कुछ ऐसा था कि इसने सालों पहले अपना घर छोड़ दिया था, सैकड़ों मील दूर से ये यहाँ आ गया था, ना कोई इसके पास प्लान था ना पैसा था, और यहाँ आकर ये एक एस्ट्रोलॉजर बन गया, एक होली मैन। यहाँ ये अपने विजडम का यूज करके अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को गिनवाता है, उनको कंफर्ट करने के लिए उनको एडवाइस देता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे थेरेपिस्ट करते हैं। तो पूरा एस्ट्रोलॉजर वाला बेस बना रखा है इसने और इसका काम भी ठीक है। वो वही चीज बताता है जो वो सुनना चाहते हैं कि लोग आपको गलत समझते हैं, लेकिन आप अंदर से खुद जानते हैं कि आपकी क्या मजबूरियां है। ऐसे सेम डायलॉग्स मारकर ये सबको ऐसे ही कंफर्ट देता है। इसकी बातें सुनकर लोगों को कंफर्ट मिल जाता है और इसको पैसा। हालांकि ये एक फ्रॉड वाला काम है, लेकिन अच्छी कमाई हो रही है तो चलने दो। क्या होता है इसका पूरा दिन ऐसे ही निकलता है। एक पूरा दिन बता रहे हैं एस्ट्रोलॉजर का। रात के टाइम पर जब सारा मार्केट खाली हो रहा था, जब मार्केट में लाइट्स वगैरह बंद हो रही थी, कम हो गई थी, तो एस्ट्रोलॉजर ने भी सोचा कि आज के लिए बहुत हो गया, चलो घर चलते हैं। तभी एक स्ट्रेंजर जिसका नाम था गुरु नायक वो यहाँ पर घूम रहा था। डार्कनेस बहुत थी तो ठीक से साफ साफ एस्ट्रोलॉजर उसका फेस नहीं देख पा रहा था, लेकिन तभी इसको लगा कि ये मेरा एक और ग्राहक बन सकता है। तो इसने उस आदमी को बुलाया कि आओ मैं तुम्हारा कुछ भविष्य वगैरह बताता हूँ, बैठो उनसे बात करो। वो गुरु नायक बोलता है कि तुम जाओ, तुम क्या मेरा फ्यूचर बताओगे। तो गुरु नायक इस एस्ट्रोलॉजर से शर्त लगा लेता है कि तुम कुछ भी नहीं जानते मेरे बारे में, तुम कुछ नहीं बता सकते। इन दोनों में एक सौदेबाजी हो जाती है कि चलो ठीक है, अगर मैंने तुम्हारे बारे में बता दिया तो तुम मुझे इतने पैसे दोगे। गुरु नायक मान जाता है और बैठ जाता है इसके पास में। लेकिन तभी क्या होता है, गुरु नायक अपनी सिगार जलाने के लिए आग जलाता है, तो उस आग से जो लाइट इसके फेस पर पड़ती है तो एस्ट्रोलॉजर इसका फेस दिखता है। उसका फेस देखते ही एस्ट्रोलॉजर डर जाता है, बहुत डर जाता है और बोलता है कि भाई तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है। लेकिन गुरु नायक उसको पकड़ लेता है कि तुमने मुझसे शर्त लगाई है, बैठो मैं तुमको जाने नहीं दूंगा, चलो बताओ मेरे बारे में। अब उसका काम क्या है, वो वही सब बताने लगता है जो अपने बाकी क्लाइंट्स को बताता है। तो गुरु नायक इससे जरा भी सेटिस्फाई नहीं होता कि तुम कुछ भी नया नहीं बता रहे हो। अभी एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, प्रेयर करके उसको उसका सच बताने लगता है कि तुम्हारा नाम गुरु नायक है। अभी तक गुरु नायक ने इसको इसका नाम नहीं बताया था। बोलता है कि तुम्हारा नाम गुरु नायक है, तुम सालों पहले किसी आदमी से तुम्हारी लड़ाई हुई थी, उस आदमी ने तुम्हारी छाती पर हमला किया था और तुम्हें मरता छोड़कर वो आदमी भाग गया था, और वो आदमी को आज भी तुम ढूंढ रहे हो बदला लेने के लिए, सही है ना। तो गुरु नायक हैरान, मतलब कमाल की पावर है, वाह कमाल की पावर है, मतलब सच में एस्ट्रोलॉजर सब जानते हैं, मैं तो ऐसे समझता था। तो अब गुरु नायक एस्ट्रोलॉजर से पूछता है कि चलो आप मुझे जल्दी बताओ वो आदमी मुझे मिलेगा कहाँ, ताकि मैं उससे बदला लूं। एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि गुरु नायक तुम बेकार में उस आदमी को ढूंढ रहे हो, क्योंकि उस आदमी की कुछ महीनों पहले ही डेथ हो चुकी है, वो आदमी गुजर चुका है, एक लॉरी के नीचे आकर वो मर चुका है, उसको एक लॉरी ने कुचल दिया था। अब गुरु नायक इस सच को जानकर बड़ा फ्रस्ट्रेट हुआ, लेकिन इस बात से सेटिस्फाई हुआ कि कम से कम जिस आदमी ने उस पर अटैक किया था उसकी बहुत ही बुरी मौत हुई है, लॉरी के नीचे आकर के वो कुचल के मारा गया। तो अब गुरु नायक एस्ट्रोलॉजर को पैसे देता है, वहां से चला जाता है। अब इसके बाद एस्ट्रोलॉजर उठता है, अपने घर जाता है, अपना सामान समेटकर लेट घर जाता है, अपनी वाइफ को पैसे दिखाता है कि आज मैंने इतने पैसे बनाए। लेकिन फिर वो अपनी वाइफ से कहता है, उसको याद आता है कि गुरु नायक ने उसे पूरे पैसे नहीं दिए जितने उसने वादा किया था, प्रॉमिस किया था। फिर जब वो एस्ट्रोलॉजर अपनी वाइफ के साथ में रात में डिनर करके बिस्तर पर लेटा हुआ होता है सोने के लिए, तो अपनी वाइफ से बोलता है कि आज मेरे कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। कि एस्ट्रोलॉजर को याद आता है कि सालों पहले मैंने एक आदमी पर गलती से अटैक कर दिया था और उसको मरता छोड़कर वहां से भाग आया था, जिसकी वजह से मुझे अपना घर बार छोड़कर यहाँ पे आना पड़ा, एक नई लाइफ शुरू करनी पड़ी। मैं एक एस्ट्रोलॉजर बन गया, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली, लेकिन आज तक दिल में एक बोझ था कि मैं एक मर्डरर हूँ। लेकिन आज उस आदमी से मिलकर जब वो जिंदा था, उसको देखकर मैं बड़ा सेटिस्फाई हुआ कि मैंने आज तक किसी की जान नहीं ली कम से कम। इसके बाद वो सो जाता है, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि इसके मन में एक बोझ तो है कि गुरु नायक ने इसको पैसे पूरे नहीं दिए, खुद की जान बच गई, उसका कुछ नहीं। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद में आप जरूर फील करोगे कि काफी दिनों बाद एक ऐसी कहानी सुनने को मिली जिसे सुनने के बाद में कुछ फील हुआ। मैं बस इसी उम्मीद के साथ कहानी सुना रहा हूँ कि मुझे पसंद आई है तो आपको भी पसंद आएगी। कहानी एक डॉक्टर की है, डॉक्टर रमन नाम था उस डॉक्टर का। वो एक ऐसा डॉक्टर था, लोग उसके पास तब जाते थे जब पेशेंट्स के बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती थी। इसलिए पूरे एरिया तो क्या पूरे टाउन में वो सबसे महंगे डॉक्टर्स में से एक गिना जाता था। उस वक्त उस जमाने में 25 रुपए फीस थी उस डॉक्टर की, डॉक्टर रमन की। और इससे भी बड़ी बात तो ये थी कि सालों की प्रैक्टिस तो अलग बात थी, लेकिन लोगों का उसके पास जाने का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि वो कभी झूठ नहीं बोलता था। आगे नारायण बोलते हैं हमारे राइटर कि वो डॉक्टर कम था और जज ज्यादा था। मतलब उसने अगर बोल दिया कि इंसान मरेगा तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो उस इंसान को बचा सके। हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट्स की जिंदगी उस डॉक्टर के शब्दों पर झूलती थी। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सिद्धांत था कि कभी किसी को झूठी उम्मीद नहीं दूंगा, चाहे मरने वाला मर जाए, अभी मर जाए, शाम को मर जाए, अगले दिन मर जाए, लेकिन झूठी उम्मीद नहीं दूंगा कि तुम बच जाओगे। लेकिन आज डॉक्टर रमन के सामने एक सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आज उसके सामने बिस्तर पर उसका एक अजीज दोस्त, अजीज किसको बोलते हैं, जो दिल से भी बहुत प्यारा हो, लेटा हुआ था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल कोई ऐसा दोस्त नहीं था जो ऐसे वैसे दोस्त होते हैं। 40 साल से इसकी दोस्ती थी गोपाल के साथ में। दुनिया में एक ऐसा ही दोस्त था गोपाल जिसे डॉक्टर रमन अपना अजीज प्यारा दोस्त कह सकता था, जिसे वो बहुत प्यार करता था। करियर में बिजी होने के बावजूद भी गोपाल के साथ में उसकी ऐसी दोस्ती थी कि वो उसके घर आया जाया करता था, काफी टाइम गुजारते थे दोनों, खाना खाते थे साथ में। लेकिन 3 महीनों से गोपाल से इसका कोई कांटेक्ट नहीं था। आज भी गोपाल ने इसे नहीं बुलवाया। ये तो गोपाल के बेटे ने इसको बुलवाया कि पापा बहुत बीमार है, आओ। अब मैंने आपको बताया था कि पेशेंट्स तब इसके पास में जाते थे जब कोई उम्मीद नहीं होती थी, मतलब बीमार किस लेवल का होगा गोपाल, तब इसको बुलाया गया। अब हालत ये थी कि गोपाल ऑपरेशन थिएटर में था। डॉक्टर रमन ने सबसे पहले इसकी फैमिली से पूछा, गोपाल की वाइफ से पूछा कि कितना टाइम हो गया गोपाल बेड पर है, बिस्तर पकड़ के कितना टाइम हो गया। वो बोली 1.5 महीना। वो शॉक हो गया कि 1.5 महीना और ये लोग मुझे अब बता रहे हैं। डॉक्टर रमन ने पूछा कौन सा डॉक्टर दिख रहा है, उसकी वाइफ ने बताया फलाना डॉक्टर दिख रहा है। अब डॉक्टर रमन ने क्या किया, बिना वक्त गवाए, बिना वक्त जाया किए फटाफट
करना शुरू कर दिया और घंटों तक ऑपरेट करने के बाद में गोपाल की जाती हुई पल्स इंप्रूव करना शुरू की। लेकिन एक होता है ना, झटका सा आता है, इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसे पता नहीं था। 3 या 4 घंटों के बाद में गोपाल ने अपनी आंखें खोली लगभग 11 बजे के आसपास। उसने जब देखा कि उसके बिस्तर के पास में उसका अजीज दोस्त डॉक्टर रमन खड़ा है, तो उसने सबसे पहले एक छोटी सी मुस्कुराहट दी। रमन देख रहा था एक टक अपने दोस्त गोपाल को, कुछ बोला नहीं, एकदम चुपचाप देख रहा था। गोपाल की वाइफ ने डॉक्टर रमन से 2 या 3 बार पूछा होगा, अब ये खतरे से बाहर है या नहीं, अब ये खतरे से बाहर है या नहीं, क्या अब ये खतरे से बाहर है, लेकिन रमन ने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर रमन ने बस एक ही चीज कही उसकी वाइफ से कि आप 4-4 घंटे में इसको वाइन देते रहिए। एक बात समझ में नहीं आती, आखिर ऐसे जीनियस लोग ऐसे चुप चुप क्यों रहते हैं, वो सीधे सीधे बता क्यों नहीं देते। आखिर में गोपाल ने जब उससे पूछा बचूंगा या नहीं, देखो मुझे सच बताना, किसी भी तरह की चुप्पी नहीं चाहिए, मुझे मालूम है तेरे शब्दों पर भरोसा है कि तू कभी झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन ये चुप्पी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मुझे बता बचूंगा कि नहीं, ताकि जाने से पहले अपनी वसीयत साइन कर दूं। वसीयत, अगर बिना वसीयत के मैं चला गया ना तो बीवी और बच्चों में लड़ाई हो जाएगी, और तू अच्छे से जानता है कि भेड़ियों की भूख कैसी होती है। मुझे सच बताना, बचूंगा या नहीं। अब डॉक्टर रमन को यह अंदाजा था कि ये आज की पूरी रात भी नहीं काट पाएगा, कल सुबह की तो बहुत दूर की बात है, अगर सच बता दिया तो ये कहीं अभी ना मर जाए, इसी मोमेंट ना मर जाए। तो जिंदगी में पहली बार अपने करियर के इतने सालों में डॉक्टर रमन ने पहली बार झूठ बोला कि तुझे अभी विल साइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तेरा टाइम नहीं आया, बहुत जिएगा भी, 90 साल जिएगा। और ये शब्द रमन के मुंह से सुनने के बाद में गोपाल के चेहरे पर जो मुस्कान आई, आप सोच नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि ये शब्द रमन के होठों से बाहर निकले थे। रमन के होठों से बाहर निकले शब्दों का मतलब समझते हो, पत्थर की लकीर। अब इतना बोलकर रमन तो वहां से चला गया, लेकिन उसे मालूम था कि अगली सुबह शायद वो अपने दोस्त को सदा के लिए खो चुका हो। लेकिन अगले दिन सुबह कमाल हो, रमन जब उससे मिलने गया तो वो कंप्लीटली सरप्राइज था देखकर कि गोपाल इंप्रूव करने लगा। शायद ये कमाल था रमन के शब्दों का, जो गोपाल में भरोसा बनाकर चले गए। भरोसे से इंसान जिंदा रह सकता है, एक भरोसा जो इंसान को जिंदा रखने में मदद कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग आर.के. नारायण की एक फेमस शॉर्ट स्टोरी को पढ़ेंगे जिसका नाम है द एक्स। ये एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी है जो नेचर के एक ऐसे पहलू को दिखाती है जो बहुत ही सीरियस है। जैसे शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो उसको कंसर्न करती है स्टोरी बहुत ही लाइट और बहुत सेंसिटिव मैनर में। शुरू करते हैं, मिलता है इस वीडियो के एंड में। एक बार की बात है, कोपल नाम के गांव में एक एस्ट्रोलॉजर आता है, एक ज्योतिषी। वो भविष्यवाणी करता है कि वेलन नाम का एक लड़का जो गांव में रहता था, वो एक 3 मंजिल के घर में रहेगा और उस घर के आसपास बहुत बड़ा गार्डन भी होगा। वेलन जो उस टाइम पर बहुत छोटा बच्चा था, उसके आसपास काफी सारे लोग इकट्ठे हुए और उसका मजाक बना रहे, क्योंकि कोपल गांव में इतनी गरीब फैमिली कोई भी नहीं थी जो वेलन की फैमिली थी। इसके फादर ने अपना सब कुछ गिरवी रख दिया था और पूरी फैमिली के साथ में दूसरों के लैंड पर काम करते थे, क्योंकि लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना गरीब आदमी कैसे 3 मंजिल का मकान में रहेगा। लेकिन अगर वो 30-40 साल बाद में वेलन को देख लेते तो शायद उस एस्ट्रोलॉजर की बात पर यकीन करते वही लोग, क्योंकि वेलन एक अकेला कुमारबाग नाम की जगह पर एक बहुत बड़ा घर था जो मालगुड़ी के बाहर की तरफ बना हुआ था। उस घर में ये अकेला रहता था, इतने बड़े घर में। तो ये वेलन नाम की बच्चे की कहानी है जिसने 18 साल की एज में अपना घर छोड़ दिया। लेकिन क्या हुआ था, ये अपने फादर की फील्ड पर मतलब खेत में खाना लेट लेकर गया था। इसके फादर ने दूसरों के सामने इसको भयंकर चाटा मार दिया। इसने क्या किया, बास्केट नीचे रखी, थोड़ी इंसल्टिंग सा फील हुई, अपने फादर की तरफ घूर कर देखा और वहां से चला गया। चलता गया और विलेज से बाहर आ गया, गांव से बाहर आ गया। कई दिनों तक तो भूखा मर रहा था, भीख भी मांगी और आखिर मालगुड़ी नाम की जगह पहुंच गया। अब जहां भी वो भीख मांग सकता था, कई दिनों तक उसने भीख मांगी, ठोकरें खाई, और आखिर जाकर एक बूढ़े आदमी की इस पर नजर पड़ी। उसने इसको अपने काम के लिए रख दिया। वो बूढ़ा आदमी गार्डन था, माली। उसने कई एकड़ जमीन थी, उस पर एक गार्डन बनाने का फैसला किया। वो जमीन जंगल से कई खरपतवार थी, वीड कवर्ड लैंड था, उसको सही करके गार्डन बनाना था। उस माली ने वेलन को क्या काम दिया कि जितने भी खराब पेड़ पौधे दिख रहे थे वो जमीन पर सबको तोड़ दे, सबको फेंक दे, जैसे उखाड़ दे। तो वेलन शुरू हो गया कड़ी धूप में वो पौधे उखाड़ने लगा। धीरे-धीरे काम करते करते आखिर वो लैंड एक फुटबॉल की फील्ड की तरह हो गया, बिल्कुल साफ। अब उस जमीन पर जो गार्डन बनाना था वो माली के दिमाग में था। उसने कहा इस गार्डन के इस जमीन के 3 साइड हम गार्डन बनाएंगे, कैसे कैसे बनाएंगे सब कुछ तय था, और बचा हुआ एक साइड जो है उधर हम घर बनाएंगे। इन्होंने गार्डन तो बनाया, पहले इन्होंने मकान की नींव रखी, फिर उसके बाद उधर दीवारें खड़ी की। दोस्तों कुछ भी कहो, वेलन ने अपनी मेहनत से उस जगह को एकदम वंडरलैंड बना दिया था। उस सबके साथ में बात करता था अपने पेड़ पौधों के साथ में, देखो देखो इन दीवारों को देखो मेरे छोटे-छोटे दोस्तों, पौधों की तरह जैसे जैसे ये बड़ी होती जाएंगी, अगर हम लोग छोटे रह गए तो सब हमारा मजाक बनाएंगे, तुम भी बढ़ो। इस बूढ़े आदमी के लिए काम कर रहा था, वो बूढ़ा आदमी तो बीमार पड़ गया था और ये उसकी पोजीशन पर आ गया था, चीफ गार्डनर बन गया था। और इसको ये अपनी पोजीशन अच्छी लगती थी, रिस्पांसिबिलिटी अच्छी लगती थी। दरअसल ये सारा काम एक आदमी के लिए हो रहा था, एक आदमी और उसकी फैमिली। जब वो लोग आए यहाँ पर रहने के लिए तो उन्होंने देखा बहुत अच्छे से गार्डन बनाया हुआ था, बहुत अच्छे से यहाँ पर काम किया हुआ था और बहुत अच्छे से यहाँ की जो पेड़ पौधे थे उनको ट्रिम कर रखा था, अच्छे से खाद दे रखी थी, मिलाई कर रखी थी बहुत अच्छे तरीके से। अब इस घर को देखकर वेलन को खुद यकीन नहीं होता था कि कोई इंसान इसमें कैसे रह सकता है, क्योंकि ऐसे मकान तो सिर्फ स्वर्ग लोग में होते हैं, मैंने ऐसा सुना था। इसका इतना बड़ा बरामदा था, इतना बड़ा गुंबद था, साइड में लकड़ी लगी हुई थी, इतनी बड़ी थी, इतनी अच्छी तरीके से बनाई हुई थी, इसको यकीन नहीं होता था कैसे एक इंसान रह सकता है। तो हाउस बिल्डर का असिस्टेंट था, उसने इसको बोला कि भाई हमने तो इससे बड़े-बड़े मकान बनाए 2 लाख रुपए के, ये तो कुछ नहीं है, तुम्हारी वाली की तो इसमें कॉस्ट आई लगभग 1 लाख रुपए के आसपास। फिर ये सोचता है कि आज तक इसने देखा नहीं था, चुपचाप जाता है अपने हाउस में, मतलब एक हट सी बनी हुई थी, एक झोपड़ी सी बनी हुई थी, उसमें जाकर बैठकर सोचता है कि कैसे बिल्डर्स अपनी कॉस्ट का अंदाजा लगाते हैं, सारी कैलकुलेशन करते हैं। फिर ये उठता है, जाता है और देखता है अपने एक प्लांट को जिसने लगा रखा था, मार्गोसा ट्री। मार्गोसा ट्री का एक प्लांट लगा हुआ था दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्गोसा मतलब नीम का पेड़, उसको इसने अपने हाथों से लगाया था। उसको अपने हाथों में लेकर बोलता है यार तुम क्यों इतने पतले दुबले से हो, बड़े हो जाओ जल्दी, तुम्हें इस घर की बराबरी करनी है, इसके ऊपर जाना है, ध्यान रखना, अगर तुम बड़े नहीं हुए ना तो तुम वैसे पीछे रह गए, तो मैं तुम्हें आगे फेंक दूंगा, जल्दी बड़े हो जाओ। इस तरह से एक मां को अपने बच्चों की परवाह होती है ना, वेलन को इस पेड़ की परवाह है, खास तौर पे इस पेड़ की परवाह। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना, एक घर तो 3-4 महीने में बड़ा हो जाएगा, लेकिन पेड़ तो अपनी लंबाई के हिसाब से बढ़ेगा धीरे-धीरे। धीरे-धीरे करके सालों में 3-4-5 साल जितने भी लगे उस पेड़ को बड़ा होने में, जब तक उसने घर की लंबाई प्राप्त की, घर की लंबाई के बराबर हो गया, तब तक उस घर का कलर फीका पड़ चुका था। जो उसका ओरिजिनल कलर था वो जा चुका था, खिड़की दरवाजे जो बहुत अलग से लगते थे वेलन को, में भी एक ह्यूमन लुक आ चुका था। चीजें पुरानी होती है, लेकिन मार्गोसा ट्री वो बड़ा होता होता ऐसा हो गया था कि उसके अंदर बहुत सारे बर्ड्स उसकी ब्रांचेस में आकर रहते थे। मास्टर जो था ना इस घर का, उसके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन पोते-पोतियां यहाँ पर खेलते थे, इकट्ठे होते थे इस पेड़ के नीचे। वेलन के पास में ऐसा कुछ नहीं था जो वो घर बनाए, गरीब फैमिली से आता था, गरीब लड़का था, ये देखकर उसके पास ये एक पेड़ था जो उसने लगाया था। आज वो इतना बड़ा हो गया था कि वो कह सकता था इस दुनिया में मेरे पास कुछ है अपना। यानी वेलन को भी यहाँ पर काम करते-करते काफी साल गुजर गए, वो भी 30-40 साल का हो गया था। उसका मास्टर जो कभी यहाँ पर आया था यंग दिखता था, वो बूढ़ा हो गया था, और जो मिस्ट्रेस थी यानी मालकिन थी, वो जिस वक्त इस घर का इनोवेशन हुआ था उस वक्त काफी यंग सी लगती थी, उसकी कमर भी अब झुक चुकी थी। जिस वक्त ये घर से आया था 18 साल की एज में, उस वक्त ये मैरिड था। अभी इसके असली घर में यानी बाप के घर में इसके बच्चे भी हो चुके थे और बच्चों की शादी भी हो चुकी थी। पोंगल के त्योहार पे, नए साल पर, दीपावली पर ये अपने घर पर जाता था, वहां से अपने नाती पोतों को लेकर आता था, जिंदगी से बहुत खुश था और इसने अपने पुराना जो बाप के कर्ज थे उनको भी चुका दिया था धीरे-धीरे काम करते-करते। अब ये जिंदगी से ज्यादा कुछ चाहता भी नहीं था, इससे जिंदगी से और कुछ मांगा भी नहीं था, चाहा भी नहीं था, इतना कोई खास एंबिशन नहीं था। बस ये चाहता था कि जिंदगी में जैसे अच्छी चीजें चल रही हैं वैसे ही चलती रहनी चाहिए। लेकिन मौत जो होती है ना वो किसी का पीछा नहीं छोड़ती। कुछ काम करने वाले नौकर थे उस घर में, तो नौकरों के जरिए इसके कान में इसकी छोटी सी कुटिया तक एक बात पहुंची कि मास्टर जो है वो बीमार पड़ गया, उसको नीचे शिफ्ट होना पड़ा नीचे वाले कमरे में। ऊपर वाले कमरे में इसने अपना बेडरूम बनवाया था मास्टर ने, बहुत अरमानों से बनवाया था, उसको इसको छोड़ना पड़ा बीमारी की वजह से इसके मास्टर को। डॉक्टर्स और बहुत सारे विजिटर्स आते थे मिलने के लिए। उस वक्त वेलन को बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता था, वहां पर जो गार्डन था ना उसका, ये आते जाते लोग फूल इतने अच्छे लगे हुए थे कि तोड़-तोड़ के ले जाते थे, तो ये बहुत ख्याल रखता था। अब एक दिन रात के वक्त इसकी नींद खुल गई, किसी ने आके बताया कि मालिक मर गए। तुरंत इसके दिमाग में एक ही चीज आई कि अब मेरा और इस गार्डन का क्या होगा, क्योंकि मालिक के बच्चे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इसका ये जो डर था वो एकदम सही साबित हुआ। वो बच्चे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, आपस में लड़ते थे, 1 साल तक तो वो इस घर में रहे, फिर आपस में उनकी लड़ाई
एक फैमिली यहाँ पर किराए पर रहने आई इसी घर में। जब वो फैमिली यहाँ पर रहने आई तो उन्होंने वेलन को देखा। बूढ़े माली देखो हमारे साथ कोई चालबाजी करने की कोशिश मत करना, हम जानते हैं तुम जैसे लोग, अगर तुमने ठीक से काम नहीं किया तो हम तुम्हें काम से निकाल देंगे। वेलन को ये बातें सुनकर जिंदगी बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर से लग रही थी, क्योंकि इन लोगों को गार्डन जैसी चीज की कोई कदर नहीं थी। ये लोग फ्लावर बेड्स जो थे ना वहाँ पे फूलों की क्यारियों के ऊपर चलते थे, इनके बच्चे फ्रूट ट्रीज पर चढ़ते थे और कच्चे फ्रूट्स को तोड़ते थे, रास्ते में गड्ढे कर देते थे। वेलन के पास में कोई पॉइंट नहीं था कि वो इन लोगों का विरोध करे, तो कुछ कर नहीं सकता था। तो एक नौकरी वो लोग इस पर हुक्म चलाते थे, इसको छोटे छोटे काम करवाने के लिए भेजते थे, गाय को धुलवाते थे और इसको लेक्चर देते थे गार्डन को कैसे रूल करना, इसको लेक्चर देते थे। इसको इस पूरे काम से बहुत नफरत सी हो गई थी। कभी कभी तो सोचता था कि ये सब कुछ छोड़ के चला जाएगा, मैं चाहे अपने घर में वहां पर आराम से रहेगा, लेकिन कभी कभी इसको लगता था कि इस गार्डन को कौन देखेगा मेरे पीछे से। लेकिन इसका भाग्य बदला और वो लोग वो फैमिली यहाँ से चली गई कुछ टाइम बाद। फिर इसके बाद कुछ सालों तक इस घर को लॉक लग गया। अब कभी कभी तो इस घर के मालिक के बच्चों में से कोई ना कोई आता था ग्राउंड पर इंस्पेक्शन करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे उनका आना भी बंद हो गया और वेलन के पास में इस घर की चाबी आ गई। तो घर जो 3 मंजिल का था वो अब वेलन के हाथों में आ चुका था। कभी कभी कुछ किराएदार आते थे देखने के लिए, लेकिन वो लोग इसमें रहना नहीं चाहते थे। घर की हालत बहुत ही खराब थी, प्लास्टर गिर रहा था, रंग जा चुका था, खिड़की दरवाजे में चट चट की आवाज करते थे। धीरे धीरे इस घर को हॉन्टेड हाउस की तरह देखा जाने लगा। 1 लाख रुपए देकर तभी इसके मालिक ने इस घर को बनवाया था, आज इस घर को हॉन्टेड हाउस नाम मिल गया। कितनी कमाल की बात है। मालिक के बच्चों ने भी आना बंद कर दिया था इस मकान में। वेलन लगभग इस मकान का मालिक बन ही चुका था, मतलब चाबियां तो उसी के पास में थी और वो भी बूढ़ा हो रहा था। धीरे धीरे बूढ़ा होने की वजह से जो इसका चप्पल लीक करता था, जिस हट में ये रहता था, जिस कुटिया में उसे चप्पल लीक करता था तो उसको बदल नहीं सकता था। उस वजह से इसने सोचा कि अब मैं इस घर के बरामदा में जाकर रहने लगता हूँ। लेकिन बरामदा में रहने का मतलब ये नहीं है कि घर इसका हो गया। इसकी उस घर में इतनी औकात थी जैसे बैट्स और बैट्स की थी, चमगादड़ों और चूहों की जितनी औकात होती है उतनी। क्योंकि देखो आखिर घर तो मालिक के बच्चों का ही है ना, वो जब चाहे इस घर को बेच दे। उन्होंने तो इस घर के गार्डन से पैसे कमाने के लिए गार्डन को भी किराए पर चढ़ा दिया। जिस गार्डन को इसने बनाया था ना उसको किराए पर चढ़ा दिया। अब एक दिन क्या होता है, इस घर के बाहर एक गाड़ी आती है, गाड़ी का हॉर्न बजता है, ये लंगड़ाते हुए उठता है और चाबियां लेकर भागता है कि कोई आया। कार में जो इंसान बैठा हुआ था उसने कहा तुम्हारे पास चाबियां हैं, दरवाजा खोलो। वेलन बोलता है कि छोटा गेट भी है यहाँ पर, तो बोला बड़ा गेट खोलो, कार अंदर जाएगी, समझे। तो गेट के बाहर जंगली घास हो गई थी, क्योंकि बड़ा गेट तो कभी खुलता नहीं था। ये फावड़ा लेके आया, उस घास को साफ किया और बड़ा गेट खोला। तो गेट के जो कब्जे थे उन पर जंग लग चुकी थी, जिससे चीं चीं करके आवाज आ रही थी। वो जो इंसान आया था देखने के लिए इस घर को, उसे देखते ही कहा कि कौन पागल लोग जितना बड़ा बनाता है। उसने कहा दिमाग खा चुके अंदर से इसको गिराना पड़ेगा। तो फैसला कर लिया कि इस घर को गिराऊंगा। बनाने वाले ने भी कितने अरमानों से इस घर को बनाया होगा एक जमाने में। उसके बाद 30 जमीन पे बनाया। बदलते हुए जमाने के हिसाब से चीजें बदल गई। आजकल लोग छोटे घर में रहना पसंद करते हैं। अब इनको पुराने घर की जरूरत नहीं है, तो पुराने मालिक और गार्डन की जरूरत क्या होगी। उन्होंने बोला कि हमें ये गार्डन मिलना चाहिए। हम ये जो स्पेस है इसको वेस्ट नहीं कर सकते। इंसान गार्डन को देखता है, वो बोलता है तुम मुझे माली लग रहे हो, हमें अब इस गार्डन की कोई जरूरत नहीं है, ये गार्डन ओल्ड फैशन है और इसमें जो फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं ये भी बहुत गलत तरीके से लगे हुए हैं। फ्रंट पोर्शन तो बिल्कुल ही है, तो हमें इस गार्डन को हटाना होगा। सिवाय कुछ पेड़ों के। आखिर एक दिन इसके मास्टर का बेटा एक दिन आया इसके पास में और बोलता है बाबा अब तुम अपने गांव जाओ, तुम्हारा काम हो गया, हमने इस घर को कंपनी को बेच दिया और उस कंपनी को इस फलों के पेड़ों की जरूरत नहीं है, वो तो इन फल के पेड़ों को भी काटेगी। जिसने अभी ले रखा है गार्डन किराए पर उसको भी लीज होल्डर को भी पैसे दे देंगे, कंपनसेशन दे देंगे। बताओ कितनी अजीब बात है। मैंने अपनी जिंदगी लगा दी इस गार्डन को बनाने में और क्षतिपूर्ति किसको मिलेगी, कंपनसेशन किसको मिलेगा, लीज होल्डर को। ये बेचारा कर नहीं कर सकता था। जब तक वहां पर उथल-पुथल हो रही थी, लोग आवाजाही हो रही थी, ये जाकर अपने हट में सो गया। अब वो बेचारा सोया रहता, अगर उसे एक आवाज आती है कुल्हाड़ी की, ब्लेड की, किसी पेड़ से टकरा रही है ब्लेड। जब ये बाहर गया तो देखा 4 लोग मिलकर मार्गोसा ट्री को काटने में लगे हुए थे। मार्गोसा ट्री जो अब इसकी तरह बूढ़ा हो चुका था। जैसे उसने ये देखा जैसे उसका साथी कट रहा हो तो वो चिल्लाया रुक जाओ वहीं पे, और अपनी लाठी उठाई और लोगों को मारी। वो लोग साइड में हट गए, बोले क्या हुआ। मैंने रोकर बोला ये मेरा बच्चा है, इसको मैंने बड़ा किया है, मैंने अपने हाथों से इसको प्लांट किया था, मैंने इसे बड़ा होते हुए देखा, मैं इसे प्यार करता हूं, इसे मत काटो। लेकिन ये बेचारे भी क्या कर सकते थे, कंपनी का ऑर्डर था, इनको काटना था। अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो कंपनी ने बाहर निकाल देगी। मैंने एक साइड लुक देता हुआ बोला कि छोटा काम कर दो मेरे लिए, मैं थोड़ी देर में अपनी कुटिया में से अपना सामान बांधूंगा, मेरे सामने इस पेड़ को मत काटो, जब तक यहाँ से नहीं जाता तब तक मत काटो। थोड़ी देर बाद वेलन अपनी कुटिया से अपना वो छोटा सा गट्ठर लेकर आया। पहले उसने उस पेड़ को देखा, फिर पेड़ काटने वालों को देखा और बोला कि तुम बहुत अच्छे लोग, जब तक यहाँ से नहीं चला जाता तब तक प्लीज इसको काटना मत। और वेलन वहां से चला गया। यहीं पर ये कहानी खत्म होती है दोस्तों। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये एंड फ्रेंड्स जो 1935 में पब्लिश हुई थी। आज की जो हमारी स्टोरी है और शैडो, इसमें मुख्य 2 पात्र हैं, शंभू और उसकी माता। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि शंभू के पिता की मौत हो चुकी है, जो एक एक्टर थे, और उनकी मौत के 6 महीने बाद उनकी एक मूवी रिलीज होती है कि जिसमें उन्होंने काम किया था। तब शंभू अपने पिता की मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाता है और उसकी माता इससे खुश नहीं है। वो चाहती है कि डायरेक्टर इस मूवी को वापस ले ले, यानी कि उसे रिलीज ही न करे। इस कहानी में शंभू और उसकी माता अपने इमोशंस के साथ कैसे डील करते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि शंभू के पिता की फिल्म रिलीज होने वाली है और वो अपनी माता से डिमांड कर रहा है कि कल फिल्म देखने जाने के लिए तुम्हें मुझे 4 आना देना ही होगा। उसकी मां एकदम से हड़बड़ा जाती है। उसे लगता है कि ये मूवी कैसे रिलीज कर सकते हैं, ये मूवी कैसे रिलीज हो सकती है। उनके हस्बैंड की मौत तो 6 महीने पहले ही हो चुकी है, वो अपने पति को 6 महीने पहले ही खो चुकी है। लोग ये जानते हुए भी कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इस मूवी को देखने कैसे जा सकते हैं भला। उसे लगता था कि प्रोड्यूसर को उसकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि शंभू की माता की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए इस मूवी को रिलीज नहीं करना चाहिए। पर थोड़े दिनों बाद उस मूवी की एडवर्टाइजमेंट बैंड और पोस्टर्स के साथ होती है। तब शंभू की माता थोड़े दिनों के लिए घर से बाहर न निकलने का निश्चय करती है और आखिरकार वो मूवी रिलीज होती है। अब उसके हस्बैंड यानी कि शंभू के पिता दिन में 6 घंटों तक चलने फिरने और गाने वाले थे। हकीकत में उनकी मौत हो चुकी है और फिल्म के माध्यम से वो भी जिंदा है। जो उन्होंने 6 महीने पहले फिल्म में काम किया था वो भी रिलीज होने वाली है। तो फिर से उन्हें चलता फिरता गाता बताया जाने वाला था। शंभू बहुत खुश हो गया था क्योंकि अब उसके पिता मानो मूवी के माध्यम से वापस जिंदा होने वाले थे। वो अपनी मां को कहता है कि मां आप नहीं चलती मूवी देखने, उसकी मां मना कर देती है, पर शंभू फिर भी उसे आने के लिए कहता है। वो अपनी मां को मूवी देखने के लिए जिद करता है और उसकी मां कहती है कि आप अपने पति को वापस से जिंदा पर्दे पर देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तब शंभू कहता है कि आप हर रोज घर में लगाई हुई उनकी फोटो देख सकती है, तो फिर उन्हें पर्दे पर क्यों नहीं देख सकती। तब वो कहती है क्योंकि वो फोटो बोलती नहीं, हिल नहीं सकती या तो गा नहीं सकती। शंभू कहता है कि फोटो ये सब नहीं कर सकती फिर भी आप उसे देखना पसंद करती हो, तो फिर पर्दे पर क्यों नहीं। शंभू अपनी मां को बहुत समझाता है पर फिर भी वो उसे मना कर देती है। दूसरे दिन शंभू अपने स्कूल जाता है। तब वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में था। क्लासरूम में जब भी टीचर की नजर उससे हटती तो वो अपने बैचमेट यानी कि अपने किसी फ्रेंड से धीरे से कहता मेरे पिताजी को इस मूवी में काम करने के 10,000 रुपए मिले थे, मैं आज शाम को वो मूवी देखने जा रहा हूँ, तुम भी आ रहे हो ना। तब उसका फ्रेंड कहता है कौन सी कुमारी मूवी, यानी कि जो मूवी रिलीज होने वाली थी उसका नाम कुमारी था। वो पूछता है कि कुमारी मूवी देखने के लिए। हकीकत में उसको यानी कि उसके फ्रेंड को तमिल मूवी से नफरत थी। वो कहता है कि मैं उस तरफ से गुजरूंगा भी नहीं, यानी कि जिस तरफ थिएटर है मैं वहां से गुजरूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे तमिल मूवी से नफरत है, मैं उसे नहीं देखना चाहता। शंभू कहता है कि दूसरी तमिल मूवीज की तरह नहीं है, मेरे पिताजी हमें इस फिल्म की स्टोरी हर रोज रात को पढ़ के सुनाते थे। मूवी की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उन्होंने पूरी स्टोरी खुद ही लिखी है, उन्हें कहानी लिखने और एक्टिंग करने के 10,000 रुपए मिले थे, अगर तुम आ रहे हो तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। और उसका फ्रेंड कहता है कि मैं तमिल पिक्चर देखने नहीं आऊंगा। शंभू उसे समझाता है कि ये जैसी तैसी तमिल पिक्चर नहीं है, वो इंग्लिश पिक्चर की तरह ही बहुत अच्छी है। और शंभू का फ्रेंड अपनी बात पर डटा रहता है और शंभू को अकेले जाना पड़ता है। इस तमिल मूवी को कुछ अलग तरीके से नई स्टाइल में बनाया गया था। इसमें मॉडर्न स्टोरी को मिनिमम म्यूजिक के साथ प्रस्तुत किया गया था। यह फिल्म एक नौजवान लड़की जिसका नाम कुमारी था उसके बारे में थी। ये लड़की 14 साल की उम्र में शादी करने से मना कर देती है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में पढ़कर अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहती थी और उसके पिता उसके खिलाफ थे, यानी कि वो उसे पढ़ाई करने के लिए मना कर रहे थे। पर मूवी के अंत में वो मान जाते हैं। अब शंभू जो कि 4 आना क्लास में बैठा हुआ था वो बड़ी उत्सुकता के साथ पिक्चर शुरू होने का इंतजार कर रहा था। पिछले 6 महीनों से उसने अपने पिता को नहीं देखा था और वो उन्हें घर पर भी बहुत याद करता था। तभी थिएटर के हॉल में अंधेरा हो जाता है, मूवी स्टार्ट होती है। उसके बाद उसके पिता स्क्रीन पर आते हैं।
उन्होंने धोती और शर्ट पहना हुआ था जैसे वो नॉर्मली घर पे पहना करते थे। तभी एक छोटी लड़की आती है, उसके पिता उसकी पीठ थपथपाते हैं और उससे बात करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से वो शंभू से बात किया करते थे। उसके बाद वो उसे अरिथमेटिक पढ़ाते हैं। उस लड़की ने स्लेट को अपने घुटनों पर रखा हुआ है, उसके पिता उसे सब समझा रहे होते हैं। वो लड़की स्लेट की पेन को चबा रही होती है। उसके पिता उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि कुमारी अपने काम पर ध्यान दो। तभी शंभू धीरे से कहता है कि जल्दी कुछ बोलो वरना तुम्हें तमाचा पड़ जाएगा। मैं उन्हें तुमसे बेहतर जानता हूँ। और कुमारी शंभू से अच्छा अरिथमेटिक जानती थी। वो प्रश्न का सही उत्तर देती है, उसके पिता खुश हो जाते हैं। जब शंभू किसी प्रश्न का सही उत्तर देता था और जिस तरह से वो खुश हो जाया करते थे, बिल्कुल उसी तरह से वो खुश हो जाते हैं। शंभू को ये सब देखकर अपनी पुरानी बातें याद आने लगती है। वो अपने पिता के साथ बिताई हसीन पलों को याद करने लगता है। जब फिल्म एंड होती है और लाइट्स ऑन होती है तो शंभू पीछे घूमता है और प्रोजेक्शन रूम की तरफ देखता है, मानो जैसे कि उसके पिता वहीं कहीं गुम हो गए। वो अपने पिता को याद करता है। अब उसे अपने पिता के बगैर खालीपन महसूस हो रहा था। वो जल्दी से घर आ गया। उसकी मां दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। वो कहती है कि 9 बज रहे हैं, तुम बहुत लेट हो चुके हो। शंभू कहता है कि अगर पिक्चर और भी लंबा चलता तो भी मुझे देखना अच्छा लगता, यानी कि अगर मूवी इससे भी ज्यादा लंबा चलता तो भी मैं उसे पूरा देखता। शंभू अपनी माता से कहता है कि तुम भी मूवी देखने क्यों नहीं चलती। वो डिनर के वक्त भी उस फिल्म के बारे में बात किया जा रहा था। वो कह रहा था कि पिताजी बिल्कुल ऐसे ही गा रहे थे जैसे पहले गाया करते थे, उनकी चाल भी बिल्कुल वैसी ही थी। उसकी मां चुपचाप ये सब सुने जा रही थी। तब शंभू कहता है कि मां आप कुछ बोलती क्यों नहीं। उसकी मां कहती है कि मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। शंभू पूछता है क्या आपको फिल्म पसंद नहीं। उसकी मां जवाब में कुछ नहीं कहती और उल्टा वो उससे पूछती है क्या तुम कल फिर से उस फिल्म को देखने जाना पसंद करोगे। शंभू कहता है कि हाँ मां, अगर पॉसिबल हुआ तो जब तक शो चलेगा तब तक मैं उसे देखने जाऊंगा। क्या तुम मुझे हर रोज 4 आने दोगी। उसकी मां हाँ में उत्तर देती है। शंभू पूछता है क्या तुम मुझे हर रोज दोनों शो देखने जाने दोगी। तब उसकी मां मना करती है और कहती है कि इससे तुम्हारी पढ़ाई पर असर होगी। शंभू फिर से अपनी मां को फिल्म देखने आने के लिए कहता है और वो फिर से मना कर देती है। एक हफ्ते तक वो हर रोज दिन में 3 घंटे फिल्म के माध्यम से अपने पिता की कंपनी में जीने लगा, यानी कि वो हर रोज अपने पिता की फिल्म देखने जाता और अपने पिता को दिन में 3 घंटे तक जिंदा देखता और हर शो के बाद वो डिप्रेस हो जाता था। हर रोज उसके लिए जुदाई के समान था। चेहरे की ब्राइटनेस मिसिंग बिछड़ जाता और नाइट शो भी देखना चाहता था पर उसकी मां स्कूल लेसन की वजह से उसे मना कर देती थी। समय मूल्यवान है पर उसकी मां समझ नहीं रही थी। लेसन के लिए वो वेट कर सकता था पर अपने पिता के लिए नहीं। इसलिए जो लोग रात को शो देखने जाते थे उससे वो ईर्ष्या करने लगा था कि इन्हें रात को शो देखने जाने मिल रहा है पर मैं नहीं जा पा रहा। शंभू बार बार अपनी मां को फिल्म देखने आने के लिए कहता था और आखिरकार उसके इतना कहने के बाद उसकी मां आखिरी शो के लिए मान गई। वो दोनों नाइट शो देखने के लिए गए। उसकी मां वुमेन्स क्लास में बैठी। वो अपने अंदर की सारी ताकत को जमा करके फिल्म देखने के लिए बैठी थी। जब तक एडवर्टाइजमेंट और ट्रेलर दिखाया जा रहा था तब तक उसे एक तरह की राहत थी, पर जब फिल्म स्टार्ट हुई तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके हस्बैंड फिल्म में अपनी पत्नी से बात कर रहे थे, अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, गाना गा रहे थे, चल रहे थे। उन्होंने सेम क्लोथ्स पहने हुए थे कि जैसे वो घर पे पहना करते थे। उनकी आवाज, उनका गुस्सा, उनकी खुशी, सब कुछ देखकर शंभू की मां अपनी पुरानी बातें याद करने लगी। इन सब का उन पर असर होने लगा। उसने यानी कि शंभू की मां ने फिल्म के दौरान कई बार अपनी आंखें बंद कर ली। वो फिल्म के कई सीन्स को देख नहीं पा रही थी पर यह फिल्म उसे मोहित कर रही थी, मुग्ध बना रही थी और साथ ही साथ ये सब चीजें उन्हें दुखी भी कर रही थी। फिल्म आगे बढ़ने लगी। फिर एक सीन आता है कि जिसमें वो चेयर में बैठकर, यानी कि शंभू के पिता के जिन्होंने फिल्म में रोल किया है, वो चेयर में बैठकर आराम से न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। ये देखकर शंभू की मां को सब याद आने लगता है कि उन्होंने अपने पूरे वैवाहिक जीवन में उन्हें यानी कि शंभू के पिता को ऐसे ही न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखा था और कई बार उन्होंने न्यूज़पेपर के लिए उनसे झगड़ा भी किया था। उनकी जिंदगी के आखिरी दिन यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई उस दिन भी डिनर के बाद अपनी कैनवास चेयर पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। ये देखकर उन्होंने यानी कि शंभू की मां ने उन पर गुस्सा किया था और उन्हें गुस्से में कहा भी था कि तुम और तुम्हारा न्यूज़पेपर। ये कहने के बाद वो वहां से चली गई थी। पर फिर बाद में जब उन्होंने देखा तो वो अपनी चेयर में मृत अवस्था में पड़े हुए थे और उनके चेहरे पर न्यूज़पेपर शीट थी, यानी कि उनका चेहरा न्यूज़पेपर से ढका हुआ था। फिल्म का ये सीन उनके लिए असहनीय था, यानी कि बर्दाश्त से बाहर था। उनके मुंह से सिसकारी फूट पड़ी। शंभू जो कि पुरुषों के विभाग में बैठा था, उसे ये न्यूज़पेपर वाला सीन देखना अच्छा लग रहा था क्योंकि उसने ये मूवी पहले भी देखी हुई थी। उसे पता था कि मूवी में आगे क्या होने वाला था। वो एक सीन के इंतजार में था कि अभी वो लड़की आएगी और पिताजी से पूछेगी कि वो क्या पढ़ रहे हैं। तब उसके पिता उसे डांटेंगे और कहेंगे कि कुमारी तुम यहाँ से जा रही हो क्या मैं तुम्हें यहाँ से निकालूं। उस लड़की को पिताजी के साथ कैसे बात की जाती है वो पता नहीं था और शंभू को ये पसंद नहीं था। शंभू इस सीन का वेट ही कर रहा था कि तभी उसे वुमेन्स क्लास से किसी के सिसकने की आवाज आती है। वहां से पैर खुरचने और रोने की आवाज आ रही थी। तभी शो को बीच में ही रोक दिया जाता है और लाइट्स ऑन की जाती है। लोग यहाँ वहां देख रहे थे। सब अपनी सीट पर खड़े होकर देख रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। तभी शंभू भी देखने के लिए खड़ा होता है। वो देखता है कि उसकी मां को फ्लोर पर से उठाया जा रहा था। वो घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है कि क्या हुआ है उन्हें, क्या हुआ है मेरी मां को। तब भीड़ में से कोई उसे बताता है कि वो सिर्फ बेहोश हुई है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। बात को बराबर करो, यानी कि बात का बतंगड़ मत बनाओ। वो सब लोग उन्हें बाहर ले गए। इसके बाद लाइट्स ऑफ कर दी गई और लोग वापस से अपनी सीट्स पर बैठ गए और शो को फिर से शुरू किया गया। थोड़ी देर बाद उसकी मां होश में आती है और कहती है चलो बेटा घर चले। फिर वो दोनों घर जाने के लिए चुटका बुलाते हैं। चुटका एक प्रकार का वाहन है जिसे हम घोड़ा गाड़ी कहते हैं। जब शंभू गाड़ी में चढ़ रहा था तब उसके कानों में थिएटर में से आने वाली एक आवाज टकराती है, कुमारी तुम खुद बाहर जाती हो क्या मैं तुम्हें निकालूं। ये सुनते ही शंभू का दिल बहुत भारी हो गया और उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे। एक तरफ उसकी मां की हालत थी और दूसरी तरफ अपने पिता से आखिरी बार मिलने का दुख था। ये दोनों ने उस पर असर डाली थी। वो अपने पिता से आखिरी बार बिछड़ रहा था क्योंकि थिएटर में कल से पिक्चर चेंज होने वाली थी। और इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो ये थी आज की आज मैं आपको सुना रहा हूँ आर के नारायण की लिखी हुई कहानी बीवी की छुट्टियां। कन्नन अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठा गांव के लोगों की आवाजाही देख रहा था। तभी तेल बेचने वाला सामी अपने बैलों को हाँकते हुए आया और वहां से गुजरते हुए कहने लगा, आज तुम्हारे लिए फुर्सत का दिन है ना, तो फिर दोपहर को तुम मंडपम क्यों नहीं आ जाते। इसके बाद और भी कुछ लोग वहां से गुजरे लेकिन कन्नन ने शायद ही किसी की तरफ ध्यान दिया हो। तेल बेचने वाले के शब्दों से वो सपनों में खो गया था। मंडपम खंभों पर खड़ा हुआ एक पुराना ढांचा था जिसमें जगह जगह दरारें पड़ गई थी और जिसकी चिनाई झड़ कर तालाब में गिरती रहती थी। कन्नन और उसके दोस्तों के लिए वो जगह क्लब हाउस की तरह थी। वे सब अक्सर दोपहर में वहां जुटते और पूरे जोशो खरोश के साथ पासे खेला करते थे। कन्नन को वो जगह पसंद तो थी ही, वहां की मिट्टी की गंध भी खास तौर पर उसे अच्छी लगती थी। मंडपम की बड़ी बड़ी दरारों से झांकते आसमान और दूर दिखती पहाड़ियों का नजारा उसे खूब आकर्षित करता था। ये सब सोचते सोचते वो मन ही मन कोई धुन गुनगुनाने लगा। वो जानता था कि अक्सर दरवाजे पर बैठे देख लोग उसे आसे कहते थे लेकिन उसे इसकी फिक्र नहीं थी। उसे काम पर नहीं जाना था क्योंकि जाने के लिए कहने वाला घर में कोई था ही नहीं। बीवी अब भी बाहर थी। बीवी को बैलगाड़ी में बिठाकर उसने जब कुछ दिनों के लिए मायके भेजा तो बड़ा खुश हुआ था। उसे उम्मीद थी कि उसके माँ बाप उसको अभी कम से कम 10 दिन और रोकेंगे। हालांकि इसका मतलब यह भी था कि उसे अपने छोटे से बच्चे से भी इतने दिन के लिए दूर रहना पड़ेगा। लेकिन उसने मान लिया था कि बीवी को खुद से दूर भेजने के लिए इतनी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। उसने मन ही मन सवाल किया, वो अगर यहाँ होती तो क्या मुझे इस तरह आराम करने देती। वैसे उसे नारियल के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था। उस पर मंडराते कीड़े मकोड़े हटाकर नारियल तोड़ने होते थे। इन पेड़ों के लालची मालिकों से मोल भाव भी करना पड़ता था। तब कहीं जाकर
दिन भर में 1 रुपए की कमाई हो पाती थी। बहरहाल अभी वो बीवी के ना होने का मजा ले रहा था, पूरे दिन घर में ही पड़ा रहता था। हालांकि इससे एक दिक्कत ये हो रही थी कि अब उसके पास रोज के खर्चे के लिए चवन्नी भी नहीं बची थी, और आज जब तक वो पेड़ पर नहीं चढ़ता पैसा मिलेगा भी नहीं। उसने एक अंगड़ाई ली और सोचने लगा कि अगर अभी वो पेड़ पर चढ़ा तो कैसा लगेगा। बेशक घर के पिछवाड़े में मौजूद 10 पेड़ निगाह डालने लायक हो चुके थे, यानी काम उसका इंतजार कर रहा था, बस वहां जाने की देर थी। लेकिन जाता कैसे? इतने दिनों से निठल्ले बैठे बैठे हाथ पांव से गए थे, काम पर जाने को तैयार ही नहीं थे, बल्कि वे तो मंडपम जाने की तैयारी में थे। लेकिन वहां भी खाली हाथ जाने का क्या मतलब? अगर उसके पास 4 आने भी होते तो शायद वो शाम तक मंडपम से 1 रुपए लेकर लौट सकता था। लेकिन ये औरत ना, बीवी का ख्याल आते ही उसका मूड उठ गया। कभी नहीं समझ सकी कि उसके हाथ में कम से कम एक आना होना चाहिए। कम से कम इतना हक तो उसे है। 4 आने पर भी अपना हक जताए बिना वो सालों साल से हाथ तोड़ मेहनत की जा रहा था। अब तो उसने इस बारे में सोचना ही बंद कर दिया था, क्योंकि इसके बारे में सोचते ही वो जोड़ घटाव गुणा भाग के जटिल काम में उलझ जाता और हाथ कुछ नहीं आता था। हाँ, चौपड़ पर पासे खेलते वक्त उसके लिए यही सब एकदम आसान होता था। तभी एक आइडिया उसके दिमाग में पहुंचा और वो दरवाजे से उठकर घर के भीतर की ओर लपका। कोने में एक बड़ा संदूक रखा हुआ था। सालों पहले इस पर काला रंग पोता गया था। घर की सभी चीजों में इस संदूक की अहमियत सबसे ज्यादा थी। पत्नी का था, जिस पर पुराने जमाने का बड़ा सा ताला लटक रहा था। वो उसके सामने जा बैठा और ताले पर निगाह जमा दी। उम्मीद नहीं थी, फिर भी एक कोशिश की। ताले को जोर की ठोकर मारी और उसके अचरज की सीमा न रही जब एक ही ठोकर से ताला खुल गया। भगवान ने आज मुझ पर बड़ी दया की है, उसने खुद से कहा और संदूक का ढक्कन खोल दिया। उसमें रखी पत्नी की चीजों को देखने लगा। कुछ ब्लाउज थे और 2-3 साड़ियां। एक तो उसने उसे शादी के वक्त खुद ही उपहार में दी थी। ये देख उसे अचरज हुआ कि वो साड़ी उसने अब तक संभाल कर रखी हुई है, जबकि ये वो। फिर आंखों में उलझ गया था। शायद कीमत याद कर रहा था, याद नहीं आई तो दूसरी वजह सोच ली। मेरे ख्याल से वो बड़ी वो भी है, इसलिए इसे संभाल कर रखा होगा। और सोचकर हंस दिया। वो बीवी के बारे में इस नतीजे पर पहुंचकर खुश था। और अभी उसे लकड़ी के छोटे से बक्से को ढूंढना था जिसमें उसकी बीवी नकदी रखती थी। उसने सभी कपड़े किनारे रख दिए और उसे तलाशने लगा। वो मिला तो जरूर, लेकिन खाली। बस खुशकिस्मती के लिए तांबे का टुकड़ा पड़ा हुआ था। आखिर पूरी नकदी गई कहां? उसने गुस्से में सवाल किया। वो सोच रहा था, यकीनन वो एक आना भाई या किसी और के लिए अपने साथ ले गई है। तो क्या मैं यहाँ गुलामों की तरह मेहनत करके उसके भाई के लिए एक आना जमा कर रहा हूँ? अगली बार देखता हूँ उसके भाई को, गर्दन न मरोड़ी तो देखना। उसने इतना कहकर खुद को दिलासा दिया। आगे कुछ और सोच ही रहा था कि उसकी नजर सिगरेट के लाल रंग के टीन के डिब्बे पर पड़ गई। उसे हिलाकर देखा, अंदर सिक्के बज रहे थे। उस डिब्बे को देखते ही वो स्नेह से भर गया। ये डिब्बा उसके बेटे का था। एक दिन वो इसे पर्यटक बंगले के पीछे वाले कचरे के ढेर से उठा लाया था। इसे सीने से चिपका कर दौड़ा आया था। इसके बाद तो वो पूरा दिन गली में इसी डिब्बे से खेलता रहता। कभी इसमें धूल मिट्टी भरता तो कभी खाली करता। ये देख एक दिन कन्नन ने उसे सुझाव दिया कि वो इस डिब्बे को पैसे जमा करने के काम में ले सकता है। बच्चे ने पहले तो इसका जोरदार विरोध किया, लेकिन जब कन्नन ने उसे प्यार से समझाया तो खुशी खुशी राजी हो गया। बल्कि इसके बाद तो उसने योजनाएं बनानी शुरू कर दी। कहने लगा, जब इसमें खूब पैसे जमा हो जाएंगे तो उस बड़े मकान वाले लड़के की तरह मैं भी मोटर कार खरीदूंगा, एक हरी पेंसिल और मुंह से बजाने वाला हारमोनियम। बच्चे की योजनाएं सुनकर कन्नन ठहाका मारकर हंस पड़ा था। वो डिब्बे को लोहार के पास ले गया, डिब्बे के मुंह पर ढक्कन लगवाया और उसमें सिगरेट डालने के लिए एक छोटा सा कट लगवा दिया। इसके बाद तो ये डिब्बा उस छोटे से बच्चे का खजाना हो गया था। वो जब तब इसे पिता के सामने कर देता ताकि वो इसमें सिक्के डाले। फिर बीच बीच में कभी कभार उत्सुकता से भी पूछ बैठता, पिताजी क्या ये भर गया है? मैं इसे कब खोल सकता हूँ? वो हमेशा ये डिब्बा मां के संदूक में साड़ियों के बीच संभाल कर रखता और तब तक नहीं सोता था जब तक ये ना देख ले कि संदूक का ताला ठीक से बंद हुआ है या नहीं। उसे देख कन्नन अक्सर कहा करता था, देखो कितनी सावधानी बरतने वाला बच्चा है, जरूर आगे चलकर कुछ बड़ा करेगा, इसे हम शहर के स्कूल जरूर भेजेंगे। लेकिन अभी तो कन्नन उस डिब्बे को हिलाकर देख रहा था। वो उसे कुछ उजाले में ले गया। सिक्के डालने वाले कट से अंदर देखकर अंदाजा करने की कोशिश की कि आखिर इसमें कितने पैसे होंगे। कुछ अनमना भी हुआ। ये सोचकर कि बीवी को उसके इस घटिया ख्याल के बारे में पता चल गया तो वो उसका शिकार ही कर डालेगी। लेकिन उसने अगले ही पल इस ख्याल को दिमाग से झटक दिया। डिब्बे को उल्टा कर जोर जोर से झटके देने लगा। इतनी तेज की आवाज सुनकर कोई बहरा ही हो जाए, लेकिन एक भी सिक्का बाहर नहीं गिरा। लोहार ने बहुत जबरदस्त काम किया था। ढक्कन पर जो कट लगाया था वो बिल्कुल उतना ही चौड़ा था जितनी सिक्के की मोटाई होती है। इससे सिक्का अंदर तो डाला जा सकता था, लेकिन दुनिया की कोई ताकत एक भी सिक्के को बाहर निकाल नहीं सकती थी। परेशान हो गया तो कन्नन कुछ देर के लिए रुका, अपने आप से सवाल किया, क्या मैं अपने बच्चे के पैसे निकाल कर सही कर रहा हूँ? क्यों नहीं? भीतर से किसी दूसरी आवाज ने उसे भरमाया, पिता और बेटा एक ही तो है, और फिर तुम ये पैसे 2-3 गुना करने के लिए ही तो ले जा रहे हो। जैसे ही ये बढ़ जाएंगे इन्हें वापस लाकर फिर इसे भेज दोगे। इस तरह तो तुम इस डिब्बे को खोलकर अपने बेटे का फायदा ही करने वाले हो। इस विचार ने उसे राहत दी थी। अब वो किसी ऐसी चीज की तलाश में लग गया जिससे डिब्बे का सिक्के डालने वाला कट चौड़ा किया जा सके। कबाड़ पर सामान में काफी कुछ तलाशा, तार, बोतल की कॉर्ड, बैल के पैर की बेकार नाल और भी न जाने क्या क्या, लेकिन नुकीली धार वाला एक भी औजार नहीं मिला। उस चाकू का क्या हुआ? वो एक बार फिर बीवी के बारे में सोचकर झुंझलाया। औरत की आदत ही है हर चीज छुपाकर रखने की। क्या पता वो उसे भी अपने साथ ले गई हो भाई के लिए। थक खाकर उसने बॉक्स को फर्श पर पटकना शुरू कर दिया, लेकिन इससे उस डिब्बे की शक्ल सूरत ही बिगड़ी। सिक्के बाहर नहीं निकले। उसने घर के चारों तरफ नजर दौड़ाई। दीवार पर बड़ी कील में भगवान की तस्वीर लटकी हुई थी। उसने लपक कर वो तस्वीर उतारी और नीचे रख दी। इसके बाद कील फाड़ी। इसी बीच भगवान की तस्वीर पर नजर पड़ी तो कुछ असहज हो गया। आंखें उनके पैरों की ओर झुका ली और फिर अपने काम में लग गया। पत्थर का एक टुकड़ा ले आया और डिब्बे के मुंह पर कील रखकर दूसरे हाथ से उससे ठोकरें मारने लगा। लेकिन कील फिसल गई और पत्थर उसके अंगूठे पर जा लगा। नीला पड़ गया, दर्द से करार उठा। गुस्सा भी आया और डिब्बे को दूर फेंक दिया। फिर कोने में पड़े उस डिब्बे की तरफ देखकर घृणा से कहा, कुत्ते कहीं के। कुछ देर वो अपना अंगूठा सहलाते हुए बैठा रहा। फिर उस टीन के लाल डब्बे की तरफ देखकर बोला, अब मैं देखता हूं तुझे। वो रसोई में गया और दोनों हाथों से पत्थर की सिल उठा लाया। उसे उसने ऊंचा उठाया और डिब्बे पर दे मारा। ये चोट काफी थी। डिब्बा चपटा होकर इधर उधर से फट गया था। ये देखते ही कन्नन भूखे की तरह उस पर झपट पड़ा। अंगुलियां डालकर सिक्के निकाले और उसे गिनने लगा। 6 आना और 3 पैसे थे। उसने उन्हें उठाकर कमर में धोती की छोर से बांधा, घर में ताला लगाया और बाहर चला गया। मंडपम में आज किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। साथ क्या, आसपास भी नहीं फटती थी। थोड़े ही समय में वो पूरे पैसे हार गया। लेकिन मन नहीं माना तो उधार लेकर खेलने लगा। वो पैसे भी हार गया। तभी किसी ने सुझाव दिया, अब उठ जा, किसी दूसरे मालदार आसामी को खेलने दे। अनमने ढंग से कन्नन उठा और घर की ओर चल दिया। दिन का सूरज अब भी तप रहा था। जैसे ही वो अपनी गली में पहुंचा उसने देखा बीवी सामने से चली आ रही है। उसके एक हाथ में बटरी है तो दूसरे से बच्चे को पकड़ रखा है। कन्नन जहां था वहीं जड़ हो गया। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? वो बुदबुदाया। तभी बीवी उसके एकदम पास आ पहुंची। बोली, एक बस इस तरफ आ रही थी, मैं भी उससे घर लौट आई। इतना कहकर वो घर के दरवाजे की तरफ चल पड़ी। पीछे पीछे कन्नन। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। घर में संदूक खुला पड़ा था। उसका सामान यहां वहां बिखरा था। चपटा टूटा लाल डिब्बा और भगवान की तस्वीर जमीन पर पड़ी थी। जैसे ही वो अंदर जाएगी वो सब नजर आ जाएगा।
ये सब सोच रहा कन्नन बिल्कुल नाउम्मीद हो रहा था। उसने आगे बढ़कर किसी मशीन की तरफ दरवाजा खोला। तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? अंदर घुसते हुए उसकी बीवी ने पूछा। उसका बेटा हाथ में कुछ सिक्के लिए हुए था। उसने बताया, ये पैसे मामा ने दिए हैं, इन्हें बॉक्स में रख दीजिए। इतना कहते हुए उसने जैसे ही हाथ थामा, दर्द के मारे कन्नन की चीख निकल गई। अरे ये आपने क्या कर लिया पिताजी? बच्चे ने पूछा। कुछ नहीं, मेरे हाथ से ही पत्थर से अंगूठा दब गया। इतना कहकर वो माँ और बेटे के पीछे घर के अंदर घुस गया, आने वाले तूफान का सामना करने की तैयारी करते हुए। तो साथियों, ये कहानी आपको आर के नारायण का पूरा नाम रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 को हुआ। उन्होंने दक्षिण भारत के काल्पनिक शहर मालगुडी को आधार बनाकर अपनी बहुत सारी रचनाएं की और वे बहुत लोकप्रिय भी हुई। उन्हीं कहानियों में से एक चुनी हुई कहानी मैं आपके सामने ला रहा हूं, जिसका शीर्षक है पिता की मदद। बिस्तर पर लेटे लेटे स्वामी को यह एहसास होते ही कपकपी छूट गई कि आज तो सोमवार की सुबह है। ऐसा लगा जैसे कुछ देर पहले ही तो शुक्रवार था। वो आखिरी पीरियड में स्कूल में बैठा था और इतनी जल्दी सोमवार आ गया। वो उम्मीद कर रहा था कि आज भूकंप आ जाए और उसमें उसके स्कूल की बिल्डिंग जमींदोज हो जाए। लेकिन क्या शानदार बिल्डिंग थी अल्बर्ट मिशन स्कूल की। सैकड़ों साल से ऐसी न जाने कितनी प्रार्थनाओं से वो पार पा चुकी थी। ये सोचते सोचते ही 9 बज गए। स्वामीनाथन ने रोनी सी आवाज में कहा, मुझे बहुत जोर का सिर दर्द हो रहा है। दरअसल माँ पूछ बैठी थी, तुम झटका पकड़कर स्कूल क्यों नहीं जाते? तो क्या मैं बिल्कुल जान दे दूं? आपको पता भी है कि झटका में बैठने वालों को किस कदर झटके लगते हैं। क्या स्कूल में आज तुम्हें कोई जरूरी पाठ पढ़ाया जाना है? जरूरी? वाह, भूगोल के टीचर तो सालों साल से एक ही पाठ पढ़ाते आ रहे हैं और अंक करें मतलब पूरे पीरियड में टीचर हम बच्चों की पिटाई करते रहेंगे। जरूरी पाठ? और माँ उसकी बात से पिघल गई। कह दिया कि वो घर पर रुक सकता है। सुबह के 9:30 बज गए। अमूमन इस वक्त उसे स्कूल के प्रार्थना हॉल में होना चाहिए था, लेकिन स्वामी माँ के कमरे में बेंच पर लेटा हुआ था। तभी पिताजी आ गए। आते ही सवाल दाग दिया, आज तुम्हारा स्कूल नहीं है क्या? सिर दर्द हो रहा है, स्वामी ने जवाब दिया। बेवकूफ, तुरंत तैयार हो जाओ। अरे सिर दर्द हो रहा है, इतवार को आवारागर्दी कम किया करो, सोमवार को सिर दर्द नहीं हुआ करेगा। स्वामी जानता था कि उसके पिता कितने सख्त हो सकते थे, इसलिए उसने तुरंत दूसरा बहाना बनाया। मैं इतनी देर से कक्षा में नहीं जा सकता। मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा। गलती तुम्हारी है, न जाने का फैसला लेने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। इतनी देर से जाऊंगा तो टीचर क्या सोचेंगे? उन्हें भी बता देना कि सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए देर हो गई। मैं ऐसा कहूंगा तो वो मुझे मारेंगे। मारेंगे? कौन मारेंगे? देखता हूँ, नाम बताओ उनका। सैमुअल। क्या वो बच्चों को मारते हैं? खूब, बहुत मारते हैं वो, खासकर उन लड़कों को जो कुछ ज्यादा ही देर से आते हैं। कुछ दिन पहले देर से आने वाले एक लड़के को उन्होंने कक्षा के कोने में पूरे पीरियड घुटनों पर खड़े रखा था। इतने से भी उनका जी नहीं भरा, उसे छड़ी से 6 बार पीटा और कान भी मरोड़े। मैं सैमुअल सर की क्लास में देर से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूंगा। अगर वो इतनी ही मारपीट करते हैं तो तुम लोग इस बारे में हेडमास्टर से क्यों नहीं बताते? वो कहते हैं कि उनसे हेडमास्टर सर भी डरते हैं, वो बहुत हिंसक आदमी है। इसके बाद स्वामी ने उन्हें सैमुअल सर की मार पिटाई के किस्से बताने शुरू कर दिए। बताया कि वो छड़ी से बच्चों को जब पीटना शुरू करते हैं तो तब तक पीटते रहते हैं जब तक हथेली से खून न निकल आए। फिर बच्चों से उनका खून भरा हाथ अपने माथे पर लगाने को कहते हैं ताकि माथे में लाल निशान दिखता रहे। स्वामी को उम्मीद थी कि इतना सब बताने के बाद उसके पिताजी मान जाएंगे, कह देंगे कि चलो आज स्कूल मत जाओ। लेकिन उनका रुख तो उम्मीद से बिल्कुल उलट साबित हुआ। वे एकदम उत्तेजित हो गए। बोले, हमारे बच्चों को इस तरह पीटने का क्या मतलब है? ऐसे सूरों को तो नौकरी से निकाल करना चाहिए। मैं भी देखता हूँ। नतीजा यह रहा कि उन्होंने एक तरह से चैलेंज ले लिया और स्वामी को देर से ही स्कूल भेजने का फैसला कर लिया। वे स्वामी के हाथ हेडमास्टर के नाम एक पत्र लिखकर भेज रहे थे। स्वामी ने इसका खूब विरोध किया, लेकिन सब बेकार, उसे स्कूल जाना ही पड़ा। जब तक वो तैयार हुआ, पिताजी ने हेडमास्टर के नाम एक लंबा पत्र लिख डाला, उसे एक लिफाफे में डाला और उसे सील कर दिया। पिताजी, आपने इसमें क्या लिखा है? स्वामी ने बेचैनी से पूछा। इसमें तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, इसे हेडमास्टर सर को देना और अपनी कक्षा में चले जाना। क्या आपने हमारे सैमुअल सर के बारे में कुछ लिखा है? उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं। जब तुम्हारे हेडमास्टर ये चिट्ठी पढ़ेंगे तो वे शायद सैमुअल को स्कूल से निकाल ही देंगे। हो सकता है पुलिस के हवाले भी कर दें। उन्होंने किया क्या है पिताजी? इस पत्र में सब कुछ लिखा है जो उन्होंने किया है। तुम इसे अपने हेडमास्टर को दे देना और अपनी कक्षा में चले जाना। और हाँ, शाम को हेडमास्टर से इस पत्र की एक पावती भी जरूर देते आना। स्वामी स्कूल चला गया, लेकिन उसे लग रहा था कि वो दुनिया में सबसे झूठा इंसान साबित हो रहा है। उसकी अंतरात्मा उसे परेशान कर रही थी। उसे पक्का यकीन नहीं था कि उसके पिताजी को सैमुअल सर के बारे में जो कहानी बताई है वो कितनी सही है। वो तय नहीं कर पा रहा था कि उसने जो बताया उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी कल्पना। वो कुछ देर के लिए सड़क किनारे खड़ा हो गया ताकि सैमुअल के बारे में ठीक ठीक किसी नतीजे पर पहुंच सके। उसे लगा कि सैमुअल सर इतने बुरे इंसान भी नहीं है। निजी तौर पर देखें तो वो औरों की तुलना में ज्यादा मिलनसार और हंसमुख है। कभी कभी तो वो स्वामी की सुस्त मिजाजी को लेकर एक दो चुटकुले ही जोड़ देते हैं। स्वामी भी इसका बुरा नहीं मानता, बल्कि सोचता है कि वो उसका खास ख्याल रखते हैं। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि वे लोगों से बहुत बुरी तरह पेश आते हैं। उनकी छड़ी लोगों की हथेलियों की चमड़ी उधेड़ देती है। स्वामी ने ऐसी एक आध घटना याद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी जानकारी में उसे ऐसी कोई घटना याद नहीं आई। सालों साल पहले जरूर बताते हैं कि उन्होंने पहली कक्षा के किसी बच्चे को मारा था। हथेलियों से खून निकला तो उसे उस बच्चे से अपने माथे पर लगाने को कहा था, लेकिन इस घटना को भी असल में किसी ने देखा नहीं था। और सालों से यही कहानी लोगों के बीच कई सुनी जाती रही है। सैमुअल की शख्सियत के बारे में स्वामी के दिमाग में विरोधाभासी विचार उमड़ रहे थे। ये सोच सोचकर उसका सिर चकराने लगा कि वो अच्छे इंसान है या बुरे। पत्र में उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वे लगाने लायक भी हैं या नहीं। स्वामी का मन हुआ कि वो उल्टे पैर घर लौट जाए और पिताजी से याचना करे कि वे अपनी चिट्ठी वापस ले लें, लेकिन वो जानता था कि उसके पिताजी बहुत जिद्दी हैं, वे सुनेंगे नहीं। स्कूल की पीली बिल्डिंग में घुसते हुए स्वामी को लग रहा था कि उसकी झूठी बयानबाजी उसके टीचर का भविष्य चौपट करने जा रही है। हेडमास्टर शायद सैमुअल को नौकरी से निकाल देंगे। हो सकता है उन्हें पुलिस को ही सौंप दें। क्या पता पुलिस भी उन्हें हथकड़ी लगाकर ले जाए और जेल में डाल दे। और उस बेइज्जती, परेशानी, पीड़ा के लिए कौन जिम्मेदार होगा? सोचकर ही स्वामी की रूह कांप गई। जितना वो सैमुअल के बारे में सोच रहा था उतना ही उसे उनको लेकर दुख हो रहा था। उनका सांवला सा चेहरा, छोटी छोटी आंखें जिनमें लाल डोरे तैरते रहते थे, पतली सी मूंछें, हमेशा सफा चटदारी, पीला कोट, सब कुछ उसकी आंखों के सामने झूल रहा था। इससे उसका दुख बढ़ता ही जा रहा था। उसने जेब में रखी चिट्ठी को टटोल कर देखा। ऐसा लगा जैसे वो किसी को फांसी पर चढ़ाने जा रहा हो। एक पल के लिए पिताजी पर बेहद गुस्सा आया। सोचा कि क्यों ना एक हठी और ऐसे इंसान के पत्र को नाली में फेंक दिया जाए जो किसी की सुनता समझता ही नहीं। जैसे ही वो स्कूल के गेट में घुसा, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक तरह से समस्या का समाधान। वो तुरंत हेडमास्टर को ये पत्र नहीं देगा, बल्कि दिन के अंत में देगा। पिताजी के आदेश को इतना तो वो अनदेखा कर ही सकता है और अपनी आजादी का इस्तेमाल कर सकता है। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। पिताजी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अगर दिन के अंत में पत्र दिया तो एक मौका मिल जाएगा। हो सकता है दिन भर में सैमुअल ऐसा कुछ करे जिससे पत्र में लिखी बातें सही साबित हो जाए। स्वामी कक्षा के गेट पर पहुंच गया। सैमुअल सही अंक गणित पढ़ा रहे थे। उनकी नजर स्वामी पर पड़ी। उसे लगा कि वो अब उसकी चमड़ी ही उधेड़ देंगे, लेकिन सैमुअल ने सिर्फ एक सवाल किया, क्या तुम अभी कक्षा में आ रहे हो? जी
जी सर, तुम आधे घंटे देर से आए हो, मैं जानता हूँ। स्वामी को पूरा भरोसा था कि सैमुअल आप उस पर टूट पड़ेंगे, बल्कि वो तो भगवान से मना रहा था, हे तिरुपतिनाथ, सैमुअल से मेरी पिटाई कर दे। तुम देर से क्यों आए? स्वामी कहना तो चाहता था ताकि ये देख सकूं कि आप क्या करते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही कह पाया। सिर दर्द हो रहा था सर। तो फिर तुम स्कूल आई क्यों? सैमुअल से इस सवाल की स्वामी को उम्मीद नहीं थी। मेरे पिताजी ने कहा कि मुझे क्लास नहीं छोड़नी चाहिए सर, स्वामी ने कहा। सैमुअल इससे बेहद प्रभावित हुए, बोले, तुम्हारे पिताजी सही कहते हैं, समझदार इंसान है, हम चाहते हैं कि सभी माता पिता उनके जैसे ही हों। ओह बेचारा, स्वामी ने मन ही मन सोचा, जानता नहीं मेरे पिताजी ने इसके लिए क्या इंतजाम कर रखा है। हालांकि अब वो सैमुअल की शख्सियत को लेकर और ज्यादा उलझ गया था। ठीक है, जाओ अपनी सीट पर बैठो। क्या अभी तुम्हारे सिर में दर्द है? थोड़ा थोड़ा है सर। स्वामी अपनी सीट पर जा बैठा, उसका दिल फटा जा रहा था। वो अब से पहले कभी सैमुअल जितने अच्छे इंसान से नहीं मिला था। टीचर बच्चों की कॉपी में होमवर्क चेक कर रहे थे। ज्यादातर मारपीट इसी दौरान लिखी जाती थी। कम से कम स्वामी की सोच तो यही थी। कॉपियां बच्चों के चेहरों पर फेंक दी जाती थी, उन्हें बुरी तरह फटकारा जाता था। किसी को छड़ियां पड़ती थी तो किसी को बेंच पर खड़ा कर दिया जाता था। लेकिन आज तो जैसे सैमुअल कुछ ज्यादा ही उदार दिख रहे थे। उनकी बर्दाश्त की हद भी आज ज्यादा ही नजर आ रही थी। जिन कॉपियों में काम पूरा नहीं था उन्हें सिर्फ उन्होंने दूर धकेल दिया, किसी के मुंह पर नहीं मारा। किसी को छड़ी पड़ी तो बिल्कुल धीरे से। बेंच पर किसी को भी 1-2 मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं किया गया। आखिरकार स्वामी की भी बारी आ गई। वो भगवान का शुक्र मना रहा था कि शायद अब उसकी आशंका सही साबित होने का मौका आया है। स्वामीनाथन, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? मैंने कोई होमवर्क नहीं किया सर, उसने बेहद उखड़े तरीके से जवाब दिया। एक बार के लिए पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। क्यों? सिर की वजह से? सैमुअल ने पूछा। जी सर। ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। अचरज से भरा स्वामी अपनी सीट में धंस गया। वो सोच रहा था कि आखिर आज सैमुअल सर को हुआ क्या है। पीरियड खत्म हो गया था और स्वामी उदास। दिन का आखिरी पीरियड भी सैमुअल का ही था। इस बार वो भारत का इतिहास पढ़ाने आए थे। दोपहर बाद 3:48 पर पीरियड शुरू हुआ और 4:30 पर खत्म होना था। स्वामीनाथन पहले के सभी पीरियडों में लगातार यही सोचता रहा कि कैसे सैमुअल को उकसाया जाए, लेकिन उसे कोई तरीका नहीं सूझा था। घड़ी ने जब 4 बजाए तो वो बेचैन हो उठा। आधे घंटे और बचे थे। सैमुअल वास्को डी गामा की भारत यात्रा से संबंधित विवरण पढ़ा रहे थे। थके मांदे बच्चे अनमने से उनका लेक्चर सुन रहे थे। तभी स्वामी ने ऊंची आवाज में सवाल डाला, वो नंबर भारत क्यों नहीं आया सर? वो रास्ता भटक गया था। मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता, भरोसा करने लायक नहीं है। क्यों? इतना महान आदमी, क्या उसे अपना रास्ता नहीं पता होगा? इतनी ऊंची आवाज में बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें आराम से सुन सकता हूँ। मैं जोर से नहीं बोल रहा हूँ सर, मेरी आवाज इतनी तेज है जो भगवान ने मुझे दी है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चुप रहो और बैठ जाओ चुपचाप। स्वामीनाथन बैठ गया। अपनी कामयाबी पर थोड़ा खुश हुआ था। टीचर ने उलझन और संदेह भरी नजर उस पर डाली और फिर आगे पढ़ाना शुरू कर दिया। उसे अगला मौका तब मिला जब सामने वाली बेंच पर बैठे शंकर ने टीचर से सवाल किया, सर क्या वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला शख्स था? टीचर को जवाब दे पाते इससे पहले ही पीछे की बेंच से स्वामी ने जोर से बोला, बिल्कुल, ये तो यही कह रहे हैं। टीचर के साथ साथ सभी बच्चे भी स्वामी की ओर देखने लगे। आज स्वामी के इस अजीब तरह के व्यवहार से टीचर को कुछ उलझन सी हो रही थी। वो बार बार चिल्ला चिल्लाकर पढ़ाई के दौरान बाधा पहुंचा रहा था। स्वामीनाथन, तुम क्या चिल्ला रहे हो? टीचर ने कहा। मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ सर, भगवान ने मुझे तेज आवाज दी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? इन सब में 15 मिनट निकल चुके थे। पीरियड खत्म होने में 15 मिनट और बाकी थे। स्वामी को लगा कि उसे इन 15 मिनटों में ज्यादा जोर लगाकर कुछ करना होगा। सैमुअल को गुस्सा तो आ चुका था, वे उसे डांट भी चुके थे, लेकिन इतना काफी नहीं था। स्वामी को लग रहा था कि वो थोड़ी और कोशिश करे तो सैमुअल स्कूल से निकाले जाने और जेल जाने लायक कुछ कर बैठेंगे। इसी बीच टीचर ने पाठ पूरा कर दिया और ठहर गए। वे बाकी बचे कुछ मिनट बच्चों से सवाल जवाब के लिए देना चाहते थे। उन्होंने सभी बच्चों को आदेश दिया कि अपनी किताबें रख दें और दूसरी लाइन में से किसी से पूछा, वास्को डी गामा के भारत आने की तारीख क्या है? बीच में स्वामीनाथन जोर से बोल पड़ा, 20 दिसंबर 1648। तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, टीचर ने कहा और फिर पूछा भी, सिरदर्द ने क्या तुम्हें पागल कर दिया है? मुझे बिल्कुल भी सिरदर्द नहीं है सर, स्वामी ने तमक कर जवाब दिया। बैठ जा बेवकूफ। बेवकूफ करे जाते ही स्वामी खुश हो गया। अगर दोबारा खड़ा हुआ तो मैं 46 से पिटाई करूंगा, टीचर ने कहा। स्वामी बैठ गया। उसे लग रहा था कि बस अब उसका मकसद पूरा होने वाला है। तभी टीचर ने कहा, अब मैं मुगल काल के संबंध में कुछ सवाल पूछूंगा। मुगल शासकों में किसे सबसे महान कहा जाता है? कौन सबसे ताकतवर माना जाता है? और सबसे ज्यादा धार्मिक कौन था? स्वामी उठ खड़ा हुआ। उसे देखते ही टीचर ने जोर से कहा, बैठ जाओ, मैं जवाब देना चाहता हूँ सर। बैठ जाओ। नहीं सर, मैं जवाब देना चाहता हूँ। अगर तुम खड़े हुए तो मैं वही करूंगा जो मैंने कहा है। सर, आपने कहा है कि आप मुझे सही से पीटेंगे, मेरी हथेलियों की चमड़ी उठा देंगे और फिर मुझे उन्हें अपने माथे पर लगाने को कहेंगे। बिल्कुल सही, यहाँ आओ। स्वामीनाथन खुशी से लगभग उछलता हुआ टीचर के सामने जा पहुंचा। टीचर ने मेज की दराज से अपनी छड़ी निकाली और जोर से चिल्लाए, खोलो अपना हाथ, शैतान कहीं के। दोनों हथेलियों पर उन्होंने 3-3 छड़ी जमाई। स्वामी ने चुपचाप उन्हें बर्दाश्त कर लिया। तभी टीचर ने पूछा, इतना काफी है या और जमाओ 1-2? स्वामी ने फिर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। टीचर ने भी दोनों हथेलियों में 2-2 छड़ी और जमा दी। तभी घंटी बज गई। स्वामी का मन हल्का हो गया था। वो अपनी बेंच पर वापस आया, किताब कॉपियां समेटी और जेब से पत्र निकालकर हेडमास्टर के कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। उसने चपरासी से पूछा, हेडमास्टर कहाँ है? तुम्हें क्या काम है उनसे? मेरे पिताजी ने उनके लिए एक पत्र भेजा है। आज वे दोपहर को ही छुट्टी लेकर चले गए, अब 1 हफ्ते तक नहीं आएंगे। तुम चाहो तो असिस्टेंट हेडमास्टर को पत्र दे सकते हो, वो यही है। वे कौन है? तुम्हारे टीचर सैमुअल, वो दूसरा कमरा है ना, वहां बैठे हैं। इतना सुनते ही स्वामी उस जगह से खिसक लिया। पत्र लिए हुए घर पहुंचा तो पिताजी से आमना सामना हो गया। देखते ही बोले, बुज़दिल, मैं जानता था कि तुम ये पत्र हेडमास्टर को नहीं दोगे। मैं कसम खाकर कहता हूँ हमारे हेडमास्टर छुट्टी पर हैं। स्वामीनाथन ने सफाई दी। पिताजी ने डरता, कायरों की तरह और झूठ पर झूठ मत बोलो। हाथ में लिफाफा पकड़े हुए स्वामी ने कहा, जैसे ही हेडमास्टर लौटते हैं मैं उन्हें ये पत्र दे दूंगा। पिताजी ने लिफाफा उसके हाथ से छीन लिया। उसके टुकड़े टुकड़े फाड़कर कचरे के डिब्बे में डालते हुए बोले, अब दोबारा कभी मेरे पास मदद के लिए मत आना। सैमुअल तुम्हारा गला दबा दे तब भी नहीं, तुम उसी सैमुअल के लायक हो। हिस्सा बन जाइए, इससे मेरी भी हौसला अफजाई होती है। शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के खाने के वक्त रामू की मां ने कुछ देर इंतजार किया। बेटा जब आधा खाना खत्म कर चुका तब उसने शादी का मसला छेड़ दिया। बात छिड़ते ही रामू ने जवाब दिया, लो आप फिर शुरू हो गई। अमूमन शादी की बात छिड़ते ही वो नाराज हो जाता था, लेकिन आज अच्छे मूड में दिख रहा था। इसलिए मौका देखकर उसने शादी ब्याह के बारे में अपने पसंदीदा पॉइंट्स एक एक कर बेटे के सामने रखने शुरू कर दिए। जैसे उसके भाई की बेटी 14 साल की हो रही है, देखने में भी अच्छी है, उसका भाई अच्छा दहेज देने को भी राजी है। वो रामू की मां दिन पर दिन बूढ़ी होती जा रही है और अब घर गृहस्थी की झंझटों से मुक्ति पाना चाहती है। न जाने कब मौत आ जाए और तब रामू के लिए खाना कौन बनाएगा, कौन उसकी देखभाल करेगा। और फिर एक निर्विवाद दलील, शादी के बाद आदमी की किस्मत बदल जाती है। असल हल वाले हाथों पर नहीं बल्कि बर्तन वाले हाथों पर निर्भर होती है। ये बातचीत शुरू करने से पहले शाम को ही रामू की मां ने तय कर लिया था कि आज अगर उसने शादी के लिए मना किया या फिर चिड़चिड़ाया तो वो उसे उसकी किस्मत के भरोसे छोड़ देगी। उसे अगर सामने से आती ट्रेन के नीचे आते हुए भी देख लिया ना तब भी एकदम अकेला छोड़ देगी।
इसके बाद कभी उसके मामले में दखलंदाजी नहीं करेगी। उसे एहसास था कि वो कितने पक्के इरादों वाली है और इस पर उसे फख्र भी था। किसी भी इंसान को पक्के इरादों वाला तो होना ही चाहिए। आखिर ये सब वही तो था जो एक माँ के दिल में बच्चों के लिए अमूमन होता ही है, लेकिन माँ के एहसास की भी एक सीमा है। अगर रामू को लगता है कि वो अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकता है क्योंकि वो सिर्फ एक माँ है, तो इस बार वो उसे गलत साबित कर देगी। अगर उसने इस बार उसके फैसले या भावनाओं का थोड़ा सा भी अनादर किया तो दिखा देगी कि वो कितनी अलग हो सकती है। इतनी तैयारी के बाद उसने इस बार शादी का विषय छेड़ा था और अपनी तरफ से बेटे के सामने शादी करने के तमाम कारण भी पेश किए थे, लेकिन रामू ने इस बार भी सभी को खारिज कर दिया और बताई जा रही लड़की की शक्ल सूरत पर तिरस्कार भरी एक टिप्पणी कर दी। इतना सुनते ही माँ ने ऐलान कर दिया, मैं आखिरी बार तुमसे इस मसले पर बात कर रही हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दूंगी। अगर तुम्हें पानी में डूबते हुए भी देख लूंगी तब भी नहीं पूछूंगी कि क्यों डूब रहे हो, समझ गए ना? हाँ, रामू ने सिर हिला दिया। वो लगातार चौथी बार कोशिश करने के बाद भी अब तक इंटरमीडिएट नहीं कर सका था। अभी उसे 20 रुपए महीने तक की नौकरी नहीं मिल सकी थी और माँ है कि उसकी शादी की चिंता कर रही है। और इतनी सारी लड़कियों में भी एक वो मामा की बेटी, उसके बाहर निकले हुए दांत देखकर कोई आदमी उसके पास नहीं भटकेगा। उससे शादी की बात तो वो सोच भी नहीं सकता। वो हमेशा सोचता था कि जब शादी करेगा तो रेजिया जैसी किसी लड़की से करेगा। 2-3 हिंदी फिल्मों में भी वो उसे देख चुका था। रामू की जिंदगी में जंग सी लगी हुई थी, एकदम बेजान सी। उदासी और अवसाद उसके भीतर स्थायी रूप से घर कर गया था। ज्यादातर टाइम या तो इधर उधर आवारागर्दी करता या फिर घर में सोता रहता था। समय बचा तो रीडिंग रूम में जाकर पुराने अखबार पढ़ने लगता था। बहरहाल अभी तो वो डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ किसी सोच में डूबा हुआ था। पास ही उसकी माँ उसे देखे जा रही थी। फिर अचानक उसी ने चुप्पी तोड़ी, बोली, मुझे तेरी शक्ल से नफरत हो गई है। कोई भी ऐसा लड़का हुआ चेहरा लेकर बैठता है तो मुझे नफरत होती है। अरे जिस औरत को विधवा हुए 10 दिन ही हुए होंगे ना, उसका चेहरा भी इससे अच्छा दिखेगा। आप इस तरह के ताने इसलिए दे रही हो ना क्योंकि मैंने आपके भाई की बेटी से शादी करने से मना कर दिया। उसने जवाब दिया, मुझे क्या चिंता है, वो लड़की खुशकिस्मत है और देखना उसे बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। रामू की माँ को उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर नफरत हो रही थी। इस तरह के चेहरे उसे सच नापसंद थे। रामू को इस तरह देखना उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था, इसलिए वो लगातार बड़बड़ा जा रही थी। कुछ देर तक रामू से सुनता रहा और फिर बोला, आप चुप कब होगी? मेरी जिंदगी वैसे ही खत्म होने वाली है। रामू की माँ ने कहा, ज्यादा बेसब्र ना हो, जल्दी ही तो मुझे हमेशा के लिए चुप होते देख लेगा। मुझे चुप होने के लिए कहता है, यही सब देखना रह गया था। अरे मैंने तो सिर्फ आपसे कहा कि मुझे थोड़ी देर चैन से खाना तो खाने दो। हाँ, बहुत जल्द तुझे चैन से खाना खाने को मिलेगा, हमेशा के लिए। जब मैं चली जाऊंगी ना तब खूब समय रहेगा तेरे पास, खाते रहना आराम से खाना। रामू ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप खाना खाता रहा। माँ से नहीं रहा गया, फिर बोली, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि खाना खाते वक्त तो थोड़ा इंसानों की तरह नजर आने लगे। ऐसा खाने के साथ ही कैसे संभव है? रामू ने पलटकर पूछा। क्या कहा तूने? माँ चीख पड़ी। अगर इतनी तकलीफ से जा, कहीं आदमी की तरह कुछ काम धंधा कर पैसे कमा, उसके बाद कुछ मांगने की सोचना। ऐसे कंगले की तरह बैठकर हुक्म चलाने की सोचना भी मत। इसी कहासुनी के बीच रामू खाना खाकर उठ गया और चप्पलें पहनकर कहीं जाने लगा। माँ फिर पूछ बैठी, कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा हूँ, उसने रूखेपन से जवाब दिया और बाहर निकल गया। जाते जाते दरवाजा भी ठीक से बंद करके नहीं गया। उसकी भी दिन भर की ड्यूटी पूरी हो चुकी थी। उसने रसोई का फर्श साफ किया, बर्तन धोए और उन्हें लकड़ी की रैक में दूसरे चमचमाते बर्तनों के साथ जमा दिया। झाड़ू को एक कोने में टिकाया और रसोई की खिड़की बंद कर दी। फिर कंदील ली और रसोई का दरवाजा बंद करके बाहर वाले कमरे में आ गई। वहां देखा कि बाहर का दरवाजा बंद खुला पड़ा है। बेटे की लापरवाही पर बेहद गुस्सा आया। लड़का इतना गैरजिम्मेदार था कि उसने बाहर जाते वक्त दरवाजा बंद करने पर भी ध्यान नहीं दिया। और इधर वो है कि दिन रात घर का फर्श रगड़ते रगड़ते उसकी हथेलियां घिसी जा रही हैं। अगर लड़के को इतनी भी परवाह नहीं है तो वो इस तरह की गुलामी क्यों करे? आखिरकार वो इतना बड़ा तो हो ही गया है कि जिंदगी में अपनी जिम्मेदारी समझ सके। यही सब सोचते सोचते उसने अपना छोटा सा लकड़ी का बॉक्स निकाला। उसमें लौंग, इलायची और सुपारी निकालकर मुंह में रख ली। इसके बाद उसे कुछ शांति महसूस हुई। उसने सामने का दरवाजा भिड़ा दिया, लेकिन अंदर से कुंडी नहीं लगाई और सोने के लिए जाली थी। पर चिंता अभी सता रही थी। सोच रही थी, रामू आखिर कहाँ गया होगा? कुछ बेचैनी होने लगी तो वो उठ बैठी, डरी लपेटी और घर के बाहर चबूतरे पर उसे बिछाकर वहीं लेट गई। दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। उन्हें हटाने के लिए भगवान का नाम जपने लगी, सीताराम 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 सीताराम। लेकिन अनजाने में ही न जाने कब वही उधेड़ उसके दिमाग में फिर शुरू हो गई। राम के बारे में सोचने लगी। घर से निकलते वक्त क्या कह गया था? माँ, मैं टहलने जा रहा हूँ, चिंता मत करना, जल्द लौट आऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कहा था। इस तरह का तो वो है ही नहीं। ये लड़का भी ना अपने बारे में कभी कुछ बताता क्यों नहीं? इतना ठीक है कि हमेशा गुस्सा दिलाता रहता है। इसी तरह के ख्याल आ रहे थे उसके दिमाग में। खुद को समझा भी रही थी कि उसने जिस तरह की जली कटी उसे सुनाई, असल में वो उसी के लायक था। इससे बेहतर व्यवहार उसके साथ नहीं किया जा सकता। इसमें कोई शक नहीं कि खाने के दौरान वो उसके साथ बहुत बुरी तरह पेश आई थी। पूरी जिंदगी बस इसी एक जगह आकर वो असफल हो जाती थी कि जब गुस्सा आता तो कुछ भी बोलती चली जाती थी। उसे आज लग रहा था कि अगर वो अपने पति से भी कुछ कम बोलती तो शायद वो कुछ साल और जिंदा रह पाते। रामू ने कुछ खाने के बारे में कहा था, कल उसके लिए वो और अच्छा खाना बनाएगी, खाने में सब्जियां भी ज्यादा शामिल करेगी। बेचारा लड़का। यही सब सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। रात काफी हो गई थी कि तभी घंटा घर की घड़ियाल की आवाज सुनकर चौंक कर उठ बैठी। भाई 1 बज गए। उसने आवाज लगाई, रामू रामू, पर कोई जवाब नहीं मिला। चिंता ज्यादा होने लगी थी कि कहीं उसने अपने साथ कुछ कर तो नहीं लिया। धीरे धीरे उसे यकीन हो चला था कि खाने के बाद उसने लड़के को जो बातें सुनाई थी उनसे दुखी होकर उसने खुदकुशी न कर ली हो। ये ख्याल आते ही वो वहीं चबूतरे पर बैठकर रोने लगी। अजीब अवस्था में पहुंच गई थी वो। इसी दौरान जब उसने आंसू पोंछने के लिए आंखों पर हाथ फेरा तो डरा देने वाला दृश्य उसके सामने ठहर गया। उसने देखा कि रामू का शव कुकनहल्ली तालाब में तैर रहा था। उसकी शर्ट उतरी हुई थी, धोती घुटनों तक चढ़ाई थी और शरीर से चिपकी हुई थी। चप्पलें तालाब की सीढ़ियों पर रखी हुई थी। चेहरा फूल कर ऐसा हो गया था कि पहचान में ही नहीं आ रहा था। ये देखकर वो जोर से चीख पड़ी और चबूतरे से नीचे करीब कूद गई और ओल्ड अग्रहार स्ट्रीट के आखिरी छोर तक दौड़ गई। पूरी गली सुनसान थी। यहाँ वहाँ स्ट्रीट लाइटें जल रही थी। दूर कहीं से तांगे की आवाज सुनाई दे रही थी। तांगे वाला कोई रंगीन गाना गा रहा था और उससे सन्नाटे में खलल पैदा हो रहा था। जितने में पुलिस के सिपाही की सीटी उसके कान में पड़ी तब उसने दौड़ना बंद किया। उसको एहसास हुआ कि अभी जो कुछ उसके दिमाग में आया है वो ख्याल भी तो हो सकता है। हो सकता है वो ड्रामे के लिए गया हो जो तड़के 3 बजे के पहले खत्म ही नहीं होता। लेकिन कुकनहल्ली तालाब की तस्वीर बार बार उसके ज़हन में आ रही थी। उस ख्याल को झटकने के लिए वो तेजी से राम नाम का जाप कर रही थी। पूरी रात यूं ही गुजर गई। लौट कर घर आई तो नींद आंखों से भाग चुकी थी। जैसे तैसे पलकें बंद होती थी तो घंटा घर की घड़ियाल की आवाज सुनकर फिर खुल जाती थी। इतने में घड़ियाल ने सुबह के 6 बजने की सूचना दे दी। सर्दियों की सुबह थी। रामू अब तक नहीं लौटा था। अब तो उसकी आंखों से आंसू की छड़ी लग गई थी। ज्यादा कुछ सोचे विचारे बिना ही वो कुकनहल्ली तालाब की ओर चल पड़ी। महसूस शहर सुबह सुबह आंखें खोल ही रहा था। दूध वाले अपनी गायों के साथ आ जा रहे थे। म्यूनिसिपैलिटी के सफाई कर्मचारी सड़कों पर झाड़ू लगा रहे थे। कुछ साइकिल सवार इधर उधर से गुजरते नजर आ रहे थे। वो तालाब पर पहुंच गई। सीधे निगाह पानी पर पड़ी। कहीं कुछ नहीं दिखा तो यहाँ वहां नजर दौड़ाई। तालाब किनारे पड़ी बेंचों में से एक पर रामू सोते हुए नजर आ गया। एक बार तो उसे लगा कि कहीं ये उसकी लाश तो नहीं। तेज कदमों से उसके पास पहुंची और रामू रामू कहते हुए बुरी तरह से झिंझोर डाला। रामू ने आंखें खोली तो उसकी जान में जान आई। वो आंखें मलते हुए उठ बैठा। आप यहाँ क्यों चली आई माँ? ये कोई जगह है सोने की?
ओहो, मेरी नींद यहाँ लग गई थी। उसने जवाब दिया, चल घर चल। इतना कहकर वो उसे साथ लेकर घर चलने को हुई। लेकिन ये क्या, उसने देखा कि रामू तो तालाब की तरफ सीढ़ियां उतर रहा था। कहाँ जा रहा है? मुंह धोने जा रहा हूँ, रामू ने संभाल ली। उसने आगे बढ़कर जोर से मां को पकड़ लिया, बोली, नहीं पानी के पास नहीं जाना है, चल मेरे साथ। रामू ने मां की बात मान ली। हालांकि मां के शक्ति प्रदर्शन से उसका माथा जरूर चकराया हुआ था। सभी से ये निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे कहानी केंद्र को सब्सक्राइब करके उसका एक बेशकीमती हिस्सा बन जाइए, जिससे आने वाले दिनों में अपलोड होने वाली अच्छी अच्छी कहानियां आप समय पर सुन सकें। और इससे मेरा भी उत्साह वर्धन होता है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कुछ साल पहले हमारे शहर में एक तमाशा दिखाने वाला आया था। बात दुनिया ने बताया। वो बाकायदा एक तमाशा कंपनी चलाता था जिसका नाम था गैटीलैंड। उसने हमारे शहर के जिमखाना ग्राउंड पर अपना डेरा डाला और रातों रात पूरा इलाका बैनर, फीतों एवं रंग बिरंगी लैंपों से सज गया। पूरा शहर तमाशा देखने के लिए उमड़ पड़ा। शुरुआत के एक हफ्ते के भीतर ही सिर्फ गेट पर बिकने वाले टिकटों के जरिए रोज 500 रुपए तक कमाने लगे। गैटीलैंड पर मौज मस्ती के लिए कई किस्म के इंतजाम थे। कुछ एक आने देकर अलग अलग बूथों पर इन तमाशों का मजा लिया जा सकता था। कहीं तोते का शो चल रहा था तो कहीं मौत के कुएं वाला अपना खेल दिखा रहा था। लॉटरियों के स्टॉल थे, साथ ही निशानेबाजी की गैलरियां भी। इन जगहों पर लोगों के लिए हमेशा एक आना लगाकर सैकड़ों रुपए जीतने का मौका रहता था। एक कोने के ऐसे ही स्टॉल में हमेशा भीड़ लगी रहती थी। वहां टिकट तो आने का था, लेकिन मौका बड़ी से बड़ी चीजें जीतने का मिलता था। सिलाई मशीन, कैमरा, यहाँ तक कि रोड इंजन भी जीता जा सकता था। एक रोज लॉटरी में 100वें नंबर के टिकट वाले को विजेता घोषित किया गया। वो टिकट मैंने खरीदा था। उन लोगों ने अपने पास मौजूद सामान की लिस्ट पर नजर डाली और ऐलान किया कि मैंने रोड इंजन जीता है। अब मुझसे ये मत पूछ बैठिए कि रोड इंजन उनके पुरस्कारों की सूची में आया कैसे, क्योंकि इसकी एक अलग कहानी है। उनका ऐलान सुनकर मैं भौचक था। लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो रहे थे। वे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई अजीबोगरीब जानवर हूं। सोचो, कोई रोड इंजन का भी मालिक बना जा रहा है। भीड़ में से कुछ लोग खींचने निपोड़ते हुए फुसफुसाए। ये ऐसा पुरस्कार नहीं था जिसे कोई जीतने के तुरंत बाद ही अपने साथ घर ले जा सके। मैंने स्टॉल वालों से ही कहा कि क्या वे इस इंजन को मेरे घर तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने मुझे वहां चस्पा नोटिस दिखा दिया। उसमें लिखा था कि लॉटरी जीतने वाले हर व्यक्ति को तुरंत अपने आप जीता हुआ सामान साथ ले जाना होगा। हालांकि उन्होंने मेरे मामले में कुछ नरमी बरती। मैं उतने दिनों के लिए जिमखाना ग्राउंड पर ही इंजन को रखने को तैयार हो गए जितने दिनों तक शो चल रहा है। इस बीच मुझे उसे वहां से ले जाने का इंतजाम करना था। मैंने तमाशा दिखाने वाले से पूछा कि क्या वो मेरे लिए कोई ड्राइवर ढूंढ सकता है जो ये इंजन ले जा सके। जवाब में वो सिर्फ मुस्कुरा दिया और बोला, जो आदमी इसे यहाँ ले आया था उसे नौकरी के एवज में 100 रुपए देने पड़ते थे और रोज के 5 रुपए अलग। मैंने उसे वापस भेज दिया और तय कर लिया कि अगर कोई भी इसे लॉटरी में नहीं जीत सका तो मैं इसे यहीं छोड़ जाऊंगा। मैंने तो इसे सिर्फ इसलिए यहाँ रख लिया था कि शो के लिहाज से ये एक नई चीज थी। पर हे भगवान, इससे मुझे कितनी परेशानी हो गई बता नहीं सकता। क्या मैं इसे म्यूनिसिपैलिटी वालों को बेच नहीं सकता? मैंने मासूमियत से पूछा। सुनते ही वो ठठाकर हंस पड़ा। कहने लगा, भाई मैं तमाशा दिखाने वाला हूँ, म्यूनिसिपैलिटी वालों से दूर ही रहता हूँ, क्योंकि उनसे मुझे हमेशा कोई ना कोई परेशानी होती रहती है। मेरे दोस्तों और शुभचिंतकों को जब ये पता चला कि मैंने लॉटरी में रोड इंजन जीता है तो उनकी तरफ से मुझे बधाई देने का तांता लग गया। हालांकि उनमें से कोई भी ठीक ठीक ये नहीं बता पा रहा था कि रोड इंजन कितने में बिकेगा। बस उन्हें यही लग रहा था कि इससे मुझे बहुत से रुपए मिलेंगे। तुम तो कबाड़ में इसे लोहे के भाव बेच दोगे ना, तब भी 1000 रुपए मिल जाएंगे, मेरे कुछ दोस्तों ने कहा। अब मैं रोज अपने रोड इंजन को देखने के लिए जिमखाना ग्राउंड में जाने लगा। मुझे उससे लगाव हो गया था। उसके चमकते हुए पीतल के हिस्से मुझे बेहद पसंद थे। मैं उसके आसपास मंडराता रहता, कभी उसके बगल में खड़े होकर प्यार से उसे थपकियां देता। फिर जब तमाशा खत्म हो जाता तो घर लौटाता। मैं गरीब आदमी था, इसलिए मुझे लगता था कि आखिरकार अब मेरी परेशानियों का अंत होने वाला है। हम भी कितने मूर्ख होते हैं। मैं अंदाजा भी नहीं कर पाया कि वास्तव में मेरी परेशानियां तो अब शुरू हुई हैं। तमाशे वाले ने जैसे ही अपना बोलिया बिस्तरा समेटा, मुझे म्यूनिसिपैलिटी वालों ने एक नोटिस थमा दिया। उसमें मुझे जल्दी से जल्दी रोड इंजन ले जाने को कहा गया था। अगले दिन जब मैं जिमखाना ग्राउंड पहुंचा तो देखा वहां कोई न था। मैदान में सिर्फ कटे फटे रंग बिरंगे फीते और बैनर वगैरह इधर उधर पड़े हुए थे। तमाशे वाला जा चुका था। इंजन को वहीं का वहीं छोड़ गया था, सुरक्षित। उसे तो कहीं भी सुरक्षित ही रहना था। मुझे कुछ पता नहीं था कि अब इसका क्या करूं, इसलिए कुछ दिन तक उसको वहीं खड़े रहने दिया। अब की बार मेरे पास म्यूनिसिपैलिटी वालों का ऑर्डर ही आ गया। उसमें लिखा था, अगर तुरंत मैंने इंजन को ग्राउंड से नहीं हटाया तो वे उसे वहां खड़े रखने का किराया वसूलने लगेंगे। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं 10 रुपए महीने के हिसाब से किराया चुकाने को तैयार हो गया। 3 महीने तक मैंने किराया जमा कराया। जनाब, मैं गरीब आदमी था। यहाँ तक कि मैं पत्नी के साथ जिस मकान में रहता था उसके लिए भी मुझे 4 रुपए महीना किराया देना पड़ता था। जरा सोचिए, रोड इंजन के लिए 10 रुपए महीने मैंने कैसे भुगतान किए होंगे। थोड़ा सा घर का बजट था, उसमें से भी कटौती करनी पड़ी। मुझे पत्नी के 1-2 गहने तक गिरवी रखने पड़े। रोज पत्नी मुझसे पूछती थी कि मैं आखिर अपनी उस भयानक जागीर अर्थात इंजन का क्या करने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता था। मैं रोज कस्बे में जाकर लोगों से मिलता जुलता कि कहीं किसी तरह इंजन बेचने का कुछ जुगाड़ हो जाए, लेकिन सब बेकार। अभी किसी ने मुझे सुझाया कि कॉस्मोपॉलिटन क्लब के सचिव शायद इसे खरीद सकते हैं। मैं जब उनके पास पहुंचा तो वे मुझ पर हंस दिए। मैं इसका क्या करूंगा? उन्होंने पूछा। मैं इसे आपको रियायती दाम पर दे दूंगा सर, और फिर आपके पास तो टेनिस कोर्ट भी है, वहां ये इंजन काम आ सकता है। मैंने अपनी तरफ से पेशकश की, लेकिन उन्हें मुस्कुराते देखकर जल्दी ही समझ गया कि उनसे कुछ और कहना बेवकूफी ही होगी। फिर किसी ने सलाह दी, म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष से मिल लो, वे इसे म्यूनिसिपैलिटी के लिए खरीद सकते हैं। डरते डरते एक दिन मैं म्यूनिसिपल ऑफिस पहुंच गया। कोर्ट के बटन बंद करते हुए अध्यक्ष के कमरे में घुसा और उन्हें अपने पेशे के बारे में जानकारी दी। मैं भारी रियायत पर इंजन देने के लिए पूरी तरह तैयार था। अध्यक्ष को प्रभावित करने के लिए मैंने म्यूनिसिपैलिटी के कामों का विस्तार से ब्यौरा देना शुरू कर दिया। अध्यक्ष के कार्यकाल में किए जा रहे अच्छे कामों के बारे में भी बताया। फिर साथ में ये भी कि म्यूनिसिपैलिटी के कई कामों में रोड रोलर होना कितना फायदेमंद हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, मुझे एहसास हो गया कि यहाँ से बेहतर तो ये रहेगा कि मैं किसी बच्चे को खेलने के लिए वो इंजन दे दूं। जिमखाना ग्राउंड पर खड़े उस इंजन की देखभाल के चक्कर में मेरा दिवाला पिटा जा रहा था। लेकिन मुझे अभी उम्मीद थी कि एक न एक दिन मेरी तकलीफों का अंत होगा। इंजन के एवज में अच्छी खासी रकम हाथ में आ जाएगी। इससे अब तक जो भी नुकसान हुआ है उस पूरे की भरपाई हो जाएगी। लेकिन तभी नई मुसीबत आन पड़ी। जानवरों का तमाशा शुरू होने की बारी आ गई। जिमखाना ग्राउंड पर ही ये आयोजन होना था। मुझे मैदान से इंजन हटाने के लिए 24 घंटे का वक्त दे दिया गया। एक हफ्ते के भीतर ही ये आयोजन शुरू होना था। उसकी एडवांस पार्टी तो पहुंच चुकी थी। वो मुझे जल्द से जल्द इंजन मैदान से हटाने के लिए मजबूर कर रही थी। मैं हताश हो चुका था। मेरे आसपास 50-50 मील की दूरी पर भी कोई ऐसा नहीं था जो रोड इंजन के बारे में कुछ भी जानता हो। मैंने हर गुजरते बस ड्राइवर से मदद की गुजारिश की, लेकिन सब बेकार। यहाँ तक कि मैं स्टेशन मास्टर के पास भी चला गया। उनसे भी विनती की कि वे ट्रेन के इंजन ड्राइवर को मेरी मदद के लिए कह दें, लेकिन वहां के ड्राइवर से भी टका जवाब मिल गया। मैं अपने रेल इंजन पर ध्यान दूं या सड़क किनारे खड़े किसी इंजन पर? मैं किसी के लिए भी ऐसा कोई काम करने की सोच तक नहीं सकता। इस बीच म्यूनिसिपैलिटी का मुझ पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। मैं हार गया था। लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। निराश होकर मैं मंदिर पहुंच गया। वहां के पुजारी को अपनी आप बीती सुनाई। उसका दिल पसीज गया। उसने मुझे पेशकश की कि मंदिर के हाथी के जरिए इंजन को ग्राउंड से हटवाया जा सकता है। मैं राजी हो गया। मैंने इंजन को धक्का देने के लिए 50 कुलियों का भी इंतजाम कर लिया।
आप सोच सकते हैं कि इन सब में मेरे कितने पैसे खर्च हुए होंगे। कुली तो प्रति व्यक्ति 8 आने की मजदूरी मांग रहे थे, जबकि मंदिर के हाथी का किराया 7 रुपए दिन था। साथ में उसके लिए एक वक्त के खाने का भी इंतजाम करना था। मेरी योजना ये थी कि मैं किसी तरह इंजन को जिमखाना ग्राउंड से हटाकर आधे फरलांग की दूरी पर स्थित दूसरे मैदान तक ले जाऊं। उस मैदान का मालिक मेरा दोस्त था और अगर मैं कुछ महीनों के लिए वहां इंजन रख दूं तो वो बुरा नहीं मानेगा। उम्मीद थी कि इस बीच में मद्रास जाकर इंजन के लिए कोई ग्राहक तलाश सकूंगा। मैंने ड्यूटी से हटाई जा चुके एक बस ड्राइवर जोसेफ की भी सेवाएं ली थी। हालांकि उसने मुझे साफ बता दिया था कि वो इंजन के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन ये भी कहा था कि अगर किसी तरह इंजन के लुढ़कने का इंतजाम हो जाए तो वो उसका स्टीयरिंग तो संभाल सकता है। क्या गजब का सीन था। मोटे मोटे रस्सों की मदद से मंदिर का हाथी आगे से इंजन को खींच रहा था, पीछे से उसे 50 कुली धक्का दे रहे थे और ड्राइवर की सीट पर बैठा जोसेफ स्टीयरिंग संभाल रहा था। ये एक नए किस्म का तमाशा था जिसे देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई थी। इंजन ने लुढ़कना शुरू कर दिया। मेरी जिंदगी का ये सबसे खास पल था। जैसे ही इंजन जिमखाना ग्राउंड से निकलकर सड़क पर आया, उसकी चाल गड़बड़ा गई। सड़क पर सीधे आगे जाने के बजाय वो लड़खड़ाते हुए दाएं बाएं होने लगी। हाथी उसे एक तरफ से खींच रहा था, जोसेफ पूरी ताकत लगाकर स्टीयरिंग घुमाया जा रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इंजन आखिर जा किस तरफ रहा था। ऐसे ही पीछे लगे 50 आदमी भी उसे बिना कुछ सोचे समझे धक्का दिए जा रहे थे। इस बेसिल पैर की खींचतान का नतीजा ये हुआ कि इंजन मैदान के ठीक सामने वाले कंपाउंड की दीवार में जा घुसा और उसे चकनाचूर कर दिया। तमाशाबीनों की भीड़ से ठहाके फूट पड़े, लेकिन इस हंसी खट्टे से हाथी नाराज हो गया और जोर से चिंघाड़ा। रस्से को तोड़ता हुआ आगे बढ़ा और जो रही सही दीवार थी वो भी मिट्टी में मिला दी। इंजन के पीछे जो 50 लोग लगे हुए थे वे सब के सब डर के मारे बाहर निकले। भीड़ में भी भगदड़ मच गई। इसी बीच किसी ने मेरे गाल पर एक झन्नाटेदार तमाचा जड़ दिया। ये उस कंपाउंड का मालिक था जिसकी दीवार ढह चुकी थी। पुलिस भी आ धमकी और मुझे पकड़ कर ले गई। जब मैं हवाला से बाहर आया तो ये नतीजे मेरा इंतजार कर रहे थे। पहला, मुझे उस कंपाउंड की दीवार बनवानी थी जिसे इंजन और हाथी ने ढा दिया था। दूसरा, मौके पर बाहर निकले 50 लोगों का मेहनताना देना था। हालांकि उनमें से कोई भी ये नहीं बता सका कि जब काम ठीक ढंग से किया ही नहीं गया तो मजदूरी किस बात की दी जाए। तीसरा, इंजन को दीवार पर चढ़ा देने के एवज में जोसेफ की फीस देनी थी। चौथा, दीवार गिराते वक्त मंदिर के हाथी के घुटने में चोट आ गई थी, इसलिए उसे इलाज का पैसा भी देना था। यहाँ भी मंदिर वाले मेरी बात सुनने को राजी नहीं थे। मैं उनसे बार बार कहता रहा कि मैंने थोड़े ही हाथी को दीवार तोड़ने के काम में लगाया था। पांचवा और आखिरी, इंजन उस वक्त जहां खड़ा था वहां से हटवाने की मांग जोर पकड़ रही थी। साहब लोगों, मैं गरीब आदमी था। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं इतने सारे कामों के लिए पैसे कहां से लाऊंगा। जब मैं घर पहुंचा तो पत्नी बरस पड़ी। हर जगह से ये मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रही हूँ। मैंने इस मौके पर उसे अपनी परेशानी बतानी चाहिए, लेकिन उसे लगा कि जैसे मैं उससे फिर उसके गहनों की अपेक्षा कर रहा हूँ ताकि गिरवी रख सकूं। उसने आपा खो दिया, चिल्लाने लगी कि अभी चिट्ठी लिखकर वो अपने पिता को बुला लेगी जिससे कि वे आकर उसे ले जाए। मेरी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था। सड़कों पर लोग मुझे देखकर हंसते थे। मुझे खुद पर अचरज हो रहा था कि ऐसी हालत में मैं आखिर अपने गांव से भाग क्यों नहीं गया। बहरहाल मैंने तय किया कि मैं पत्नी को उकसाऊं कि वो अपने पिता को चिट्ठी लिखे ताकि वे आए और उसे अपने साथ ले जाएं। किसी को मेरी योजना की भनक तक नहीं लगने वाली थी। मैं अपने सभी लेनदारों से एक झटके में पीछा छुड़ाना चाह रहा था। रातों रात गांव से रफू चक्कर होने वाला था। लेकिन तभी उम्मीद से परे स्वामी जी की शक्ल में राहत मेरे सामने प्रकट हुई। उस शाम छोटे से टाउन हॉल में एक कार्यक्रम रखा गया था। म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। देखने वालों के लिए प्रवेश निःशुल्क था। मैं भी चला गया। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। लोग दम साथे मंच पर नजरें गड़ाए हुए थे। स्वामी जी अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने कांच का गिलास तोड़ा और देखते ही देखते कांच खा गए। नुकीली सभी तरह का तेजाब पानी की तरह घट गए। लाल तमतमाती लोहे की छड़ को जीभ से छू लिया। नुकीली कीले चबाकर आराम से निकल गए। धड़कनें रोककर जमीन के नीचे समाधि लगा ली। हम सब वहां बैठे हुए आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। आखिर में उनका प्रवचन हुआ। उसमें उन्होंने बताया कि वे इस तरीके से अपने गुरु का संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह असाधारण प्रदर्शन गौर करने के लायक इसलिए भी था क्योंकि उन्हें इसके एवज में कुछ नहीं मिल रहा था। उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। सिर्फ मानव सेवा का संतोष मिल रहा था। और आखिर में उन्होंने अपना आखिरी और सबसे शानदार प्रदर्शन करने की घोषणा की। सामने बैठे म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष से पूछा, आपके पास रोड इंजन है? मैं चाहता हूं कि उसे मेरी छाती के ऊपर से निकाला जाए। स्वामी जी के इतना कहते ही अध्यक्ष परेशान हो गए। ये सोचकर शर्मिंदा भी हुए कि उनके पास रोड इंजन नहीं है। स्वामी जी ने फिर कहा, मुझे किसी भी सूरत में रोड इंजन चाहिए। अध्यक्ष ने स्वामी जी को यह कहकर समझाने की कोशिश की, यहाँ कोई ड्राइवर नहीं है। स्वामी जी ने जवाब दिया, फिक्र मत कीजिए, मेरे असिस्टेंट ने हर किस्म के रोड इंजन को चलाने की ट्रेनिंग ली हुई है। मौका देकर मैं उठ खड़ा हुआ और जोर से बोला, इनसे रोड इंजन के बारे में पूछिए, मुझसे पूछिए। पलक झपकते ही मैं स्टेज पर था और उतना ही खास जितने की स्वामी जी थे। उस वक्त हर तबके से मुझे जो सम्मान मिल रहा था उसे देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही थी। म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष अब पीछे रह गए थे। मैं उन्हें इंजन देने को तैयार था, बदले में वे मेरी बात मान चुके थे। मैंने उन्हें असिस्टेंट के जरिए इंजन वहां पहुंचाने के लिए राजी कर लिया था जहां मैं ले जाना चाहता था। हालांकि उन्हें इसके एवज में कुछ भुगतान करना चाहता था, लेकिन जानता था कि जो आदमी एक मिशन लेकर निकला हो वो किसी से ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखेगा। जल्दी ही पूरी भीड़ जिमखाना के सामने बने कंपाउंड की दीवार के पास जमा हो गई। स्वामी जी का असिस्टेंट वाकई इंजन का एक्सपर्ट था। थोड़ी देर में मेरा इंजन शान से भाग छोड़ता नजर आया। ये बड़ी खुशी का पल था। स्वामी जी ने 2 तकिया मंगवाई। एक उन्होंने अपने सिर के पास रखी, दूसरी पैरों के पास। इंजन उनके ऊपर से कैसे गुजारा जाना चाहिए इस बाबत उन्होंने विस्तार से अपने असिस्टेंट को निर्देश दिया। अपनी छाती पर चौक से एक निशान बनाया और कहा, ये ठीक इसके ऊपर से निकलना चाहिए, न 1 इंच इधर न उधर। इंजन इंतजार में घड़घड़ाते हुए तैयार खड़ा था। भीड़ अचानक दुखी और उदास हो गई। उसके सामने डरा देने वाला जो नजारा था। तभी स्वामी जी दोनों तकियों के ऊपर लेट गए और बोले, मैं जैसे ही ओम शब्द का उच्चारण करूं इसे मेरे ऊपर से गुजार देना। इसके बाद उन्होंने आंखें बंद कर ली। भीड़ दम साथे पूरा नजारा देख रही थी। मैं भी बहुत अच्छा सब कुछ देख रहा था। खुशी भी हो रही थी क्योंकि आखिरकार रोड इंजन चलने वाला था। उसी वक्त एक पुलिस इंस्पेक्टर भीड़ के बीच पहुंचा। उसके हाथ में एक भूरा लिफाफा था। उसने हाथ ऊपर उठाकर छड़ी से इशारा करते हुए स्वामी जी के असिस्टेंट को रोक दिया। फिर स्वामी जी से मुखातिब होते हुए बोला, माफ कीजिएगा, मुझे आपको बताना है कि आप ये सब नहीं कर सकते। मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया है। इसमें साफ लिखा है कि इंजन को आपके ऊपर से नहीं गुजारा जा सकता। स्वामी जी उठ खड़े हो गए। वहां काफी हल्ला गुल्ला शुरू हो गया था। स्वामी जी भाग गए। मैं इससे पहले सैकड़ों जगहों पर ये प्रदर्शन कर चुका हूं। आज तक किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया। मुझे मेरी मर्जी का काम करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे गुरु का आदेश है कि मैं देश की जनता के सामने योग की शक्ति का प्रदर्शन करूं और मुझ पर कौन सवाल उठा सकता है? मजिस्ट्रेट कर सकता है। इंस्पेक्टर ने उन्हें आदेश दिखाते हुए कहा, पर आपका या उनका ये क्या तरीका है इस तरह बीच में किसी के काम में दखल देने का? मैं वो सब नहीं जानता। ये रहा उनका आदेश। उन्होंने आपको सब कुछ करने की इजाजत दी है, सिर्फ 2 चीजों को छोड़कर। आप पोटेशियम साइनाइड नहीं निकल सकते और ये इंजन अपने ऊपर से नहीं निकलवा सकते। हाँ, हमारे क्षेत्राधिकार के बाद आप जो चाहें करें, आपको इसकी पूरी आजादी है। इसी वक्त मैं ये अभिशप्त जगह छोड़ रहा हूँ। स्वामी जी तंतमा कर बोले और वहां से चल दिए। उनका असिस्टेंट भी उनके पीछे पीछे हो लिया। मैंने उनके असिस्टेंट की बात थाम ली और कहा, आपने इसे चालू किया, आप ही उसे उस पास वाले मैदान तक क्यों नहीं पहुंचा देते? इसके बाद चले जाइए। उसने मेरा हाथ कर दिया और मेरी तरफ देखते हुए भनाया, मेरे गुरु इतने दुखी हैं, ऐसे में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इंजन चलाने के लिए कहने की? इतना कहकर वो चला गया। मैं वहीं खड़े खड़े बुदबुदाया। मेरे ख्याल से तुम इसे उनकी छाती के ऊपर से निकालने के अलावा और कहीं ले जा ही नहीं सकते। मैंने अब कुछ दिनों में वो शहर छोड़ने की तैयारी कर ली थी। इंजन को मैं उसी के हाल पर छोड़ देने वाला था, पर तभी कुदरत मुझे राहत देने के लिए आगे आई।
आपने कुछ साल उत्तर भारत में आए बड़े भूकंप के बारे में सुना होगा। उस आपदा ने कई शहरों को तबाह कर दिया था। हमारे शहर में भी भूकंप के झटके लगे थे। रात के वक्त हम सब उसकी वजह से अपने बिस्तरों से नीचे गिर गए थे। दरवाजे और खिड़कियां हिलने लगे थे। अगली सुबह शहर छोड़ने से पहले मैं आखिरी बार अपने इंजन को देखने मौके पर पहुंचा। और ये क्या, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। इंजन वहां था ही नहीं। मैंने यहाँ वहां तलाशा, खूब चीख पुकार की। कुछ लोग मेरी मदद को आए। वे भी टोलियां बनाकर इंजन तलाशने लगे। कुछ देर में इंजन मिल गया। वो पास के ही एक बेकार कुएं में जा रहा था। ये देखकर मैं भगवान से मनाने लगा कि अब कोई नई मुसीबत ना आ जाए। लेकिन जब उस घर का मालिक वहां पहुंचा और देखा कि क्या हुआ है तो जोर से हंस पड़ा। मेरी तरफ देखकर बोला, तुम मेरे बड़े काम आए हो। इस कुएं में बेहद गंदा पानी था। म्युनिसिपैलिटी वाले मुझे हफ्ते दर हफ्ते नोटिस भेज रहे थे कि इसे जल्द से जल्द बंद करो। इसे बंद कराने का खर्चा इतना ज्यादा है कि मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन तुम्हारा इंजन तो इसमें बहुत की तरफ फिट हो गया है। अब इसे यहीं छोड़ जाओ। लेकिन कोई लेकिन नहीं। मैं तुम्हारे खिलाफ की गई सभी शिकायतें वापस ले लूंगा। जो आरोप लगे हैं उन्हें भी रद्द करा दूंगा। तुम्हारे इंजन की वजह से मेरे कंपाउंड की जो दीवार टूटी है उसे भी खुद ही बनवा लूंगा। बस इसको यहीं रहने दो। लेकिन इतना काफी नहीं है। मैंने उस इंजन की वजह से हुए अपने कुछ और खर्चों का जिक्र किया। वो उन सब का भुगतान करने के लिए भी राजी हो गया। कुछ महीने बाद जब मैं उसी जगह से गुजरा तो उस कंपाउंड की दीवार पर मेरी नजर पड़ी। वो एकदम नई बन चुकी थी। कोई गम भी अच्छी तरह सीमेंट से बंद कर दिया गया था। यह देखकर मैंने कहा और सुकून की सांस ली। चिट्ठी। कहानी शुरू करने से पहले सभी से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कहानी केंद्र को सब्सक्राइब करके उसका एक बेशकीमती हिस्सा बन जाइए। इससे आने वाले दिनों में अपलोड होने वाली कहानियां आप सुन पाएंगे। साथ ही साथ इससे मेरी भी हौसला अफजाई होती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। थनप्पा अपनी बीट के तहत विनायक मुद्री स्ट्रीट और उसके साथ ही 4 अन्य सड़कों का इलाका कवर करता था। इस पूरे इलाके की डाक बांटकर हेड ऑफिस लौटने में उसे करीब 6 घंटे लग जाते थे। मार्केट रोड में हेड ऑफिस था। वो जिन लोगों की चिट्ठियां ले जाता था उनकी अच्छी बुरी खबरों के साथ घुल मिल जाया करता था। उनकी खुशी और गम को महसूस कर पाता था। ऐसे ही कबीर स्ट्रीट के 13 नंबर मकान में एक व्यक्ति रहता था। वो रोज मकान से बाहर सड़क तक आ जाता था। हमेशा थनप्पा से पूछता, मेरे लिए कोई चिट्ठी तो नहीं आई है? सालों से वो ऐसा ही करता रहा था। थनप्पा उसे तब से दिख रहा है जब वो जवान था। अब अधेड़ हो गया है लेकिन आदत नहीं बदली। थनप्पा के आने का वक्त होने से पहले ही घर के बाहर पट्टी पर आकर बैठ जाता। उसे देखकर थनप्पा को कहना पड़ता, आज भी कुछ नहीं आया, कोई इनाम भी नहीं। रोज का यही सिलसिला था। दरअसल वो व्यक्ति रोज अखबारों में छपने वाली क्रॉसवर्ड की पहेलियां हल किया करता था। उन पर इनाम मिला करता था और उसे उम्मीद थी कि एक न एक दिन वो जरूर इनाम जीतेगा। लेकिन थनप्पा उसे रोज इनाम न मिलने की खबर देता था और थोड़ी दिलासा भी। दिल छोटा मत कीजिए, कोशिश करते रहिए। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाता। दूसरे को संदेशा देता, इस महीने आपका ब्याज किसी वजह से अटक गया है लेकिन चिंता मत कीजिए, जल्द ही मिल जाएगा। फिर अगले घर पहुंचता, मैडम हैदराबाद से आपके बेटे की फिर चिट्ठी आई है। अभी कितने बच्चे हैं उसके? अगले दरवाजे पर पहुंचता तो बुलाना देता, मुझे पता ही नहीं चला कि तुमने मद्रास की इस नौकरी के लिए कब अर्जी भेज दी। तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। खैर कोई बात नहीं, अब जब मैं तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आऊंगा ना तो तुम्हें मुझे नारियल की पायसम खिलानी पड़ेगी। इसी तरह सिलसिला आगे बढ़ता रहता। थनप्पा हर घर में रुकता, कहीं कहीं तो आधे घंटे तक भी। जिस घर में उसे मनी ऑर्डर डिलीवर करना होता वहां तो जरूर। ऐसे किसी घर से वो तब तक नहीं हटता था जब तक पूरा अंदाजा न कर ले कि पैसा कहां और कैसे खर्च किया जाने वाला है। इसी तरह कभी जब बहुत गर्मी होती तो वो उस दिन किसी न किसी के घर पर गिलास और छाछ की फरमाइश करने से भी नहीं झिझकता था। फिर वहीं तसल्ली से बैठकर पीता, इसके बाद ही आगे निकलता। लेकिन कोई उसकी बातों का बुरा नहीं मानता था, बल्कि सभी उसे पसंद करते थे। वो उन सब की उम्मीदों और अरमानों का जीता जागता पार्सल जो था, उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा। लेकिन इन सभी में खुद थनप्पा एक घर से कुछ ज्यादा ही जुड़ा हुआ था। विनायक मुद्री स्ट्रीट का मकान नंबर 10 जहां रामानुजम रहते थे। वे रेवेन्यू डिवीजन ऑफिस के सीनियर क्लर्क थे। थनप्पा उनके यहाँ करीब एक पीढ़ी से डाक रहा था। कई साल पहले उसकी उनसे जान पहचान हुई थी। रामानुजम की पत्नी गांव में रह रही थी। उस रोज रामानुजम के लिए कोई कार्ड आया था। डाक छाटने की टेबल पर ही उसकी नजर उस कार्ड पर पड़ गई थी। लिहाजा जैसे ही छटाई का काम खत्म हुआ वो सीधा रामानुजम के घर की ओर चल पड़ा। हालांकि उनके घर से पहले 150 मकान और थे जहां उसे डाक बांटनी थी, लेकिन उसने उन सबको बाद के लिए छोड़ दिया। उसे तो जल्दी थी रामानुजम के घर पहुंचने की। जैसे ही वो वहां पहुंचा दरवाजा खटखटाकर जोर की आवाज लगाई, पोस्टमैन सर, पोस्टमैन। रामानुजम ने दरवाजा खोला ही था कि वो फिर बोल पड़ा, पहले मेरा मुंह मीठा कराइए, उसके बाद मैं आपको ये कार्ड दूंगा। भगवान ने आपकी इतने सालों की प्रार्थना सुन ली, आप पिता बन गए हैं। लेकिन अब आप शिकायत मत करने लगेगा कि ये तो बेटी हुई है। बेटियां भगवान का वरदान होती हैं, पता है ना? कामाक्षी कितना प्यारा नाम है। कामाक्षी। सालों बाद थनप्पा लंबी व खूबसूरत लड़की से मुखातिब था। जल्दी से अपनी तस्वीर खिंचवा लो। लो ये तो शर्मा जी। अरे तुम्हारे नाना जी का कार्ड आया है, उन्होंने तुम्हारी तस्वीर मंगवाई है। आखिर उन्हें तुम्हारी तस्वीर क्यों चाहिए? शादी वादी का मामला तो नहीं? आजकल कामाक्षी के नाना जी कुछ ज्यादा ही जल्दी जल्दी चिट्ठियां लिखने लगे हैं, है ना सर? उसने सामने से आते हुए रामानुजम को चिट्ठी थमाते हुए कहा। रामानुजम ने जब तक लिफाफा खोलकर चिट्ठी पढ़ नहीं ली वो वहीं चुपचाप खड़ा इंतजार करता रहा। उसे जानने की उत्सुकता थी कि आखिर चिट्ठी में लिखा क्या है। पत्र पढ़कर रामानुजम के चेहरे पर कुछ चिंता की लकीरें देख उससे रहा न गया। तुरंत पूछ बैठा, सब ठीक तो है ना सर? अब वो बरामदे के खंबे के साथ टिककर खड़ा हो गया था। जो चिट्ठियां पढ़ी नहीं थी उनका बंडल उसकी कांख में दबा हुआ था। वो बेसब्री से रामानुजम के जवाब का इंतजार कर रहा था कि तभी उन्होंने बताया, मेरे ससुर जी को लगता है कि मुझे अपनी बेटी की शादी की फिक्र नहीं है और उसके लिए लड़का ढूंढने में मैं तेजी नहीं दिखा रहा हूँ। इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से भी एक दो जगह कोशिश की है। हालांकि वे भी सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि मैं तो इस दिशा में कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। बुजुर्ग लोगों की भी अपनी ही परेशानियां होती हैं। थनप्पा ने बीच में अपनी तरफ से जुड़ा। रामानुजम आगे बढ़ाने लगे, परेशानी ये है कि कामाक्षी के नाना जी ने उसकी शादी के लिए अपनी तरफ से 5000 रुपए रखे हैं। वे चाहते हैं कि मैं उसके लिए जल्द से जल्द अच्छा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर दूं। लेकिन ऐसा ही तो सब कुछ नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। थनप्पा ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा, जब तक सही वक्त नहीं आता कोई भी कोशिश सफल हो ही नहीं सकती। इस तरह दिन गुजरते गए। थनप्पा आए दिन चिट्ठी लाता और इंतजार करता कि कोई खुशखबरी अब मिली कि तब। लेकिन रामानुजम की ओर से कुछ और ही जवाब मिलते। वही पुरानी थनप्पा, कुंडली नहीं मिली। वे बहुत ज्यादा दहेज मांग रहे हैं। उन्हें लड़की का चेहरा मोहरा पसंद नहीं आया। चेहरा मोहरा पसंद नहीं आया? थनप्पा ने तमक कर पूछा, अरे राजकुमारी जैसे दिखती है बिटिया, अंधा ही होगा जिसे वो पसंद नहीं आई। शादियों का ये सीजन भी खत्म होने वाला था। सिर्फ 3 मुहूर्त बाकी थे। आखिरी मुहूर्त 20 मई का था। इधर लड़की भी कुछ दिनों में 17 की पूरी होने वाली थी। उसके नाना की तरफ से आने वाली चिट्ठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। रामानुजम अपनी तरफ से चौतरफा कवायद कर चुके थे, लेकिन नतीजा नहीं निकल रहा था। वे निराश हो गए थे और खुद को असहाय महसूस करने लगे थे। एक दिन थनप्पा से कहने लगे, ऐसा लगता है मेरे नसीब में दामाद का सुख लिखा ही नहीं है। थनप्पा ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए सर, भगवान की जब इच्छा होगी। कहते कहते वो कुछ देर के लिए रुक गया। फिर जैसे कुछ याद करते हुए बोला, एक लड़का है सर, दिल्ली में नौकरी करता है, महीने में 200 रुपए तनख्वाह है, मुकुंद नाम है उसका। वो टेम्पल स्ट्रीट है ना, वहीं उसका घर है। मेरे ख्याल से आप ही की बिरादरी का है। क्या वाकई? उस लड़के की शादी की बात महीनों से चल रही है। दोनों तरफ से सैकड़ों चिट्ठियां लिखी जा चुकी हैं, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बात अभी तक बनी नहीं है। शायद पैसे को
लिखी गई थी शायद। मुझे लगता है कि पोस्ट कार्ड पर चिट्ठी लिख भेजना भी किसी को बेइज्जत करने का जरिया हो सकता है, खासकर पिक्चर पोस्ट कार्ड पर। तो और 2 साल पहले जब राजप्पा अमेरिका गया था ना, तो वो हर हफ्ते अपने बेटों को पिक्चर पोस्ट कार्ड पर ही चिट्ठी लिखकर भेजता था। बात करते करते वो विषय से भटक गया था, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ वो फिर विषय पर लौट आया। कहने लगा, मैं मुकुंद से उसकी कुंडली मांग लूंगा, देखते हैं क्या होता है। अगले दिन वो कुंडली ले भी आया और रामानुजम को बताया। लड़के के माता पिता भी अभी दिल्ली में हैं, आप उन्हें तुरंत चिट्ठी लिख भेजिए, उन्हें काम में देरी नहीं करनी चाहिए। रामानुजम और उनके परिवार को उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही थी। मुझे अभी 100 चिट्ठियां बांटनी है, लेकिन मैं पहले यहाँ आया क्योंकि इस पर दिल्ली की मुहर लगी हुई है। आप इसे खोलिए और बताइए उन्होंने क्या लिखा है। उस रोज थनप्पा ने आते ही रामानुजम को चिट्ठी पकड़ाते हुए कहा था। रामानुजम ने जैसे ही चिट्ठी खोली तो वो बोल पड़ा, कितने अच्छे लोग हैं, तुरंत जवाब भेज दिया। आखिर उन्हें हमारी बिटिया की तस्वीर पसंद आ गई, और आएगी भी कैसे नहीं। रोज एक चिट्ठी आ रही है, लगता है जैसे ही कामाक्षी बिटिया की शादी होगी मुझे आराम करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। एक दिन उसकी आवाज में उम्मीद दिखती तो दूसरे दिन चिंता। आप लोग अब तक बात ही कर रहे हैं, लग तो रहा था कि बात कल ही पूरी हो जाएगी। भगवान जाने कितनी और मुश्किलें अभी हमें पार करनी पड़ेंगी। तस्वीर पसंद आने से कुछ होता ही नहीं है। परिवार में उस दिन किसी अहम मसले पर चर्चा हो रही थी। रामानुजम को लड़के वालों से मिलने के लिए मद्रास जाना था। वे साथ में बेटी को भी ले जाना चाहते थे। लड़का और उसके माता पिता एक दिन के लिए दिल्ली से आ रहे थे। रामानुजम, उनकी मां और पत्नी बातचीत में मशगूल थे। तीनों अपने अलग अलग विचार रख रहे थे, हालांकि स्पष्टता किसी के विचारों में नहीं थी। पूरे शहर के लोग हम पर हंसेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि हम अपनी बेटी को यहाँ वहां दिखाते फिर रहे हैं, रामानुजम की पत्नी ने कहा। क्या अजीब तर्क है, अगर तुम इस बेकार की तर्क सोच में उलझी रहोगे तो हम कभी शादी की बातचीत को नतीजे तक नहीं पहुंचा पाएंगे। रामानुजम कह रहे थे, ये हमारा फर्ज है कि जरूरत पड़े तो हम बेटी को दिल्ली भी लेकर जाएं। इस पर उनकी पत्नी ने कहा, अगर आपको इसी से खुशी मिलती है तो फिर कीजिए, जो मन में आए, मुझसे सलाह लेने की क्या जरूरत है। बातचीत बहस में बदल चुकी थी और कोई नतीजा निकलते हुए नहीं दिख रहा था। अभी आदत के मुताबिक थनप्पा वहां पहुंचा। इन दिनों काम खत्म करके रोज ही आ जाया करता था। आज आया तो वो भी चर्चा में शामिल हो गया। कहने लगा, मैं तीसरा पक्ष हूं, मेरी बात भी सुन लीजिए। आप प्लीज ट्रेन पकड़कर तुरंत मद्रास चले जाइए। 1 साल से आप लोग लड़के वालों से चिट्ठियों के जरिए बात कर रहे हैं, लेकिन जो काम इस तरह से अब तक नहीं हो पाया वो आमने सामने की 1 घंटे की मीटिंग में हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद थनप्पा चिट्ठी लेकर पहुंचा। मद्रास से चिट्ठी आई है मैडम, मुझे पूरा यकीन है कि ये आपके पति ने ही भेजी होगी। क्या खबर है? रामानुजम की पत्नी को थनप्पा ने पत्र थमाते हुए पूछा था। वे पत्र खोलकर अभी पढ़ी रही थी कि वो बोला, आज मेरे हाथ में कुछ रजिस्टर्ड डाक है, मैं उसे बांट कर आता हूँ। वादे के मुताबिक वो जल्दी ही लौट आया और आते ही सवाल डाल दिया, क्या उनकी मुलाकात हो गई? हाँ, कामाक्षी के पिताजी ने लिखा है कि उन्होंने लड़की को देख लिया है और उनकी बातचीत से लग रहा है कि वे लोग तैयार हैं। रामानुजम की पत्नी ने बताया, वाह क्या खुशखबरी है, मैं आज रात ही जाकर अपने विनायक को नारियल चढ़ाऊंगा। लेकिन रामानुजम की पत्नी ने खुशी और चिंता के मिले जुले स्वर में कहा, एक दिक्कत है, हमें लग रहा था कि वे शादी अगले 2.5 महीने में करना चाहते हैं। लड़के वालों का कहना है कि शादी होनी है तो 20 मई को ही होनी चाहिए, नहीं तो फिर 3 साल के लिए टल जाएगी। लड़के को कहीं ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। आपके बुजुर्ग अपनी बात के पक्के हैं। थनप्पा ने रामानुजम के हाथ में उस दिन एक लिफाफा पकड़ाते हुए कहा था। उसमें बीमा की रकम से संबंधित कागजात था। उसके बारे में थनप्पा ने ही बताया था। उन्होंने पूरे पैसे भेज दिए हैं, अब आप पैसे की कमी की शिकायत नहीं कर सकते। तैयारियां कीजिए, मुझे बेहद खुशी है कि शादी के लिए उन्होंने भी मंजूरी दे दी है। वैसे भी हमें उनके पैसों से ज्यादा उनके आशीर्वाद की ज्यादा जरूरत है। उम्मीद है उन्होंने अपना आशीर्वाद भी भेजा ही होगा। हाँ बिल्कुल, रामानुजम ने कहा, मेरे ससुर जी इस शादी से बेहद खुश लग रहे हैं। मालगुडी में किसी शादी समारोह पर 5000 रुपए खर्च होना उन दिनों बड़ी बात थी। वक्त बहुत कम था, शादी की तैयारियों में रामानुजम का साथ देने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए थनप्पा जी जान से उनकी मदद में लगा हुआ था। काम खत्म करके वो पूरा वक्त शादी के इंतजाम में लगा रहता था। उसने डाक बांटने के वक्त अब लोगों से बातचीत करना भी कम कर दिया था। किसी भी घर पर रुकता नहीं था, बाहर से आवाज लगाता, लेटर सर। दूर से ही घरों में चिट्ठियां डालता और आगे बढ़ जाता। कोई आवाज लगाकर पूछता कि बात क्या है, इतनी जल्दी में क्यों हो, तो कहता, अभी मुझे जाने दीजिए, मैं 20 मई के बाद आराम से बैठकर आपको सब बताऊंगा। इधर रामानुजम भी बेहद तनाव में थे। शादी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, चिंता के मारे उनके हाथ पैर कांपने लगे थे। ऐसे में थनप्पा उन्हें समझाता, चिंता मत कीजिए सर, सब ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। भगवान की कृपा से आपने उन्हें वो सब दिया है जो वे चाहते थे, कैश हो, सामान या मान सम्मान के मुताबिक इंतजाम, और फिर वे भी अच्छे लोग हैं सर। तब रामानुजम अपनी चिंता जताते, वो बात नहीं है, दिक्कत ये है कि ये इस साल शादी की आखिरी तारीख है। अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो गई तो सब किए धरे पर पानी फिर जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद लड़का 3 साल के लिए बाहर चला जाएगा। फिर मुझे नहीं लगता कि में से कोई भी इतने लंबे वक्त तक शादी के लिए इंतजार करता रहेगा। और फिर शादी के दिन मुहूर्त के 4 घंटे बाद चारों तरफ चहल पहल और बाकी सज धज लग-लग परिधानों में बने ठने लोग, फूलों के साथ चंदन की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। हवन की वेदी का पवित्र धुआं भी माहौल में अपना असर घोल रहा था। इस सब के बीच पंडाल के नीचे रखी गई खास कुर्सी पर दिल्ली का एक स्मार्ट सजीला नौजवान दूल्हा बना बैठा था। कुछ लोग दूल्हे के इर्द गिर्द बैठे उससे बातें कर रहे थे। तभी थनप्पा पत्रों के एक बंडल के साथ सामने प्रकट हुआ। उसे देखकर कुछ नई उम्र के लड़के उसकी ओर लग गए और बोले, पोस्टमैन चिट्ठियां लाए हो, लाओ हमें दे दो। लेकिन थनप्पा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, वापस जाओ, मुझे पता है ये लिफाफे किसे देने हैं। इसके बाद वो आगे बढ़कर दूल्हे के पास पहुंच गया। बड़े अदब के साथ उसके हाथ में सभी लिफाफे थमाते हुए बोला, मुझे यकीन है सर कि ये सभी ग्रीटिंग आपके शुभचिंतकों ने आपको बधाई और आशीर्वाद के साथ भेजे हैं। इसमें मेरी ओर से भी एक बधाई पत्र है, आप इन सभी पर एक निगाह जरूर डालिए। वो ये काम करते हुए बड़ा फख्र महसूस कर रहा था। दूल्हे ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, शुक्रिया। इस पर तुरंत ही थनप्पा ने अपनी बात आगे बढ़ाई, हम सब आपको इस घर में दूल्हे के रूप में पाकर बेहद फख्र महसूस कर रहे हैं। मैं कामाक्षी को बचपन से जानता हूँ, तब से जबकि वो महज 1 दिन की बच्ची थी। मैं हमेशा से जानता था कि उसे आपके जैसा ही योग्य पति मिलेगा। इतनी बात कहकर उसने बड़े अदब से दूल्हे को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और वहां से चला गया दूसरे घरों में डाक बांटने के लिए और किचन में टिफिन व कॉफी के साथ खुद को तरोताजा करने के लिए। शादी के 10 दिन बाद थनप्पा ने एक अदब मुस्कान के साथ दरवाजा खटखटाया और कामाक्षी के हाथ में उसकी पहली चिट्ठी सौंपी। बोला, वाह लिफाफे से क्या शानदार खुशबू आ रही है। मुझे तो ये महक तब से आ रही है जब ये लिफाफा 3 स्टेशन पहले डाक गाड़ी में ही था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे 7 लिफाफे बांटे हैं। लो इसे, और याद रखना जब तक उसकी 10वीं चिट्ठी आएगी ना, वो तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार कर चुका होगा और तुम भी उसके साथ पंछी की तरह फुर्र हो जाओगी। फिर हम सबको भूल जाओगी, ये थनप्पा, ये गली, सब कुछ है ना। ये सुनते ही कामाक्षी लाज के मारे पानी पानी हो गई। झट से उसने थनप्पा के हाथ से लिफाफा छीन लिया और भीतर की तरफ दौड़ गई। पीछे से थनप्पा ऊंची आवाज में बोला, चिंता मत करो, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि पत्र में क्या लिखा है। फिर एक छुट्टी के दिन थनप्पा को यकीन था कि आज रामानुजम घर पर ही होंगे। वो उनके घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया और उनके हाथ में एक कार्ड रख दिया। देखते ही रामानुजम के मुंह से आह निकल गई। बुरी खबर है, सलेम में रहने वाले मेरे चाचा बेहद बीमार हैं। वे चाहते हैं कि मैं तुरंत उनके पास पहुंच जाऊं। मुझे निकलना होगा, उन्होंने बताया। बड़ा दुख हुआ ये जानकर सर, थनप्पा बोला और साथ ही एक और लिफाफा रामानुजम के हाथ में रख दिया। बताया, ये टेलीग्राम भी है सर। टेलीग्राम? सुनते ही रामानुजम चीख पड़े और जैसे ही टेलीग्राम पर नजर डाली उनका डर सही साबित हुआ। वे तो नहीं रहे। वे वहीं दरवाजे के बाहर बने चबूतरे पर बैठ गए। अपने चाचा की मौत की खबर पाकर उन्हें गहरा सदमा लगा था। आंखों से आंसू बह जा रहे थे। उनकी दशा देखकर बगल में खड़ा थनप्पा भी बेहद दुखी था। इसी बीच रामानुजम ने खुद को संभाला और भीतर जाने लगे, लेकिन तभी थनप्पा ने पीछे से टोक दिया, 1 मिनट
बट सर, मुझे आपके सामने अपनी ये गलती माननी है। आप प्लीज कार्ड पर छपी तारीख देखिए, 19 मई, मतलब 15 दिन पहले की ये चिट्ठी है। जी सर, और उसके ठीक एक दिन बाद ही टेलीग्राम भी आ गया था। उस दिन आपकी बेटी की शादी थी। इस खबर को पढ़कर मुझे बेहद दुख हुआ था, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि जो हुआ सो हो गया और इसे अपने पास ही रख लिया। मुझे डर था कि इसे आपको देने से शादी में आहंगा पड़ सकता है। रामानुजम ये सुनते ही थनप्पा पर फट पड़े। वे जब मर रहे थे तो क्या मैं शादी की परवाह करता, या मुझे करनी भी चाहिए थी? कभी नहीं। थनप्पा उसके सामने सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था, फिर धीरे से बोला, मैंने गंभीर अपराध किया है। आप चाहे तो मेरी शिकायत कर सकते हैं। वे मुझे नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। इतना कहकर वो मुड़ा और ढल हुए सीढ़ियां उतरकर अपने राउंड पर जाने लगा। तभी पीछे से रामानुजम ने उसे आवाज दी, पोस्टमैन। थनप्पा ने पलट कर देखा, रामानुजम रो रहे थे। भगाए गले से वे बोले, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुमने ऐसा काम किया। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं सर। थनप्पा ने जवाब दिया और देखते ही देखते गली में गायब हो गया। आज आप सुनेंगे आर के नारायण द्वारा लिखी कहानी अंधा कुत्ता। कहानी शुरू करने से पहले सभी से ये निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से कहानी केंद्र को सब्सक्राइब करके उसका एक बेशकीमती हिस्सा बन जाइए, जिससे आने वाले दिनों में अपलोड होने वाली कहानियां आप सुन सकें। साथ ही साथ इससे मेरी भी हौसला अफजाई होती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। वो हाई क्लास का बहुत शानदार कुत्ता नहीं था। गलियों, सड़कों या ऐसी आम जगहों पर पाए जाने वाले साधारण कुत्तों में से ही एक था। सफेद रंग, लेकिन धूल मिट्टी से सना हुआ, पूंछ कटी हुई थी। भगवान जाने किसने काट दी थी। गली में ही कहीं पैदा हुआ था। उसका दाना पानी भी लोगों के फेंके हुए टुकड़ों पर चलता था या बाजार में पड़े कचरे के ढेरों में मिलने वाली खाने पीने की चीजों से। चितकबरी सी आंखें थी और चाल ढाल भी साधारण, लेकिन बेवजह लड़ने झगड़ने को हमेशा तैयार रहता। इसलिए जब वो 2 साल का ही हुआ था तो शरीर पर घाव के सैकड़ों निशान घर कर चुके थे। गली के दूसरे कुत्तों से झगड़ों की वजह से ये निशान पड़ गए थे। जब उसे कभी तपती दोपहरी में आराम करने की इच्छा होती तो वो बाजार के पूर्वी गेट के पास बनी पुलिया के नीचे सिकुड़ कर सो जाता। शाम को पूरे इलाके में घूमने निकलता, गली कूचों में आवारागर्दी करता, दूसरे कुत्तों से लड़ाई झगड़े करता, सड़क के किनारे से कुछ खाने पीने का जुगाड़ करता और फिर रात होने पर बाजार के उसी गेट के पास पुलिया के नीचे आकर सो जाता। 3 साल से उसकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी और तभी उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। बाजार के गेट पर उस दिन एक अंधा भिखारी आया। सुबह सुबह एक बूढ़ी महिला उसे वहां लेकर आई थी, वही उसे गेट के पास बैठा गई थी। दोपहर को वो फिर भिखारी के लिए कुछ खाना लेकर आई। उसे खाना देकर उसने भीख में से उसे मिले सिक्के इकट्ठे किए और चली गई। इसके बाद रात को आई, उसे साथ लेकर घर चली गई। उस दिन कुत्ता पास में ही सो रहा था। भिखारी के लिए जब खाना आया तो उसकी गंध कुत्ते के नाखूनों तक भी पहुंची। वो तुरंत उठा और अपने ठिकाने से बाहर आकर ताड़ने लगा कि खाने की गंध कहां से आ रही है। नजदीक ही उसे अंधा भिखारी खाना खाते हुए दिख गया। वो तुरंत उसके सामने आ डटा, पूंछ हिलाते हुए खाने की कटोरी की तरफ घूरने लगा। भिखारी को एहसास हो गया कि उसके सामने कोई खड़ा है। उसने हवा में हाथ लहराते हुए पूछा, कौन है वहां? कुत्ता धीरे से थोड़ा नजदीक आया और भिखारी का आगे बढ़ा हुआ हाथ चाटने लगा। भिखारी ने हौले से थपकी देते हुए उसे कान से लेकर पूंछ तक सहलाया और फिर बोला, वाह कितने खूबसूरत हो तुम, आओ मेरे पास। इतना कहकर उसने अपनी कटोरे से एक मुट्ठी खाना लेकर कुत्ते की तरफ फेंक दिया और उसने भी बड़ी कृतज्ञता के साथ खाया। दोनों के बीच शायद दोस्ती की शुरुआत की ये शुभ घड़ी थी और वे दोनों रोज वहां मिला करते। कुत्ते ने इन दिनों घूमना फिरना कम कर दिया था ताकि ज्यादा से ज्यादा देर तक भिखारी के बगल में बैठ सके। वो सुबह से शाम तक वहीं बैठकर भिखारी को भीख मांगते हुए देखा करता। गुजरते वक्त के साथ ये देखते देखते वो समझ गया कि भिखारी के पास से निकलने वाले राहगीर उसके कटोरे में सिक्का जरूर डालते हैं। इसलिए जब कोई राहगीर बिना कुछ दिए आगे निकल जाता तो वो उसके पीछे लग जाता था। दांतों से उस राहगीर के कपड़े खींच खींच कर उसे गेट के पास भिखारी के पास ले आता और तभी जाने देता जब वो उसके कटोरे में कुछ न कुछ डाल देता। जो लोग इस जगह पर अक्सर आया जाया करते थे उनमें गांव का एक शरारती बच्चा भी था। बदमाशी तो उसके स्वभाव में थी। वो अंधे भिखारी को हमेशा तंग किया करता था। कभी उसका नाम ले लेकर चढ़ाता तो कभी उसके कटोरे से सिक्के उठाकर भाग जाया करता था। बेचारा भिखारी खूब चीखता चिल्लाता और उसे भगाने के लिए अपनी छड़ी उठाकर यहाँ वहां घुमाया करता था। उस दिन गुरुवार था। वो लड़का सिर पर शायद केले या ककड़ी से भरी हुई टोकरी रखे हुए आया था। वैसे गुरुवार का दिन उस अंधे भिखारी के लिए बड़ी मुश्किल भरा होता था, खासकर दोपहर का वक्त। ढेर सारे लोग बाजार के पूर्वी गेट के पास वाली उसी जगह के इर्द गिर्द जमा होते थे जहां वो भिखारी बैठता था। एक दुकानदार अपनी ठेला गाड़ी पर तरह तरह की खुशबुओं वाले इत्र बेचता था। दूसरा पास की पट्टी में सस्ती कहानी की किताबें फैलाकर बेचने के लिए बैठ जाता था। एक और था जो रंग बिरंगे फीते फ्रेम वगैरह बेचा करता था। उस रोज जब वो लड़का आया तो उसे देखकर अंधे भिखारी से दुकानदार ने कहा, सूरदास लो आ गया तुम्हारी जान का दुश्मन। हे भगवान आज क्या गुरुवार है? अंधा भिखारी बड़े दुख से बोला। फिर उसने अपना हाथ हवा में लहराया और आवाज लगाई, कुत्ते कुत्ते यहाँ आओ, तुम कहाँ हो? वो एक खास तरह की आवाज करता था जिसे सुनकर कुत्ता उसके पास आ जाता था। इस बार भी आ गया। भिखारी ने उसके सिर पर प्यार से थपकी दी और धीरे से बोला, उस कमीने बच्चे को छोड़ना मत। अभी वो कुत्ते को सिखा समझा ही रहा था कि वो बच्चा वहां आधम का। बदमाशी तो जैसे उसके चेहरे से टपक रही थी। अंधे, अभी मानते हो कि तुम्हारी आंखें नहीं है? अगर तुम सच में अंधे हो तो तुम्हें ये नहीं पता चलना चाहिए। वो रुका और उसका हाथ भिखारी की कटोरी की तरफ बढ़ने लगा। अभी कुत्ता उछला और उसने लड़के की कलाई अपने जबड़े में भर ली। लड़के ने किसी तरह अपना हाथ छुड़ाया और जान बचाकर भागा। कुत्ता भी उसके पीछे लग गया और तब तक उसे दौड़ाता रहा जब तक वो बाजार से बाहर नहीं निकल गया। इस बूढ़े से उस दोगले कुत्ते का लगाव तो देखो, इत्र बेचने वाले ने अचंभे से कहा। एक शाम न जाने क्यों उस अंधे भिखारी को रोज अपने साथ ले जाने वाली बुजुर्ग महिला लौट कर नहीं आई। अंधा बेसब्री से बाजार के गेट पर उसका इंतजार कर रहा था। चिंता में भी था क्योंकि शाम ढलते ढलते रात होने वाली थी। वो बैठा बैठा खींच रहा था कि तभी उसके पड़ोस के दुकानदार ने पास आकर बताया, सामी उस बुजुर्ग महिला का इंतजार मत करो, अब वो कभी नहीं आएगी। आज दोपहर उसकी मौत हो गई। उस अंधे आदमी का इकलौता आसरा भी छिन गया। दुनिया का एकमात्र शख्स जो उसकी देखभाल करता था, फिक्र करता था, वो भी उससे दूर हो गया। उसकी हालत पर तरस खाकर फीते बेचने वाले ने उसे सुझाया, ये लो ये सफेद फीता लो। जो फीते वो बेचने के लिए लाया था उसी में से एक उसने भिखारी की तरफ बढ़ा दिया। बोला, मैं तुम्हें इसे मुफ्त में दे रहा हूँ, इसे कुत्ते के गले में बांध दो। अगर वाकई उसको तुमसे लगाव है तो वही अब तुम्हें राह दिखाएगा। कुत्ते की जिंदगी में एक नया बदलाव आया था। उसने बूढ़ी महिला की जगह ले ली थी। वो पूरी तरह अपनी आजादी खो चुका था। उसकी दुनिया उस सफेद फीते की सीमा तक सिमट कर रह गई थी जो उस फीता बेचने वाले ने भिखारी को दिया था। पिछली जिंदगी की अंधाधुंध आवारगी, लड़ाई झगड़े, किसी को तंग करना, सब कुछ वो पूरी तरह भूल चुका था। अब हमेशा के लिए वो फीते के सिर्फ एक छोर से बंध चुका था जिसका दूसरा सिरा भिखारी के हाथ में रहता। फिर भी कभी कभी जब वो अपने दोस्त दुश्मन कुत्तों को देखता तो उन पर गुर्राते हुए उछल पड़ता। इससे फीता खिंच जाता, भिखारी को झटका लगता और उसे उसकी फटकार खानी पड़ती। साले मुझे गिराना चाहता है, संभल कर चल। कभी कभी तो लात भी पड़ जाती थी। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही दिनों में कुत्ते ने अपनी भावनाओं आवेग को काबू में करना सीख लिया। वो अनुशासित हो गया। उसने दूसरे कुत्तों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, तब भी जब वे उसके एकदम नजदीक आकर बुलाने लगते। अपने इलाके में घुमक्कड़ी और साथी जानवर से उससे संपर्क संबंध सब खत्म हो चुके थे। जितना उसने खोया उतना ही उसके मालिक ने पाया था। अब वो वैसे घूमने लगा था जैसे जिंदगी में पहले कभी नहीं घूमा। पूरे दिन वो अपने पैरों पर रहता और कुत्ता उसे रास्ता दिखाता था। उसके एक हाथ में छड़ी होती और दूसरे में कुत्ते के फीते का एक छोर। बाजार के पास ही एक चौल के बरामदे में उसने अपना ठिकाना बना लिया था। बूढ़ी महिला की मौत के बाद वो यहाँ आ गया था। अब वो सुबह जल्दी घर से निकलता था। उसे लग गया था कि एक जगह पर रुकने के बजाय अगर वो जगह बदलता रहे, चलता फिरता रहे तो अपनी कमाई 3 गुना तक बढ़ा सकता है।
इसलिए वो घर से निकलकर सबसे पहले चौल वाली गली से शुरुआत करता, फिर आगे बढ़ता जाता, जहां कहीं भी लोगों की आवाजें सुनता, उनके सामने भीख के लिए हाथ फैला देता। दुकान, स्कूल, अस्पताल, होटल, कोई जगह उसने नहीं छोड़ी थी। जब उसे रुकना होता तो कुत्ते को फीते से झटका देकर इशारा कर देता, जब चलना होता तो बैलगाड़ी हाँकने वाले की तरह खास आवाज में हाँका लगा देता। कुत्ता बड़ी सावधानी से उसके पैर किसी गड्ढे में जाने से बचाता या फिर पत्थर की ठोकर लगने से इंच दर इंच उसे सीढ़ी चढ़ने या रास्ते में आगे बढ़ने में मदद करता। ये देखकर लोग भी अंधे की मदद को अपने आप आगे आते और उसके कटोरे में सिक्का डाल देते। छोटे छोटे बच्चे अक्सर उसे घेर लेते और उसे जब तब खाने पीने की चीजें दे जाते। एक कुत्ते की जहां तक बात है तो वो हमेशा से ही बेहद सक्रिय जीव है। वो लगातार यहाँ वहां घूमता रहता है, कुछ न कुछ करता रहता है और इस सक्रियता के बीच उसके आराम का समय निश्चित होता है, भले ही वो थोड़ा हो। लेकिन यहाँ इस कुत्ते, अब इसे टाइगर के नाम से जाना जाता है, का आराम तो जैसे छीन ही गया था। उसे उसी वक्त आराम मिलता था जब अंधा भिखारी खुद कहीं जा बैठे। वो रात को भी कुत्ते के गले में बंधे फीते का दूसरा छोर अपनी अंगुली में लपेट कर सोता था। अक्सर कहा करता, मैं तुम्हारे मामले में कोई जोखिम नहीं ले सकता। उस आदमी के मन में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा घर कर गई थी, इसलिए थोड़े बहुत आराम को भी वो मौके की बर्बादी समझने लगा था। उसकी इसी सोच की वजह से कुत्ते को लगातार चलते रहना पड़ता था। इससे इतनी थकान हो जाती कि कभी कभी उसके पैर आगे बढ़ने से ही मना कर देते। लेकिन उसकी चाल थोड़ी सी भी धीमी हुई कि नहीं, उसके मालिक की त्योरियां चढ़ जाती थी। वो उसे लाठी से पहुंच देता, कभी कभी तो मार ही देता था। लाठी पड़ने से कुत्ता कभी जोर से किया पड़ता या बुलाने लगता तो मालिक तमक कर कहता, गुर्रा मत साले, मैं तुझे खाने को नहीं देता क्या? असल में तू इधर उधर आवारागर्दी करना चाहता है ना? कुत्ता बेचारा उस क्रूर मालिक की रस्सी से बंधे हुए बाजार में धीमे धीमे कदमों से यहाँ वहां घूमने को मजबूर था। देर रात जब बाजार में ट्रैफिक थम चुका होता तब अक्सर उस थके मांदे कुत्ते के रोने की आवाज दूर तक सुनाई देती थी। वो अपनी असल पहचान खो चुका था। इसी तरह दिन हफ्ते महीने गुजरते गए। शरीर हड्डियों का ढांचा जैसे हो गया था और पसलियां चमड़ी के बाहर झांकने लगी थी। एक शाम उस फीते बेचने वाले, इत्र की दुकान लगाने वाले और पुरानी किताबों की खरीद फरोख्त करने वाले ने उस कुत्ते और भिखारी को देख लिया। उस दिन धंधा कुछ मंदा था। तीनों आपस में बतियाने लगे। उस कुत्ते की गुलामों जैसी हालत देखकर मेरा दिल फटा जा रहा है। क्या हम कुछ कर नहीं सकते? फीता बेचने वाले ने कहा, इस कमीने ने आजकल ब्याज पर पैसे उधार देना भी शुरू कर दिया है। वो जो फलों की दुकान वाला है ना, उसने मुझे बताया है ये अपनी जरूरत से ज्यादा ही कमाई करने लगा है। पैसे के लिए तो ये आदमी से राक्षस हुआ जा रहा है। इसी बीच इत्र बेचने वाले की नजर फीते वाली दुकान की रैक पर रखी कैंची पर पड़ गई। देना जरा इसे मुझे, वो बोला और हाथ में कैंची लेकर वहां से आगे की ओर बढ़ गया। उस वक्त अंधा आदमी बाजार के पूर्वी गेट के सामने से गुजर रहा था। फीते से बंधा कुत्ता उसके आगे आगे चल रहा था। तभी रास्ते में उसे एक हड्डी नजर आई। वो उछल उछल कर उसे उठाने की कोशिश करने लगा। इससे फीता खिंच गया और अंधे आदमी के हाथ में चोट लग गई। एकदम भड़क गया वो। फीते को जोर का झटका देकर कुत्ते को अपनी तरफ खींचा और उसे जोर की लात जमा दी। कुत्ता तेज आवाज के साथ गुर्राया तो एक दो लात और जमा दी, लेकिन वो भी हड्डी छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए इस बार उसने उसकी तरफ एक और जोर का झपट्टा मारा। इधर अंधा आदमी भी गालियां देते हुए उसे अपनी तरफ खींचे जा रहा था। इसी बीच इत्र बेचने वाला कैंची लेकर उन दोनों के बीच आ गया। उसने फीता काट दिया। कुत्ते ने जोर की छलांग लगाई और हड्डी पर कब्जा जमा लिया। अंधा आदमी जहां का तहां खड़ा रह गया। उसके हाथ में अब सिर्फ फीता लटक रहा था। टाइगर, टाइगर, कहां हो तुम? वो चिल्ला रहा था। उसके पीछे से इत्र बेचने वाला चुपचाप अपने ठिकाने की तरफ लौट गया और जाते जाते बुदबुदाता गया, बेरहम शैतान, अब वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। उसे उसकी आजादी मिल चुकी है। आजादी मिलते ही कुत्ता पूरी रफ्तार से भागा था। खुशी खुशी यहाँ वहां सूंघते हुए पूरे इलाके का जायजा ले डाला। रास्ते में जो दूसरे कुत्ते मिले उन पर उछला, उड़ाया। भौंकते हुए बाजार के चौराहे पर बने फव्वारे के कई चक्कर लगाए। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। वो अपनी पुरानी दुनिया में लौट आया था। वही मस्ती, इधर उधर मंडराना, कभी कसाई की दुकान के इर्द गिर्द मुंह मारना तो कभी चाय या बेकरी की दुकान के आसपास। फीता बेचने वाला और उसके दोनों दोस्त अब बाजार के गेट के पास खड़े होकर अंधे की हालत का मजा ले रहे थे। वो अब भी रास्ता तलाशने के लिए जूझ रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक ही जगह पर खड़े होकर अपनी छड़ी हवा में लहरा रहा था। उसे लग रहा था जैसे शंकु की तरह धरती और आकाश के बीच लटक गया है। वहीं खड़ा खड़ा विलाप कर रहा था, अरे मेरा कुत्ता कहाँ है? मेरा कुत्ता कहाँ है? क्या कोई उसे मेरे पास नहीं ला सकता? मुझे अगर वो फिर मिला ना तो उसे मार ही डालूंगा। ऐसे ही बड़बड़ाता हुआ वो टटोल टटोल कर सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। गिरते पड़ते ठोकर खाते। कई बार तो लगा जैसे इधर उधर से गुजरती दर्जनों तेज रफ्तार गाड़ियां उसे कुछ नहीं डालेंगी। जबरदस्त तरीके से जूझ रहा था। ये इसी लायक है, किसी गाड़ी के नीचे आ जाए ना तब भी। वे तीनों दुकानदार उसे देखकर कह रहे थे। हालांकि किसी की मदद से आखिरकार उस अंधे ने सड़क पार कर ली। किसी तरह अपनी चौल के बरामदे तक पहुंचा और वहां चारपाई पर निढाल होकर लेट गया। आज थक कर चूर चूर हो चुका था वो। इसके बाद वो 10 दिन तक नजर नहीं आया। 15 दिन भी बीत गए और फिर 20। इन दिनों में वो कुत्ता भी कहीं किसी को नहीं दिखाई दिया। लोग आपस में बातें करने लगे। लगता है कुत्ता तो पूरी दुनिया घूम रहा है, फिर से आजाद जो हो गया है। और भिखारी, वो तो शायद इस दुनिया से निकल ही चुका होगा। लेकिन अभी ये बातें चल ही रही थी कि सुनी सुनाई सी टप टप की आवाज उन लोगों के कानों में पड़ी। ये अंधे भिखारी की लाठी की आवाज थी। पलट कर देखा तो वही था। फुटपाथ से चला रहा था। उसके आगे आगे वही कुत्ता उसे रास्ता दिखा रहा था। देखो देखो, उनमें से एक ने चिल्लाया। उसे वो फिर ले गया और उसे दोबारा बांध लिया। ये देखते ही फीता बेचने वाला खुद को नहीं रोक पाया। दौड़ा दौड़ा उस अंधे भिखारी के पास पहुंचा और उससे बोला, इतने दिन कहां थे तुम? जानते हो क्या हुआ? अंधा आदमी चहक कर बोला, ये कुत्ता भाग गया था। मैं अपने ठिकाने में पड़ा पड़ा 1-2 दिन में मरने ही वाला था। न खाने के लिए था, न एक आधा कुछ खरीदने के लिए। एक कोने में कैद होकर रह गया था। एक दिन भी अगर इस हाल में और रहता तो समझो मर ही गया होता। लेकिन ये लौट आया। कब कब? बीती रात को। आधी रात के वक्त मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था। ये आया और मेरा चेहरा चाटने लगा। पहले तो मुझे इतना गुस्सा आया कि इसे मार ही डालूं। मैंने इसे इतनी जोर का धक्का भी दिया कि ये जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। वो अंधा आदमी बता रहा था। लेकिन फिर मैंने इसे माफ कर दिया। आखिर कुत्ता ही तो है। ये तभी तक यहाँ वहां घूम फिर सकता था जब तक सड़कों पर कुछ न कुछ खाने को मिलता रहे। लेकिन उससे असल भूख भला कैसे मिटती? वही इसे मेरे पास ले आई। लेकिन अब ये मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकेगा। देखो, मैंने ये ले ली है। वो अपने हाथ में पकड़ी स्टील की चेन खिलाकर दिखा रहा था। कुत्ते की आंखों में अब एक बार फिर बेचैनी झलक रही थी। चल रे बेवकूफ। बैलगाड़ी हाँकने वाले की तरह अंधे भिखारी ने कुत्ते को हाँका लगाया। थोड़ी चेन अपनी तरफ खींची, छड़ी से कोंचा लगाया और कुत्ता सभी कदमों से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वे सब वहीं खड़े खड़े टप टप की दूर और दूर जाकर धीमी होती आवाज सुनते रह गए। अब मौत ही इस कुत्ते की मदद कर सकती है। फीता बेचने वाला कराह उठा। आंख से ओझल होने तक वो उन दोनों को देखे जा रहा था। हम उस जीव के लिए कर भी कह सकते हैं जो खुले दिल से खुद अपनी बदकिस्मती की तरफ लौट गया हो। साथियों, अभी आप सुन रहे थे आर के नारायण द्वारा लिखी कहानी अंधा कुत्ता। मेरे चैनल पर प्रस्तुत कहानियां आपको अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कहानियों को लाइक और शेयर करिएगा और अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बाजार रोड से दवा की दुकान की तरफ जाने वाली गली के मोड़ पर ही उसका प्रतिष्ठान था। अगर किसी को प्रतिष्ठान शब्द पसंद नहीं तो ये कहने के लिए उसका स्वागत है, क्योंकि वास्तव में उसका ठिकाना नजरों के धोखे जैसा ही था। रात को 8 बजे तक वो आपको नजर नहीं आएगा और 10 बजे बाद फिर वहां कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन 8 और 10 के बीच वो वहां आता है और अपना सामान बेचता और चला जाता। उसे देखने वाले अक्सर कहा करते थे, इतना खुशकिस्मत है ये, रोज बमुश्किल 1 घंटे ही इसे काम करना पड़ता है और जेब में 10 रुपए तक कमा ले जाता है। इतना तो पढ़े लिखे ग्रेजुएट नहीं कमा पाते, 300 रुपए महीना। लेकिन इस तरह की बातें सुनकर उसे चिढ़ छूटती थी। वो कहता, इन लोगों को ये नहीं दिखता कि मैं पूरा पूरा दिन भट्टी के सामने बैठकर ये सब चीजें तलता पकाता रहता हूँ। पड़ोस के घर में जब मुर्गा पहली बांग देता था तभी वो उठ जाता था। तड़के 3 बजे ही उठकर बांग देने की उसकी आदत थी। इस मुर्गे को सामान्य नींद क्यों नहीं आती?
अक्सर उठते ही रामा अचानक से सवाल किया करता था, लेकिन ये ऐसा संकेत होता था जिसे वो कभी अनसुना नहीं करता था। भले ही चाहे 3 बजे हो या 4, उसके लिए सब बराबर था। उसे उठना ही पड़ता था और दिन की शुरुआत हो जाती थी। रात को 8:15 बजे के करीब वो ढेर सारी चीजें लेकर अपने ठिकाने पर पहुंचता था। ऐसा लगता जैसे उसके 4 हाथ हों, इतनी सारी चीजें अपने साथ लाता था। सिर पर एक बड़ा सा तवा होता था जिसमें बेचने के लिए लाई गई खाने पीने की चीजें होती थी। हुक की तरह मुड़े एक बाजू में स्टूल लटका रहता था, दूसरे में लालटेन और तवा रखने के लिए पाए होते थे। लालटेन में रोज करीब 6 पैसे का मिट्टी का तेल लग जाता था। अपने पास मौजूद सामान और फुटकर में जुटे ढेर सारे पैसों की सुरक्षा के लिए वो रोज पूरे समय लालटेन जलाकर रखता, क्योंकि पूरी तरह बिजली पर निर्भर रहना उसे पसंद नहीं था। जब वो अपने ठिकाने पर लालटेन की रोशनी में तवा सजाता तो वहां से गुजरने वाला ऐसा कोई न होता था जो उसे एक नजर देखे बिना निकल जाए, भले ही कितना भी चिड़चिड़ा क्यों ना हो। तवे पर आलू बोंडा का ढेर होता था, देखने में बड़े लगते लेकिन जब किसी के मुंह में जाते तो जैसे पिघल जाते थे। गोल सफेद डोसे होते थे, इतने कोमल की मक्खन की परत जैसे लगते। चपातियां इतनी पतली होती थीं कि कोई अपनी छोटी उंगली से ही 50 तक उठा ले। ऊपर से कठोर दिखने वाले बतख के उबले हुए अंडे हाथी दांत की गेंदों की तरह दिखते थे और इस सब के बीच स्टोव पर उबलती हुई कॉफी। उसके पास अलग से एक एल्यूमिनियम का बर्तन था, उसमें चटनी रखी होती थी। पेश किए जाने वाले हर आइटम के साथ वो चटनी जरूर देता था। वो रोज ठीक वक्त पर अपने ठिकाने पर पहुंचता था, क्योंकि उसी वक्त सिनेमा का शाम का शो छूटता था और भीड़ की शक्ल में लोग निकला करते थे। उसके पहुंचने से पहले तक एक दुबला पतला नौजवान उसी ठिकाने पर बैठकर अपना बिजनेस करता था, लेकिन हमारे इस दोस्त को कभी उससे परेशानी नहीं हुई, बल्कि वो तो बड़ी दया से कहा करता था, बेचारा गरीब है, जब तक मैं नहीं आता तब तक यहाँ बैठकर अपना धंधा कर लेता है तो क्या फर्क पड़ता है। उसका ये संवेदनशील रवैया उसे पर्याप्त इज्जत भी दिलाता था। शायद इसीलिए उस गद्दी के असल वारिस के आने से 1 मिनट पहले ही वो नौजवान अपना सामान समेट कर वहां से चला जाता था। उसके ग्राहक उसे पसंद करते थे। अक्सर वे उसकी तारीफ करते हुए आपस में एक दूसरे से पूछते, क्या आपको कहीं दूसरी जगह पर 6 पैसे में कॉफी और एक आना में 4 चपातियां मिलेंगी? लोग अपनी पसंद की चीजें लेकर उसके तवे के इर्द गिर्द ही बैठ जाते थे। हर मिनट दर्जनों हाथ उस पर मंडराते रहते थे, क्योंकि उसके ग्राहकों को इजाजत थी कि वे अपने हाथ से ही पसंद की चीजें उठा लें, उन्हें देख परख लें और फिर उसे खरीदें। हालांकि कई सारे हाथ उसके तवे में कुछ न कुछ देखते परखते रहते थे, लेकिन उसे हर वक्त पता होता था कि कौन क्या उठा रहा है। असाधारण क्षमता थी उसमें। उसे पता रहता था कि इक्का चलाने वाला कौन सा ड्राइवर कब रोटी उठा रहा है। वो जो डरा सहमा सा हाथ कुछ उठाने के लिए बढ़ रहा है, वो राहगीरों की जूता पॉलिश करने वाले नौजवान का है। बतख के सही अंडे की तलाश में पहलवान का हाथ किस वक्त नजर आएगा और खाने से पहले तवे के कोने में कब अंडा फोड़ेगा। फुटपाथ पर जुटने वाली भीड़ में से हर किसी के साथ उसका व्यवहार अलग अलग होता था। उदाहरण के लिए बूट पॉलिश वाले लड़के जो बैग में पॉलिश और ब्रश लिए लगातार यहाँ वहाँ पॉलिश सर पॉलिश चिल्लाते हुए घूमते रहते थे, उन बेचारों के लिए रामा के मन में दया का भाव था। वो जब भी किसी मोटे तगड़े आदमी को इन लड़कों में से किसी के साथ बहस करते देखता तो भड़क जाता। वो लगभग चिल्लाते हुए कहता, इस बेचारे को कुछ ज्यादा दे दीजिए साहब, इस पर गुस्सा क्यों करते हैं? अगर आप इसे एक आना ज्यादा दे देंगे तो ये भी 200 चपाती खा लेगा, वैसे तो ये पूरे दिन आधे पेट ही रहता है। उनका पतलियों से चिपका पेट और धसी हुई आंखें देखकर उसका दिल फट जाता था। उनके शरीर पर फटे चिथड़े कपड़े देखकर उसे तकलीफ होती थी, और जब वे लड़के बड़ी बेताबी के साथ अपने बैग एक किनारे रखकर उसके पास आते थे तो उनकी ये हालत देखकर वो बहुत दुखी हो जाता था। लेकिन वो कर क्या सकता था? वो उनकी मदद के लिए कोई शो कर सके ये संभव नहीं था। उनके मांगने पर वो उन्हें बिल्कुल नाप कर आधा गिलास कॉफी देता था, लेकिन वे उतनी सी कॉफी की भी अपना मन भरने तक चुस्कियां लेते रहते थे। चुस्कियां क्या लेते थे, चिपके रहते थे। एक अंधा भिखारी था, वो एक होटल के सामने बैठकर पूरे दिन भीख मांगता रहता था। दिन के अंत में वो भी रामा के पास आता था। भीख में मिले थोड़े बहुत पैसों के बदले खाने की मांग करता था। ऐसे ही घास बेचने वाली औरतें, इन औरतों को खाने पीने की चीजें देना उसे सख्त नापसंद था, क्योंकि उनकी तीखी कर्कश आवाज से उसके दिमाग की नसें ठस चुकी थीं। ये औरतें उसके पास तभी आती थीं जब वे सिर पर रखकर लाए अपने घास के गट्ठा पूरी तरह ठिकाने लगा चुकी होती थीं या बेच चुकी होती थीं। और वो लंगड़ाकर चलने वाला मक्कार सा आदमी रोज शाम को खाने पीने का कुछ मिला जुला सा सामान खरीदता था, फिर उसे फुटपाथ के ठीक सामने पेड़ के नीचे खड़ी वेश्या टाइप महिला के पास ले जाता था। कुल मिलाकर उस इलाके में जुटने वाले आदमी औरतें दिन में अपने अपने काम धंधे से जितने भी सिक्के जमा करते थे, उनका एक हिस्सा अंत में शाम को रामा के पास आ चुका होता था। वो उन पैसों को अपनी शर्ट के नीचे गले में लटका कर रखी गई कपड़े की थैली में रखता था, और जैसे ही पास के थिएटर में रात का शो शुरू होता वो इसे लेकर घर के लिए निकल जाता था। वो बाजार के पीछे वाली दूसरी गली में रहता था। घर पहुंचते ही बीवी दरवाजा खोलती और घर के भीतर से जले हुए तेल की गंध हवा के साथ उसके नथनों में घुस जाती थी। ये गंध उसके घर में हर वक्त फैली रहती थी। घर में घुसते ही बीवी उसका पूरा बोझा उतरवा लेती, साथ ही गले में पड़ी पैसों वाली कपड़े की थैली भी लपक लेती और तुरंत पैसे गिनने लगती थी। फिर वे दोनों उस कमाई पर निगाहें जमाए हुए कहते, सुबह हमने 5 रुपए लगाए थे, उनसे 5 रुपए का और फायदा हो गया। वे कमाई और खर्च के इस पूरे रहस्यमयी गुणा भाग पर काफी देर तक बारीकी से सोच विचार करते। इसके बाद बीवी कुछ पैसे आगे के लिए बतौर पूंजी उसी कपड़े की पोटली में रख देती और मुनाफे की रकम लकड़ी के छोटे से संदूक में रख लेती थी। ये संदूक वो सालों पहले अपने मायके से लाई थी। रात के खाने के बाद रामा तंबाकू के साथ पान का पत्ता मुंह में दबाता और तख्त पर सो जाता। सोते ही सपनों में खो जाता कि कोई ट्रैफिक पुलिस का सिपाही उसे अपनी जगह से हटाने में लगा है। स्वास्थ्य विभाग का इंस्पेक्टर जोर जोर से कह रहा है कि ये आदमी कई तरह की बीमारियां फैलाकर शहर की आबादी कम कर रहा है, लोगों को मार रहा है। हालांकि असल जिंदगी में उसे कोई इतनी गंभीरता से नहीं लेता था। ट्रैफिक पुलिस का सिपाही जब ड्यूटी के बाद जाने को होता तो वो अक्सर उसे खाने की किसी चीज का पैकेट हाथ में थमा देता था। पास से जब तक गुजरने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी वो इसी तरह के पैकेट थमा दिया करता था। स्वास्थ्य विभाग का अफसर भी बेशक उसके पास आता था और हिदायत देता, देखो तुम खाने पीने की ये सभी चीजें ढक कर रखा करो, नहीं तो किसी दिन मैं ये सब उठाकर फेंक दूंगा, ध्यान रखना। लेकिन वो काफी दयालु था, इसलिए कभी उसने अपनी धमकी पर अमल नहीं किया। हाँ, निजी बातचीत में अचरज जरूर करता था। मुझे समझ नहीं आता इसके ग्राहक ये असुरक्षित खाना खाने के बावजूद बच कैसे जाते हैं। मेरे ख्याल से इस तरह की चीजें खा खाकर लोगों के भीतर भी थोड़ी प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है। नहीं तो देखो ना कैसे उसकी खाने पीने की चीजों पर चारों तरफ से उड़ने वाली धूल बैठ रही है और पीछे से बहने वाला नाला अलग से। निश्चित तौर पर रामा साफ सफाई के सभी स्थापित नियमों का खुला उल्लंघन कर रहा था। इसके बावजूद उसके ग्राहक न सिर्फ उसके असुरक्षित खाने की मार से बचे हुए थे, बल्कि उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही थी। सालों से वे लोग यही सब चीजें खा रहे थे, लेकिन किसी की तबीयत में खराबी के कोई भी लक्षण नजर नहीं आते थे। रामा की जिंदगी को बेहद संतुष्ट माना जा सकता था। न तो किसी किस्म का विद्रोह, न ही सीने में कोई जलन। साफ सुथरी मेहनत और अथक कोशिशों के नतीजे में उसे ये संतोष भरी जिंदगी मिल पाई थी। उसके काम और पैसे कमाने के तौर तरीकों से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा और तमाम शंका आशंकाओं के बावजूद खाने पीने की उसकी चीजों से कभी किसी की मौत नहीं हुई, बल्कि कोई बीमार तक नहीं हुआ। जबकि म्युनिसिपल प्रशासन तो हमेशा इसी आशंका में रहता था। तो फिर उसकी जिंदगी हमेशा इसी तरह सुखी, संतुष्ट और शांत क्यों नहीं रह सकती थी? लेकिन कैसे रहती? इंसान की जिंदगी में इस तरह का सुरक्षित जीवन बेहद मुश्किल और नायाब जो है, कहीं भी बहुत ज्यादा सुख संतोष देखकर लगता है भगवान को भी जलन होने लगती है और वे कभी भी उस जगह पर अचानक अपनी नाखुशी जाहिर कर देते हैं। ऐसे ही एक रात रामा रोज की तरह अपने ठिकाने पर पहुंचा। उसने देखा कि जहां वो बैठता था वहां बड़ी भीड़ जमा है। पहुंचते ही उसने अधिकारपूर्वक लोगों से कहा, हटो भाई, थोड़ा रास्ता दो। लेकिन उसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो स्टेशनरी का सामान बेचने वाला लड़का था जो बाहें चाहते हुए आया था। उसने बताया, शाम से ये लोग किसी चीज को लेकर झगड़ा कर रहे हैं। किस बात पर? रामा ने पूछा। किसी चीज पर, लड़के ने बताना शुरू किया। एक आदमी सेल्स टैक्स ऑफिस के पास कोई वोट या किसी और चीज के नोटिस वगैरह बांट रहा था, तभी उसे मार दिया गया। ये निजी रंजिश की लड़ाई हो सकती थी, लेकिन अपने को क्या करना है? जो लाना चाहते हैं उन्हें लाने दो। तभी कोई बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों के बारे में ऐसी बात करने की? हर कोई उस आदमी की तरफ देखने लगा। तभी भीड़ में से कोई आवाज आई, क्या कोई आदमी बात भी नहीं कर सकता क्या? तभी उसके पड़ोसी ने उसे एक तमाचा जड़ दिया। रामा उस वक्त वहां अपने पूरे साजो सामान के साथ खड़ा था, असहाय सा सब देख रहा था। ये तमाचा आग भड़काने के लिए काफी था। देखते ही देखते किसी दूसरे आदमी ने तमाचा मारने वाले को तमाचा खींच मारा, फिर उसको भी किसी तीसरे ने। झगड़ा बढ़ चुका था। उसी वक्त भीड़ से आवाज आई,
ये सब कुछ हम लोगों को दबाने के लिए पहले से ही सोची समझी साजिश है। दूसरे गुट की तरफ से आवाज आई, लोग चिल्ला रहे थे, सोडा वाटर की बोतलें मिसाइल की तरह इस्तेमाल की जा रही थी, सब एक दूसरे की पिटाई कर रहे थे। तभी कुछ लोगों का एक और गुट वहां आया और मांग की कि यहाँ की सभी दुकानें बंद कर दी जानी चाहिए। क्यों? ये सुनते ही एक दुकानदार ने पूछा, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हो सकती है यहाँ बिजनेस करने की? सभ्य समाज का धीरज अचानक छूट गया था, हर कोई दूसरे से नाराज नजर आ रहा था। 1 घंटे के भीतर ही शांत दिखने वाला पूरा इलाका लड़ाई का मैदान नजर आने लगा था। बेशक मौके पर पुलिस भी पहुंची थी, लेकिन इससे बात बनने के बजाय और बिगड़ गई थी, क्योंकि उसने जाने अनजाने में लड़ाई झगड़े की एक और वजह उपलब्ध करा दी थी। पुलिस को 3 काम करने थे। पहला, कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखनी थी। दूसरा, खुद को किसी भी तरह पक्षपाती होने से बचाए रखना था। तीसरा, झगड़े में जिस पक्ष के लोग कथित तौर पर घायल हुए थे उसे बचाना था। दूसरी तरफ इलाके में जो दुकानें अब तक बंद नहीं की गई थी उन्हें लूटा जा रहा था। ये एक अलग सीन था। पास ही मौजूद सिनेमा हॉल खाली हो चुका था, भीड़ पूरी की पूरी यहाँ से बाहर जमा थी। लोग अलग अलग जगहों पर झुंड के झुंड इकट्ठा थे। चाकुओं से हमला करने वाले फरार हो गए थे, घायल लोग पड़े चीख चिल्ला रहे थे। एम्बुलेंस की गाड़ियां यहाँ वहां दौड़ रही थी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी थी। इतने से काम नहीं चला तो आंसू गैस के गोले दागे गए। इसका भी असर न होते देख अंत में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें कई लोग मारे गए। लोग बताते हैं कि करीब 3000 लोगों की मौतें हुई थी, जबकि अफसरों का दावा था कि पुलिस की फायरिंग में सिर्फ 5 लोग ही घायल हुए और 4 मारे गए हैं। इस दंगे फसाद से बचने के लिए रामा एक जगह छिप गया था। आधी रात के वक्त जब उसने देखा कि हालात कुछ ठीक हुए हैं तो वो वहां से निकला और घर चला गया। अगले दिन रामा ने पत्नी से कहा, मैं रोज जितना सामान ले जाता हूँ आज उतना नहीं ले जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि आज वहां कोई भी नजर आएगा। भगवान जाने किस दुष्ट ने उन लोगों का दिमाग खराब कर दिया था। वे सिर्फ वोट के लिए एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए थे। रामा का अनुमान सही था। मार्केट रोड और उस कोने में जहां रामा बैठता था आज आम जनता से ज्यादा पुलिस वाले नजर आ रहे थे, बल्कि उस कोने की सुरक्षा तो कुछ ज्यादा ही पड़ी थी। उसे अपनी दुकान आज रोज के ठिकाने से दूर किसी दूसरी जगह लगानी पड़ी। एक पुलिस अफसर ने उसे वो जगह बताई थी। करीब 10 दिन बाद हालात सामान्य हुए। अखबारों में खबर आई थी कि इस दंगे फसाद की पूरी जांच कराई जाएगी, पता लगाया जाएगा कि पुलिस की फायरिंग उचित थी या नहीं। उसने दंगाइयों को रोकने के लिए पहले किस तरह के एहतियाती कदम उठाए या फिर सीधे ही फायरिंग शुरू कर दी। फुटपाथ पर अखबार बेचने वाले हॉकरों की आवाज सुनकर रामा पूरा माजरा समझने की कोशिश कर रहा था, या कहें कि समकालीन इतिहास की उभरती परतों का मूक दर्शक बना हुआ था। बहरहाल कुछ एक दिन निकले तो एक रोज उसने पुराने ठिकाने पर फिर दुकान जमाने की कोशिश की। उसने अभी सिर से अपना तवा उतार कर नीचे जमाया ही था कि सीने में एक खास पार्टी का बिल्ला लगाए हुए कुछ लोग वहां थमके। आते ही उन्होंने रामा को चेतावनी दी, तुम यहाँ अपनी दुकान नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकता सर? इस पवित्र जगह पर हमारे नेता की मौत हुई थी, पुलिस ने उनके सीने में गोलियां डाली थी। हम यहाँ उनकी याद में स्मारक बना रहे हैं। अब ये जगह हमारी है, म्युनिसिपैलिटी ने ये जगह हमें दे दी है। बहुत जल्द वो जगह महिमामंडित हो चुकी थी। समर्थकों की भीड़ वहां हमेशा बनी रहती थी। दान पेटी भी लगा दी गई थी, उसमें आते जाते लोग सिक्के डालते थे। रामा से बेहतर ये कौन जानता था कि ये जगह पैसे आकर्षित करने के लिहाज से कितनी मुफीद है। उन लोगों ने भी कुछ ही दिनों में स्मारक बनाने के हिसाब से पर्याप्त पैसे इकट्ठे कर लिए। वहां पत्थर की स्मारिका लगा दी गई और उसके चारों तरफ खूबसूरत बाड़ बना दी गई। इर्द गिर्द फूलों के गुलदस्ते रख दिए गए। जगह अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अब रोज वहां सादा कपड़ों में गंभीर से दिखने वाले लोग आते थे और थोड़ी देर वहीं खड़े रहकर अपने आप से कुछ कहा करते थे। रामा को अब उस जगह से करीब 200 गज की दूरी पर अपनी दुकान लगानी पड़ती थी, गली से काफी दूर। इस तरह अब वो अपने ग्राहकों की नजर से काफी दूर हो चुका था। सिनेमा हॉल से बाहर आने वाली भीड़ उससे दूर से निकल जाती थी। इक्का चलाने वालों को भी वहां खड़े होने में परेशानी होती थी। वे जैसे ही कुछ खाने पीने के लिए अपनी गाड़ी खड़ी कर वहां रुकते, ट्रैफिक पुलिस वाले उन्हें हटाने लगते। कई बार मुंह में भड़क और यही उन्हें वहां से हटना पड़ता। बूट पॉलिश करने वाले लड़के भी सामने फुटपाथ पर बैठे ढोंगी से दूसरे दुकानदार के नियमित ग्राहक बन चुके थे और उस दुकानदार की किस्मत चमकती जा रही थी। आजकल रामा बहुत कम मात्रा में खाने पीने की चीजें बनाकर लाता था, लेकिन उसमें से भी काफी कुछ बच जाया करता था, जिसे वो अपने घर ले जाता। उसमें से कुछ वो खुद खा लेता था और पत्नी की सलाह मानकर बाकी को फिर गर्म करके अगले दिन बेचने के लिए ले जाता था। लोग उसकी उन चीजों का स्वाद लेकर अब अक्सर नाक भौं सिकोड़ने लगते थे। वे कहते, रामा की लाई चीजों में वो पहले जैसी बात नहीं रही, उसकी क्वालिटी लगातार खराब होती जा रही है। बातें एक से दूसरे तीसरे तक फैलने लगी। एक रात जब वो सिर्फ 2 आना लेकर घर पहुंचा तो तख्त पर लेटे लेटे ही उसने पत्नी से कहा, लगता है हमारा काम धंधा अब चौपट हो चुका है, अब हमें इसके बारे में और नहीं सोचना चाहिए। उसने अपना तवा, चिमटा और लैंप सब समेट कर रख दिया। उसने अपने आप को रिटायरमेंट के बाद वाली जिंदगी के लिए तैयार कर लिया था। कुछ वक्त निकला, फिर जब बचत के उसके पूरे पैसे खत्म हो गए तो एक दिन वो कोहिनूर रेस्टोरेंट जा पहुंचा। उस रेस्टोरेंट के लाउडस्पीकर पूरे दिन चीखते रहते थे। वहां जाकर वो नौकरी के लिए लाइन में लग गया। महीने की 20 रुपए पगार पर उसे नौकरी मिल गई। अब रोज 8 घंटे वो टेबलों के इर्द गिर्द मंडराता रहता था। लोग आते और चले जाते थे। रेडियो के संगीत का अतिरिक्त शोर कई बार उसके दिमाग की नसों को ठस कर देता था। फिर भी वो वहीं रहता था, रहना पड़ता था। कभी कभार जब कोई ग्राहक बेहद बदतमीजी से उससे बात करता तो वो खुद को नहीं रोक पाता, कह बैठता, ढंग से बात कीजिए भाई साहब, मैं भी कभी होटल का मालिक हुआ करता था। इस तरह वो पुरानी यादों को तरोताजा कर लेता था। अब यही उसके संतोष का जरिया था। दिलचस्प कहानी। नित्या उसके पिता ने निश्चय पूर्वक कहा, हम शुक्रवार को सवेरे ही बस से चल रहे हैं। नित्या देख रहा था कि घर में इस यात्रा की तैयारियां की जा रही हैं। माँ 3 लोगों के लिए खाना बना रही थी और एक थैले में मंदिर में पूजा करने के लिए नारियल, फूल और धूप दीप रख रही थी। नित्या जानता था कि ये सब उसी के लिए किया जा रहा है। वो जब भी चौकी में कॉफी के लिए कदम रखता, माँ यही कहती, ये तो व्रत था जिसे हमें पूरा करना है। नित्या विषय बदलने की कोशिश करता, इसका मजाक उड़ाता, हंसता और वहां से बाहर निकल जाता। उन्होंने पहाड़ी पर भगवान के सामने व्रत लिया था कि अगर नित्या जीवित रहा तो उसके सिर के बाल मूंडकर विधि विधान के साथ देवता को अर्पित किए जाएंगे। तब वो 2 साल का था और जबरदस्त खांसी और बुखार से पीड़ित था। अब वो 20 साल का था और यद्यपि लगता था कि व्रत को पूरा करने का समय निकल चुका है, परंतु उनको लगता था कि इसका पालन न करना अच्छा नहीं होगा। पिता एक पुरानी डायरी के पन्ने उलट रहे थे जिसमें ये लिखा था कि भगवान के सामने उन्होंने क्या निश्चय किया था। माँ ने भी एक कपड़े में एक सिक्का गांठ लगाकर रख दिया था कि उसे ये व्रत याद रहे। हालांकि अब वो कपड़ा उसे नहीं मिल रहा था। डायरी और व्रत जमीन के एक मुकदमे में उलझ जाने के कारण जो बहुत लंबा चला और नित्या की उम्र बढ़ती चली गई, ये आवश्यक कार्य उनके दिमाग से उतर गया। मुकदमा साल दर साल विरोधी पक्ष के विशेष प्रतिभाशाली वकील की तर्क बुद्धि के कारण खींचता चला गया, क्योंकि वो हर नए जज के सामने एक नई बात कहकर अगली तारीख डलवा लेता था। पिता भी जिद्दी और अपनी बात पर दृढ़ थे, क्योंकि वे जानते थे कि जमीन की वसीयत साफ तौर पर उन्हीं के पक्ष में है। अंत में जब फैसला आया तब उनकी हालत काफी पतली हो चुकी थी और उनका वकील जो कभी उत्साह से भरा पूरा युवक हुआ करता था, अब हिलते हुए दांत और मैला कुचैला गाउन पहने अदालत में घूमता नजर आने लगा था। अब आज जब पिता ने यात्रा की तारीख घोषित कर दी तब नित्या ने विरोध में कहा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपका 20 साल पुराना व्रत बेकार हो चुका है और मुझसे पूछे बिना आपको मेरी जान मुड़वाने का कोई अधिकार नहीं है। बेटा, तब तुम सिर्फ 2 साल के थे, तो जब मुझे समझ नहीं थी तभी आपको ये कर देना चाहिए था। तुम बीमार भी तो रहे बहुत दिनों तक, और मैं तो बच गया, यानी मैं खत्म नहीं हुआ, मेरी बीमारी खत्म हो गई। इसमें भगवान कहां से आता है कि कोई भगवान है और उसे मेरे बालों की जरूरत है। उसका ये रुख देखकर माँ बाप दोनों दंग रह गए और माँ बोली, बेटा ऐसी बातें मत कर, तुझे और जो करना हो करता रहे। पिता ने भी डांट लगाई, नित्या, भगवान की इस तरह निंदा करना गलत है। उन्होंने हमारी प्रार्थनाएं सुनी और तुम्हारी जान बख्शी, नहीं तो वे अपना वाक्य पूरा नहीं कर सके। तो ये एक सौदा था। नित्या ने मजाक के लहजे में सवाल किया। हाँ, पिता ने उत्तर दिया, ये सौदा ही था और इसे पूरा करना जरूरी है। ठीक है, लेकिन जो सिर्फ आपने अर्पित किया वो आपका नहीं है। जो चीज आपकी है ही नहीं उसके लिए सौदेबाजी आप कैसे कर सकते हैं? ये तुम्हारे भले के लिए करना पड़ा। क्या मैंने इसकी मांग की थी? नित्या ने दांत निकालकर पूछा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। पिता ने गुस्सा करते हुए कहा, तुम ये कहकर पाप कर रहे हो, बहुत बुरी बात है। पता नहीं ये विचार तुम्हें कहां से आए?
इस क्षण पड़ोस के एक शराबी ने जो बाहर खड़ा ध्यान से उनकी बहस सुन रहा था वहीं से आवाज लगाई, चुप रहो, मेरी बीवी नहीं है, 200 की 2 2 3 3 होती हैं, घटिया, मतलब 20 साल है। ये आदमी सरकारी नौकरी में चीफ इंजीनियर था, जिसे शराब पीने के कारण निकाल दिया गया था और बाद में परिवार ने भी उसे नाता